लेवल अप एरर की एपिसोड 70 के साथ हाजिर हूँ। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था साना वहाँ पर उनको पकड़ने के लिए जितने भी कैदी आते हैं, जिन सभी को जज ने भेजा होता है, वो उन सभी के साथ बात करके उन सभी को अपने साथ मिला लेता है। और वहीं पर आखिरी दो कैदियों को बचाने के बाद साना वहाँ पर खड़ा हो जाता है बिल्कुल एक इलेक्शन मिनिस्टर की तरह, और उन सभी को भाषण दे रहा होता है, जबकि वो सारे के सारे कैदी उसके सामने जमीन के ऊपर ही बैठे होते हैं। साना उन सारे कैदियों से कहता है, हम सभी लोग इस जेल से आजाद होने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर एक ऐसा रूम है जिसे बॉस रूम कहा जाता है, और उसके अंदर एक आर्टिफैक्ट पड़ा हुआ है। क्योंकि बॉस को तो पहले से हमारे वाल्टेरन वॉरियर ने मार दिया है, इसलिए वहाँ पर जाना बहुत ज्यादा आसान है, और जाकर उस आर्टिफैक्ट को लेंगे और कल हम लोग यहाँ से आजाद हो जाएंगे। हम सभी लोग इस जेल से बाहर जाएंगे। वो सारे कैदी भी उसका भाषण सुनने के बाद कहते हैं, ये लड़का बिल्कुल ठीक कह रहा है, हमें यहाँ से जेल से भागना चाहिए। जज हमारे पर बहुत ज्यादा जुल्म करता है, यहाँ पर हमें कैद में खाना भी नहीं दिया जाता, जबकि हमें मॉन्स्टर से फाइट करने के लिए भेज दिया जाता है। इससे अच्छा तो हम लोग जेल ब्रेक करके चले जाएं। लेकिन उनमें से कुछ सवाल पूछ रहे होते हैं कि हम लोग शहर से बाहर कैसे निकलेंगे, डंजन से निकलना आसान है, यहाँ हमें सारे गार्ड्स को मारना पड़ेगा। साना उनसे कहता है, हम लोग यहाँ से भागने नहीं वाले, हम लोग यहाँ से निकलने के बाद सीधा जाकर अथॉरिटी के पास जाएंगे और उन्हें जज के बारे में बताएंगे कि जज यहाँ पर क्या कुछ कर रहा था। उस जज ने हमारे ऊपर इस जेल में बहुत ज्यादा जुल्म किए हैं, हमें सभी के बारे में उनको बताएंगे। एक बार उस जज को सजा मिल गई तो उसके बाद हम सभी को आजाद कर दिया जाएगा हमारे इस अच्छे काम की वजह से। एरिक भी उसका सारा भाषण सुन रहा होता है। एरिक कहता है, ये तो बहुत ही अच्छा बोलता है, बिल्कुल एक अच्छे मिनिस्टर की तरह, और ये सारे लोग इसकी बातें सुन भी रहे हैं। इसने ठीक ही कहा था कि बात करने से भी मसले को सुलझाया जा सकता है। वही दो हंटर जिनको इन्होंने लास्ट में बचाया है, उनमें से एक उठकर खड़ा हो जाता है और हंसते हुए कहता है, नहीं तुम पागल तो नहीं होगे क्या? तुम्हें लगता है कि तुम एक नोबल जज को कोर्ट में घसीट सकते हो और उसके ऊपर इल्जाम को साबित कर सकते हो? तुम पागल हो गए हो। हम सभी यहाँ पर कैदी हैं, हमारी बात सुनेगा कौन? हमें देखते ही फिर से जेल में डाल दिया जाएगा। चाहे हम लोग यहाँ पर कितना ही अच्छा काम क्यों न कर ले, एक नोबल जज को क्यों न पकड़वा दे, लेकिन फिर भी हम सभी लोग कैदी हैं, हमने कुछ न कुछ तो बुरा किया है। क्या तुम्हें लगता है कि बाकी के सभी लॉ एनफोर्सर्स हमारी बात को सुनेंगे? कोई भी नहीं सुनने वाला। मेरी मानो तो हमारे पास जितने लोग हैं, हम सभी लोग दरवाजे की तरफ जाते हैं, रास्ते में जितने भी गार्ड्स आएंगे सभी को मार डालेंगे और उसके बाद यहाँ से भाग जाएंगे। सभी लोग अपने अपने रास्ते पर चले जाना, किसी को भी इस लड़के की बात सुनने की जरूरत नहीं है। साना उसे कहता है, तुम बेवकूफ कहीं के, तुम इन सभी को उकसा रहे हो। अगर तुम लोग यहाँ से दरवाजे को तोड़कर बाहर निकल जाओगे तो उसके बाद क्या करोगे? क्या तुम लोग गलियों में जाकर उन गार्ड्स का शिकार बनना चाहते हो? तुम सभी लोग यहाँ पर मारे जाओगे, तुम सारी जिंदगी तो इनसे नहीं बच पाओगे। वो नोबल जज भी तो बिल्कुल ऐसे ही चाहता है कि हमारे हाथों पर भी दूसरों का खून लग जाए। तुम्हें क्या लगता है कि एक बार हमने किसी को मार दिया तो उसके बाद क्या होगा? क्या हमारी कोई बात सुनेगा? कोई भी नहीं सुनेगा, क्योंकि हम लोग कातिल बन जाएंगे। कातिल की कोई भी बात नहीं सुनता, और उसके बाद हम लोग कभी भी जेल से आजाद होने के बाद भी अपनी एक नॉर्मल लाइफ नहीं गुजार पाएंगे। काफी सारे कैदी साना की बात सुनने के बाद उस लड़के से कहते हैं, ठीक है, अगर तुम्हें जाना है तो जाओ और खुद ही जेल में जाकर सड़ो, हमारे बीवी बच्चे हमारा इंतजार कर रहे हैं, हम तो साना का ही साथ देंगे और इसी के साथ यहाँ से बाहर निकलेंगे और अपनी आजादी को हासिल करेंगे। वो हंटर अपना नाइफ निकाल लेता है और उनसे कहता है, तुम में से किसने अभी अभी ये बात कही कि मुझे जाकर जेल में सड़ना चाहिए? इसी वक्त एरिक दूर से एक छोटा सा पत्थर उसकी तरफ फेंकता है, जो कि उसके नाइफ पर लगता है और उसका नाइफ भी टूट जाता है। इससे तो वो हंटर भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। वो अपने नाइफ को टूटने के बाद एरिक की तरफ देखता है तो एरिक अपने मुंह पे हाथ रखते हुए उसे खामोश रहने का इशारा करता है, और साथ ही वो बहुत ही गुस्से के साथ उसकी तरफ देखता है, जिससे वो हंटर बहुत ज्यादा डर जाता है। बाकी के सारे हंटर्स भी कहते हैं, हमें साना का ही साथ देना चाहिए, क्योंकि इसके साथ वाल्टेरन वॉरियर है जो कि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर उसने कहा है कि वो हम सभी को यहाँ से निकाल सकता है तो उनके पास कोई ना कोई रास्ता तो जरूर होगा। साना उन सभी की बात सुनने के बाद उनसे कहता है, तुम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे ऊपर भरोसा करने के लिए। एरिक भी साना की तरफ ही देख रहा होता है। एरिक कहता है, ये बच्चा थोड़ी देर पहले कितना ज्यादा नर्वस था कि सब कुछ कैसे होगा, लेकिन जरा इसकी तरफ तो देखो, अब ये एक लीडर बन चुका है और अब ये कितना ज्यादा खुश है जब इसे अपना मकसद मिल रहा है। लेस्ली उसे कहती है, हाँ तुमने बिल्कुल ठीक कहा, सब कुछ हमारे प्लान के मुताबिक चल रहा है, अब हमें बस यहाँ से आर्टिफैक्ट को लेकर निकलना है। लेकिन साथ ही वो अपने नाखूनों को भी चबा रही होती है। एरिक उसकी तरफ देखता है और उसे कहता है, लेस्ली तुम्हारी हालत मुझे ठीक नहीं लग रही, क्या हुआ? क्या कोई मसला है? लेस्ली उसे कहती है, ये हम लड़कियों की बात है, तुम्हारे लिए ऐसा कुछ भी नहीं है, एक वाल्टेरन वॉरियर को इस बारे में जानने की जरूरत नहीं है। और फिर वो सामने एक केव की तरफ चली जाती है और जाते हुए एरिक से कहती है, तुम्हारे पास से बहुत ज्यादा पसीने की बदबू आ रही है और यहाँ पर इन सारे मर्दों से मैं वहाँ पर दूर जा रही हूँ, कोई भी मेरे पीछे मत आना, मैं रेस्ट करने के लिए जा रही हूँ। एरिक उसे कहता है, ठीक है, मैं किसी को भी यहाँ पर नहीं आने दूंगा। जबकि वो हंटर अभी भी लेस्ली की तरफ ही देख रहा होता है, उसे पता है कि वो उस तरफ चली गई है। थोड़ी देर के बाद वो सारे के सारे कैदी वहीं पर डंजन के अंदर ही सो जाते हैं। एरिक साना के पास खड़ा होता है, वो उसे कहता है, साना तुम अभी तक सोए क्यों नहीं? साना उसे कहता है, बिग ब्रो तुम भी तो अभी तक जाग रहे हो, तुम क्यों नहीं सोए? एरिक उसे कहता है, मुझे तो इसलिए नींद नहीं आ रही कि मैं एक जेल से भागा हुआ भिगोड़ा कैदी हूँ, जब मैं यहाँ से बाहर निकलूंगा तो तुम्हें पता है कि मेरे दोस्त मेरे ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा करने वाले हैं और वो चिल्ला चिल्ला कर मुझे डांटेंगे। इसी बारे में सोच सोच कर सो नहीं पा रहा। साना उसे कहता है, क्या ये वही तुम्हारे दोस्त हैं जिनको मैंने गिल्ड में देखा था, वो दोनों लड़कियाँ? साना उसे कहता है, वैसे तुम एक बहुत ही हटे कटे बंदे हो, लेकिन मुझे लगता है कि लड़कियाँ पटाने का तुम्हें हुनर आता है, इसी वजह से
से 2 लड़कियां तुम्हारे आगे पीछे घूमती हैं और वो दोनों ही बहुत ज्यादा खूबसूरत है। एरिक उसे कहता है नहीं, उनमें से एक लड़का है। साना उसे कहता है क्या वाकई में एक लड़का है? ये वाली न्यूज बहुत ज्यादा शॉकिंग है, मुझे तो समझ नहीं आ रही क्या वाकई में वो लड़का है। साना साथ ही उदास हो जाता है और उसे कहता है क्या तुम्हें पता है अर्थ पर मेरी जिंदगी बहुत ज्यादा बोरिंग थी। मैं हमेशा ही अकेले रहा करता था, मेरा कोई भी दोस्त नहीं था, कोई मुझे अपना दोस्त बनाना नहीं चाहता था। कभी मैं किसी से बात करना चाहता वो मेरी बात नहीं सुनते थे क्योंकि मैं बहुत ही चंपू सा लड़का हुआ करता था। तो जब कोई भी मेरा दोस्त नहीं बना तो उसके बाद मैंने बुक्स को पढ़ना स्टार्ट किया। मैंने सिर्फ बुक्स को ही अपना दोस्त बना लिया, हर वक्त बुक्स पढ़ता रहता। हमेशा मैं हीरो वाली कहानियां पढ़ता था जिसके अंदर एक हीरो होता है और सभी को बचाता है, सबके साथ बहुत ज्यादा अच्छा करता है। साना कहता है लेकिन मेरी इसी हॉबी ने मुझे मरवा दिया। एक दिन मैं बुक पढ़ते हुए सड़क के ऊपर से जा रहा था, उसी वक्त साइड से गाड़ी आई और उसने मुझे नीचे दे दिया और मैं मर गया। एरिक उसकी बात सुन के हैरान होता है और कहता है तुम्हारे कहने का मतलब क्या है, तुम मरने के बाद यहाँ पर आए हो? साना उसे कहता है हाँ, अर्थ पर मैं मरने के बाद ही यहाँ पर आया हूँ। जब मैं पहले यहाँ पर आया था तो मुझे भी रॉक माउंटेन के ऊपर भेजा गया। वहाँ पर उन मॉन्स्टर्स के साथ फाइट करते हुए मुझे लगा कि मुझे सुसाइड कर लेना चाहिए और मुझे मर जाना चाहिए, लेकिन मैंने कोशिश की और मैं लेवल 5 तक पहुँचा। लेवल 5 पर पहुँचने के बाद मुझे मेन एरिया में भेजा गया। यहाँ पर मुझे बहुत सारे दूसरी दुनिया के इंसान मिले, उन सभी के साथ मैंने दोस्ती की। वो सारे बहुत ज्यादा अच्छे थे क्योंकि उनमें से सभी लोग अलग अलग देशों से थे, कोई भी मेरे कोरिया का नहीं था, लेकिन हमें अच्छी दोस्ती हो गई। हम सभी ने वहाँ पर बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड किया। साना बहुत ज्यादा खुश होकर एरिक से कहता है मेन एरिया के अंदर मुझे जितने भी लोग मिले थे वो सारे के सारे मेरे पहले फ्रेंड्स थे। मैं तुम्हें बता चुका हूँ कि अर्थ के ऊपर मेरा कोई भी दोस्त नहीं था। वहाँ पर हमने बहुत ही शॉर्ट सा टाइम गुजारा, लेकिन हम लोग बहुत ज्यादा खुश थे एक दूसरे के साथ। अपनी सारी खुशियाँ वहाँ पर शेयर कर रहे थे। लेकिन जैसे मैंने अपने लेवल 20 को हिट किया उसके बाद मैं जहाँ पर रेथिना कॉन्टिनेंट में ट्रांसपोर्ट हो गया और मैंने जब आँख खोली तो मेरे सामने कोई भी नहीं था। मेरे सारे दोस्त गायब हो चुके थे, उन सभी को अलग अलग जगहों पर ट्रांसपोर्ट किया गया। तुम्हें पता है कि यहाँ पर आने के बाद मैंने अपनी रियल आइडेंटिटी को छुपाया क्यों नहीं? मैं चाहता हूँ कि मैं एक बहुत ही फेमस सा हीरो बन जाऊँ, जहाँ पर एक बहुत ही फेमस हंटर बनूं, ताकि मेरे वो सारे दोस्त जो कि रेथिना कॉन्टिनेंट में दूसरी जगहों पर है उन्हें मेरे नाम के बारे में पता चले कि उनका दोस्त यहाँ पर आ चुका है। सिर्फ अपने दोस्तों को ढूंढने के लिए मैंने अपनी आइडेंटिटी को छुपाया नहीं। यहाँ पर मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ इन सारे कैदियों को बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसके अलावा मैंने तुमसे कहा कि मेरा एक सपना है सारे रेथिनियंस और दूसरी दुनिया के इंसानों को एक साथ मिलाकर रखने का। ये सब कुछ मैं अपनी खुदगर्जी के लिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे फ्रेंड्स चाहिए, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा अकेला हूँ। एरिक उसे कहता है मुझे तुम्हारी इन सारी बातों में कुछ भी गलत नहीं लगता, तुम जो कुछ भी कर रहे हो बिल्कुल ठीक कर रहे हो। तुम्हें पता है कि इन इंसान को क्या चाहिए होता है? एक इंसान को पैसा चाहिए, इसको इज्जत चाहिए, साथ ही उसे अपने दिमाग का सुकून भी चाहिए। हर इंसान इन 3 चीजों का सपना देखता है। जिसके पास भी ये तीनों चीजें होंगी वो बहुत ज्यादा खुश होगा, लेकिन ये तीनों चीजें कभी भी किसी को एक साथ नहीं मिलती। तुम्हें पता है कि जो लोग अपने मकसद को हासिल करने के लिए अपनी पूरी कोशिश नहीं करते वो लोग या तो बेवकूफ होते हैं या फिर हमारी पीठ के पीछे वार करने वाले झूठे लोग होते हैं। तो फर्क सिर्फ इतना है कि तुम अपने लिए कुछ हासिल करना चाह रहे हो या फिर दूसरों के लिए। लेकिन तुम्हारे अंदर मुझे एक लीडर दिखाई दे रहा है, एक ट्रू हीरो कि यहाँ पर सभी की मदद करने की कोशिश कर रहा है। हालांकि तुम अपने लिए सब कुछ कर रहे हो, लेकिन फिर भी तुम्हारी वजह से ये सारे के सारे क्रिमिनल्स को एक दूसरा मौका मिलेगा यहाँ से बाहर निकलकर अपनी जिंदगी को दोबारा से जीने का। अब तो मैं भी उस नए रेथिना को देखना चाहता हूँ जिस रेथिना को तुम बनाओगे। कैसा रेथिना कॉन्टिनेंट जिसके अंदर सभी लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहेंगे। एरिक उसके साथ बातें करते करते खामोश हो जाता है और अपने आप में सोच रहा होता है कहीं मैंने इसके साथ कुछ ज्यादा ही सीरियस बातें तो नहीं कर दी। मैंने 22 साल रॉक माउंटेन एरिया में गुजारे हैं और इससे पहले भी मेरी उम्र 19-20 साल थी, यानी कि इस वक्त मेरी एज कम से कम 40 से 50 साल तो होगी। अभी साना के साथ मैंने जैसी बातें की हैं वो सारी ही बुढ़े लोगों वाली थी। एरिक साना की तरफ देखता है कि वो किस तरह का एक्सप्रेशन बनाता है। साना उसके सामने झुक जाता है और उसे कहता है ब्रो तुम मेरा रोल मॉडल हो, मैं हमेशा तुम्हें फॉलो करूंगा। तुम एक बहुत ही अच्छे इंसान हो, मैं अपनी सारी जिंदगी अपना सर तुम्हारे सामने झुका कर रखूंगा और इसके अलावा मैं तुम्हारे बारे में एक बुक भी लिखूंगा जिसके अंदर तुम्हारे सारे के सारे हीरो वाले कारनामे लिखूंगा। एरिक उसे कहता अब बस भी करो, तुम मुझे शर्मिंदा कर रहे हो। और यहीं पर नेक्स्ट सीन लेस्ली का दिखाया जाता है। लेस्ली दूसरी तरफ चलती हुई जा रही होती है। लेस्ली उस तरफ इसलिए जा रही है क्योंकि इस वक्त लेस्ली को नशा लगा हुआ है किसी रेथिनियन को मारने का। उसका बहुत ज्यादा दिल चाह रहा है कि किसी रेथिनियन को मार डाले। इसी वजह से वो उन सारे कैदियों से दूर जाने की कोशिश कर रही है। लेस्ली कहती है मुझे इन सभी से दूर जाना होगा वरना मैं इन सभी को मार डालूंगी और ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। चलते वो वहीं पर गिर जाती है और उसकी कमर के ऊपर दिखाते हैं काफी सारा ब्लड बह रहा होता है। लेस्ली कहती है मुझे लगता है कि जिनोविया ने मेरी बॉडी के ऊपर जो सील लगी हुई है इसकी वजह से मैं रेथिनियंस को मारने की इस ख्वाहिश को कंट्रोल कर सकती हूँ। उसने उस सील को थोड़ा सा लूज कर दिया है क्योंकि मैं अपने मिशन में काफी लेट हो चुकी हूँ, इसी वजह से वो मुझे सजा दे रहे हैं। उसे लगता है कि मैं यहाँ पर किसी रेथिनियन को मार दूंगी और उसके बाद ये सारे लोग मुझे दूसरी दुनिया का डीमन समझकर मार देंगे। लेस्ली अपना नाइफ निकालती है और कहती है अगर मुझे यहाँ पर मरना ही है तो फिर ठीक है, मैं यहाँ पर किसी और को नहीं मारूंगी बल्कि अपनी ही जान लूंगी। इसी वक्त उस हंटर की तरफ दिखाते हैं, वो चलता हुआ उसके पीछे आ जाता है और उसे कहता है मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था, मैं तो काफी ज्यादा हैरान हूँ कि तुम यहाँ पर इतनी दूर अकेली कैसे आ गई। लेस्ली उसे कहती है मेरे करीब मत आना, मुझसे दूर रहो। वो हंटर
आगे बढ़ता है और उसके कंधे पे हाथ रखते हुए कहता है, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है कि तुम भी उस वाल्टेरन वॉरियर का साथ नहीं देना चाहती, वो दोनों तो बेवकूफ हैं। और साथ ही वो लेस्ली से कहता है, क्या तुम्हें पता है मेरी गार्ड्स के साथ एक डील हुई थी, मैं गार्ड्स के साथ यहीं पर कहीं पर मिलने वाला हूँ, बहुत ही जल्दी कुछ गार्ड्स यहाँ पर आ जाएंगे और मैं उन्हें रिपोर्ट दूंगा, अगर तुम भी मेरे साथ होगी तो तुम्हें भी इनाम मिलेगा। वो उसके पास झुककर उससे बात कर रहा होता है कि लेस्ली अपने नाइफ को उसकी बॉडी के अंदर दंसा देती है और साथ ही वो हंसते हुए उसकी तरफ देखती है। और उसी वक्त लेस्ली के पास विंडो ओपन होती है और उसे कहा जाता है कि तुमने एक रेथिनियन को मार दिया है, जिसे मारने पर तुम्हें 54,000 एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिले हैं और साथ ही उसे उसकी नशे वाली डोज भी मिलती है जो कि 54 मिलीग्राम होती है। यही वो नशा है जिसके लिए एक रेथिनियन को मारने के बाद दूसरी दुनिया का इंसान रेथिनियंस को मारता ही चला जाता है। जबकि इसी वक्त वो गार्ड्स भी यहाँ पर आ जाते हैं जो कि उस बंदे से मिलने के लिए आ रहे थे। और यहीं पर हम लोग अपनी एपिसोड 70 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। लेवल अप एरर की एपिसोड 71 के साथ हाजिर हूँ। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था लेस्ली अपनी किलिंग अर्ज को रोक नहीं पाती और वहाँ पर जो हंटर आता है वो उसको नाइफ मारती है और वो वहीं पर मर जाता है। उसके मरने के फौरन बाद ही वहाँ पर कुछ गार्ड्स आ जाते हैं जो कि उससे मिलने के लिए वहाँ पर आने वाले थे। वो गार्ड्स लेस्ली को वहाँ पर उसे मारता हुआ देख लेते हैं और अपने बालों को उसके सामने करते हुए कहते हैं, कौन हो तुम और तुमने इसको क्यों मार डाला। लेस्ली उस हंटर को मारने के बाद उसके ऊपर ही बैठी होती है। लेस्ली कहती है, मेरी ख्वाहिश है कि ये सारे के सारे लोग मर जाएं। और यहीं से नेक्स्ट सीन एरिक और साना का दिखाया जाता है। तो यहाँ पर एरिक कहता है, इंसान जब भी अकेला होता है, जब उसे लगता है कि कोई उसे देखने वाला नहीं है, तो वो बुरे काम करना शुरू कर देता है। तब हम लोग लेस्ली को ढूंढने के लिए निकले। जब हमें पता चला कि लेस्ली यहाँ से काफी देर से गायब है, मैं और साना हम दोनों से ढूंढने के लिए निकले। लेकिन जब हम लोग वहाँ पर पहुँचे तो काफी ज्यादा देर हो चुकी थी। वहाँ पर एक रेथिनियन हंटर मर चुका था और उसके साथ एक गार्ड था, वो भी मर चुका था, जबकि लेस्ली भी काफी जख्मी थी और वो वहीं पर बेहोश पड़ी थी। और यहाँ पर एक बहुत बड़ी मुश्किल क्रिएट हो चुकी थी क्योंकि हम सभी लोग कैदी थे और एक कैदी के हाथों से एक गार्ड की मौत हो गई। और उस गार्ड को जिस नाइफ से मारा गया था वो नाइफ इस वक्त लेस्ली के हाथ में था। और उस गार्ड को मारने के बाद लेस्ली ने खुदकुशी करने की कोशिश की, लेकिन वो अभी तक जिंदा है, उसका जख्म इतना गहरा नहीं है। तब हमें वो मिली, वो उस वक्त तक सांस ले रही थी। साना उसको जगाने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन वो बेहोश होती है। एरिक जाकर गार्ड के पास बैठ जाता है। एरिक कहता है, अगर मैं इस गार्ड के लेवल को देखूं तो इसका लेवल भी काफी हाई है, मुझे नहीं लगता कि ये वाला हंटर इस गार्ड को मार सकता है। इस वक्त ये नाइफ भी लेस्ली के हाथ में है, तो मुझे लगता है कि इस गार्ड को लेस्ली नहीं मारा है। लेकिन यहाँ पर एक गार्ड अकेला क्यों आया होगा। एरिक अभी इसी बारे में सोच रहा होता है कि उसे सामने एक और भाला दिखाई देता है और वहाँ पर ब्लड भी होता है। एरिक इस बात से काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। एरिक कहता है, ये गार्ड यहाँ पर अकेला नहीं था। साना काफी ज्यादा उदास होता है। साना कहता है, काश लेस्ली मेरे पास आई होती तो मैं इससे बात करता और मैं इसे समझाता। बहुत ज्यादा डिप्रेस थी कि इसने यहाँ पर खुदकुशी करने की कोशिश की, साथ ही उसने एक गार्ड को भी मार डाला। एरिक उठकर खड़ा हो जाता है और साना से कहता है, साना जल्दी से वापस जाओ और जाकर बाकी के सारे कैदियों को भी जगाओ, सभी को अपने साथ लो और बॉस रूम की तरफ चले जाओ। साना उसे कहता है, तुम्हारा मतलब क्या है, क्या तुम चाहते हो कि हम लोग वहाँ पर जाकर आर्टिफैक्ट को लें और इस डंजन को क्लियर करें। एरिक उसे कहता है, लेस्ली की बॉडी इस वक्त काफी ज्यादा जख्मी है, वो एक ट्रॉमा में है, लेकिन उसकी अपनी हीलिंग एबिलिटीज उसको हील कर रही है क्योंकि उसके पास प्राणा की पावर है, लेकिन उसे मैजिकल पोशंस की जरूरत है, इसे जल्दी से वापस ले जाओ। सिर्फ इतना ही नहीं, यहाँ पर एक गार्ड नहीं बल्कि 2 गार्ड्स थे। मुझे लगता है कि वो गार्ड वापस चला गया है और अगर उसने जाकर बाकी सभी को बता दिया तो बहुत ही जल्दी बाकी के गार्ड्स भी यहाँ पर आ जाएंगे। साना उसे कहता है, तो फिर तुम्हारा क्या, तुम कहाँ पर जा रहे हो। एरिक कहता है, मुझे उन सारे गार्ड्स को रोकना पड़ेगा ताकि वो तुम लोगों तक ना पहुँचे। साथ ही एरिक जमीन पर पड़े उसके ब्लड को उठाता है और अपने ट्रैकिंग सिस्टम को एक्टिवेट करता है और उस गार्ड की लोकेशन को देखने के बाद कहता है, वो तो बॉस रूम के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, मुझे भी इसका पीछा करना पड़ेगा, तुम लोग बॉस रूम की तरफ जाओ, मैं उन्हें रोक कर रखूंगा। एरिक उसे कहता है, मैं तुमसे वादा करता हूँ जैसे ही तुम लोग इस डंजन को क्लियर करोगे तो मैं तुम लोगों से ईस्टर्न वैली के एंड पर मिलूंगा, मुझे पता है कि तुम ये कर सकते हो, जाओ और जाकर उस आर्टिफैक्ट को उठाओ और डंजन को क्लियर कर दो। साना उसे कहता है, लेकिन मैं तुम्हें अकेले जाने नहीं दे सकता। एरिक बड़ी स्पीड के साथ सामने की तरफ चला जाता है। साना बेचारा पीछे रह जाता है और यहीं पर एरिक कहता है, मुझे कुछ भी ठीक नहीं लग रहा, मुझे यहीं से वापस चले जाना चाहिए था, लेकिन फिर भी मैं उन गार्ड्स को रोकने के लिए आगे की तरफ चला गया। काश मैं वहीं पर रुक जाता और उनके साथ बॉस रूम की तरफ जाता, ये सब कुछ नहीं होता, मेरा सामना किसी ऐसे के साथ नहीं होता, इसकी वजह से मैं बहुत कुछ खोने वाला हूँ। एक जैसी बड़ी स्पीड के साथ आगे बढ़ रहा होता है उसी वक्त लियोनार्ड उसके ऊपर अटैक करता है। एरिक जल्दी से पीछे की तरफ जंप कर जाता है। एरिक कहता है, अभी अभी मुझे कुछ महसूस हुआ जैसे किसी ने मेरे ऊपर अटैक किया है। वहाँ पर एक जबरदस्त धमाका होता है। एरिक उस धमाके से भी बच जाता है और उस अटैक से भी। वो अपनी बॉडी की तरफ देख रहा होता है। एरिक कहता है, मुझे अभी भी महसूस हुआ किसी ने मेरे ऊपर अटैक किया। लियोनार्ड उसके सामने खड़ा होता है और उसे कहता है, एरिक गैरून, मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था। लेकिन साथ ही वो उसे कहता है, सॉरी मुझे माफ करना, तुम्हारा नाम तो अब फिलाड बैनी है, तुम अब एक वाल्टेरन वॉरियर बन चुके हो। एरिक हंसते हुए उससे कहता है, मुझे नहीं लगता कि ये कोई कोइंसिडेंस है, यहाँ पर मुझे ही पकड़ने के लिए आए होगे। लियोनार्ड उसे कहता है, हाँ मैं यहाँ पर अपनी जॉब के लिए आया हूँ, इसी वजह से मैं तुम्हें ढूंढ रहा हूँ।
नेक्स्ट सीन उन बाकी के सारे कैदियों का दिखाया जाता है। साना ने लेस्ली को अपने कंधों पर उठाया हुआ है, जबकि बाकी के सारे कैदी भी उसके साथ ही भाग रहे होते हैं। उनमें से एक कैदी कहता है हमारा प्लान चेंज हो गया, हम तो कल बॉस रूम की तरफ जाने वाले थे, लेकिन वाल्टर वॉरियर कहाँ पर है, वो हमारे साथ क्यों नहीं है। साना उसे कहता है तुम्हें उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, वो गार्ड्स को रोकने के लिए गया है ताकि हम सब लोग सेफली बॉस रूम तक पहुँच सके। एक बार हम लोग इस डंजन को क्लियर कर ले, उसके बाद वो हमें ईस्टर्न वैली पर मिलेगा। वो सारे कैदी बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं अब तो वो सारे गार्ड हमारे पीछे नहीं आ सकते, क्योंकि वाल्टर वॉरियर उनके सामने खड़ा है बिल्कुल एक दीवार की तरह। वो सारे कैदी कह रहे होते हैं एक बार हम लोग इस डंजन को क्लियर कर ले, उसके बाद हम सभी लोग आजाद हो जाएंगे और अपने अपने घर जाएंगे। साना सोच रहा होता है मुझे उन सारे गार्ड्स के लिए बहुत ही बुरा महसूस हो रहा है, उनको मरना नहीं चाहिए था, लेकिन मुझे लगता है कि लेस्ली के पास उसकी कोई अपनी वजह होगी उन गार्ड्स को मारने की। अभी के लिए मैं हिचकिचा नहीं सकता, अभी के लिए मुझे आगे बढ़ना है। यहाँ पर मेरे पास बहुत सारे लोग हैं जिन्हें मुझे बचाना है, इन सभी को डंजन के बाहर लेकर जाना है। वो लोग भागते हुए बॉस रूम की तरफ जा रहे होते हैं तो सामने बॉस का रूम होता है। यहीं पर साना कहता है मुझे लगता है कि हीरो वाली सारी कहानियां झूठी हैं, कि हीरो वाली कहानी में हीरो के पास इतनी पावर होती है कि वो सभी लोगों को अपनी बात मनवा लेता है और वो सभी लोग उसको फॉलो करते हैं। लेकिन अब ऐसी सिचुएशन है कि मुझे लगता है कि हीरो वाली सारी की सारी कहानियां फेक होती हैं, कोई भी हीरो नहीं होता। मैं यहाँ पर हीरो बनकर इन सभी को यहाँ पर ले तो आया हूँ, लेकिन मैंने इन सभी को बचाने की बजाय इन सभी को इनकी मौत के सामने लाकर खड़ा कर दिया है। वो जैसे दरवाजे से बाहर निकलते हैं, बॉस रूम के अंदर जाते हैं तो वहाँ पर बहुत सारे गार्ड्स होते हैं और उनके पास बहुत सारी बैलिस्टा होती है, क्योंकि वो रेडी करके खड़े होते हैं उन सभी को मारने के लिए। साना कहता है अब मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, मैं एक मेन कैरेक्टर तो नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं इन सभी को यहाँ पर लेकर आया हूँ। साना जल्दी से पीछे की तरफ देखता है और उन सभी से कहता है जल्दी से यहाँ से भागो। लेकिन जैसे वो उन सभी से भागने का कहता है उसी वक्त सामने से गार्ड बैलिस्टा को चला देते हैं और बहुत सारे तीर उड़ते हुए आते हैं। एक तीर साना को भी लगता है, जबकि वहाँ पर जितने भी कैदी होते हैं उनमें से बहुत सारे मारे जाते हैं। साना कहता है ये सारी मेरी गलती है, मैं एक हीरो बनने के लिए चला था, लेकिन मैं एक हीरो कैसे बन सकता हूँ जब मैं बहुत ज्यादा वीक हूँ। मैं अपने दुश्मन का सामना भी नहीं कर सकता और उन लोगों को नहीं बचा सकता जिन्हें मैं बचाना चाहता हूँ। साथ ही साना कहता है और मेरी कहानी यहीं पर खत्म होगी, और साथ ही वो अपनी बुक को बंद कर देता है। तो ये बुक पढ़ने वाला सीन ये इस वक्त साना के ब्रेन के अंदर है। साना कहता है तो मेरी कहानी यहीं पर खत्म होती है, इसकी एंडिंग बहुत ही बुरी हुई, ये तो मुझे अच्छी तरह से पता है, लेकिन इससे एक सबक मिलता है कि हीरोज फेक होते हैं, हीरोज नहीं होते। लेकिन उसी वक्त उसके सामने एक और बुक आती है। लेस्ली उसे एक और बुक देती है और कहती है नहीं, तुम्हारी कहानी अभी खत्म नहीं हुई, तुम्हें अभी एक हीरो बनना है। लेस्ली उसे कहती है तुम्हें तुम्हारी कहानी का हीरो बनने का मौका नहीं मिलेगा, तुम्हारी कहानी यहाँ पर खत्म नहीं होगी, तुम्हारी कहानी एक विलन बनकर खत्म होगी। रियल वर्ल्ड का सीन दिखाते हैं। साना नीचे गिर जाता है और उसको एक बैलिस्टा का तीर लगता है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा जख्मी होता है और उसका खून बह रहा होता है, जबकि लेस्ली भी उसके पास ही गिरी होती है। लेस्ली उसे कहती है तुम एक हीरो तो नहीं बन सकते और इसके बाद तुम हमेशा ही मुझे बुरा समझोगे। मुझे लगता है कि जब तुम मरोगे तब भी तुम मुझे बद्दुआएं देते हुए मरोगे, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि मुझे ऐसा करना पड़ेगा अपनी जान बचाने के लिए। और अपने पास जो आर्मफिलेस ब्लेसिंग का टुकड़ा होता है वो उसके मुंह में डाल देती है। जैसे वो आर्मफिलेस ब्लेसिंग का टुकड़ा उसके मुंह में जाता है, साना की कहानी फिर से स्टार्ट हो जाती है। गार्ड वहाँ पर जितने भी कैदी होते हैं उन सभी को मार देते हैं और उनको मारने के बाद चेक कर रहे होते हैं। वो कहते हैं जरा जल्दी से इनमें चेक करो क्या वाल्टेरियन वॉरियर यहाँ पर है या नहीं, और अगर हमें वो वाल्टेरियन वॉरियर यहाँ पर नहीं मिलता तो इसका मतलब हम लोगों ने एक हफ्ते से यहाँ पर इंतजार किया है इन सभी के इस डंजन को क्लियर करने का, वो सारा टाइम वेस्ट हो जाएगा। वो लोग वहीं पर उन सारे कैदियों में ढूंढ रहे होते हैं तो वहीं पर एक कैदी अभी जिंदा होता है। उस कैदी के गले में वही रिंग होती है, हीलिंग इफेक्ट्स रखती है और अपने आप को हील करके जिंदा होता है। वो कहते हैं लगता है कि इसके पास एक स्पेशल आर्टिफैक्ट है जिससे इसने अपने आप को हील कर लिया है, लेकिन ये तो सिर्फ एक कैदी है, अब इसका क्या करें, क्या इसे मार डाले। जबकि वो कह रहा होता है मुझे बचा लो। फिर बाकी के सोल्जर से कहता है नोबल जज ने कहा था कि यहाँ पर जितने भी कैदी हैं सभी को मार डालना, हम इसको नहीं छोड़ सकते। वो गार्ड आगे बढ़ता है और उस हंटर से कहता है अगर तुमने हमें इस बारे में बता दिया कि वाल्टेरियन वॉरियर कहाँ पर है या फिर उसकी लोकेशन बता दी, फिर मैं तुम्हें अपनी तरफ से बचा सकता हूँ। वो हंटर बहुत ज्यादा घबराया हुआ होता है, वो फिर से उसे कहता है प्लीज मुझे बचा लो। और उसे कहता है मैंने तुम्हारी बात सुन ली, अब जल्दी से बताओ वाल्टेरियन वॉरियर कहाँ पर है, मैं तुम्हें बचाऊंगा। लेकिन वो हंटर फिर से उनसे कहता है प्लीज मुझे बचा लो, और वो बहुत ज्यादा डरा हुआ होता है। असल में वो गार्ड से नहीं डर रहा होता, बल्कि उनके पीछे जो चीज होती है उससे डर रहा होता है। साना के मुंह में जैसे ही वो क्रिस्टल जाता है, आर्मफिलेस ब्लेसिंग की बॉडी को मॉन्स्टर बना देती है। साना के पेट में जहाँ पर बैलिस्टा का तीर लगा था वहाँ पर उसकी बॉडी फिर से कवर हो जाती है कुछ टेंटिकल्स के साथ, और साथ ही उसकी बॉडी के ऊपर मॉन्स्टर की तय चढ़ना शुरू होती है और उसका बाजू भी फिर से नया बन जाता है। और हमारा सीन फिर से एरिक की तरफ चला जाता है। एरिक कहता है आप तो चर्च ऑफ डार्कनेस के कैप्टन हैं, अब यहाँ पर क्या करने के लिए आए हैं? आप यहाँ पर अपने काम से आए हैं, तो इसका मतलब आप यहाँ पर दूसरी दुनिया के डीमन को ढूंढ रहे होंगे। लेकिन मेरा लेवल तो सिर्फ 5 है और मैं दूसरी दुनिया का डीमन नहीं हूँ, फिर आपको मुझसे क्या काम है? आपको तो जाकर उस दूसरी दुनिया के इंसान को ढूंढना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे रेथीनियन कैदी हैं, उन सभी को मार सकता है। कैप्टन लियोनहार्ड उसे कहता है हाँ मैं उस दूसरी दुनिया के डीमन को भी ढूंढूंगा और उसे मार डालूंगा, लेकिन पहले जरा तुमसे तो निमट लिया जाए। लियोनहार्ड एरिक से कहता है क्या तुम्हें पता है कि 6
ग्रेक गॉडेसेस ने हमें कौन सी ब्लेसिंग्स दी थी। उन्होंने हमें कहा था कि सारे के सारे रथीनियंस भेड़ बकरियां हैं, हम चरवाहे हैं, हमें सिर्फ इनको आगे लेकर चलना है। इनमें से कोई शीप अच्छी है या बुरी है ये हम डिसाइड नहीं कर सकते, ये तो हमारी गॉडेस डिसाइड करती है। अगर मैं तुम्हें सही बताऊं तो हमारा काम यहाँ पर बुरी भेड़ को पकड़ना नहीं है, बल्कि एक भेड़ियों को पकड़ना है जो कि शीप के कपड़े पहनकर यहाँ पर भेड़ों में इकट्ठा हो गया है। एरिक उसकी बात सुनने के बाद हंसना शुरू कर देता और कहता है, तो तुम्हारी बात सुनने के बाद तो लगता है कि तुम मेरे इस झूठ को माफ कर दोगे कि मैंने यहाँ पर कहा कि मैं एक वाल्टरन वॉरियर हूँ। नहीं, मैं एक वाल्टरन वॉरियर नहीं हूँ, और ऊपर से तुमने मेरे लेवल को तो चेक कर ही लिया होगा, तुम्हें पता है कि मैं सिर्फ लेवल 5 हूँ। इसका मतलब तो यही है कि मैं दूसरी दुनिया का इंसान नहीं हो सकता। एरिक पीछे की तरफ मुड़ जाता और कहता है, मैं काफी ज्यादा बिजी हूँ, इसलिए मैं अपने रास्ते पर जा रहा हूँ, तुम जाओ जाकर अपना काम करो। लियोनार्डो से कहता है, क्या तुम यहाँ से भागने की कोशिश कर रहे हो? अगर तुम यहाँ से भागने की कोशिश कर रहे हो तो इसका मतलब मुझे फिर जाकर तुम्हारे दोस्तों से पूछना पड़ेगा। नाम था तुम्हारे दोस्तों का, एक का नाम तो सारा अतीसे था और दूसरा वो लड़की जिसका नाम आइफर है। लियोनार्ड जैसे ही अतीसे और आइफर का नाम लेता है, एरिक वहीं पर खड़े खड़े अपनी तलवार को घुमाकर उसकी गर्दन के पास ले आकर रोक लेता है और उसे कहता है, दोबारा मेरे दोस्तों का नाम मत लेना। एरिक गुस्से के साथ उसे कहता है, तुम मेरे दोस्तों के साथ क्या करने वाले हो? और यहीं पर हम लोग अपनी एपिसोड 71 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। लेवल अप एरर की एपिसोड 72 के साथ हाजिर हूँ। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था एरिक और कैप्टन लियोनहार्ड दोनों एक दूसरे के आमने सामने खड़े हैं। एरिक वहाँ से जाने की कोशिश करता है और उसे कहता है, मैं तो सिर्फ एक लेवल 5 का हंटर हूँ, इसलिए मैं एक दूसरी दुनिया का डीमन नहीं हो सकता, तुम जाओ और जाकर अपना काम करो। लियोनार्ड उसे कहता है, मुझे लगता है कि जाकर मुझे तुम्हारे दोस्तों से पूछना पड़ेगा, क्योंकि तुम तो मुझे किसी बात का जवाब नहीं देने वाले। तो जैसे ही अतीसे और आइफर का नाम लेता है, एरिक अपनी तलवार को घुमाते हुए उसकी गर्दन के पास लाकर रोक देता है और उसे कहता है, मेरे दोस्तों का नाम भी मत लेना, और तुम मेरे दोस्तों के साथ क्या करने वाले हो? लियोनार्डो से कहता है, तुम्हारे दोनों दोस्त मेरे साथ ही यहाँ पर आए हैं, वो भी तुम्हें ढूंढ रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि मैं बहुत ज्यादा लकी हूँ जो मैंने तुम्हें उनसे पहले ढूंढ लिया है। और साथ ही वो उसकी तलवार के ऊपर उंगली मारता है और उसकी तलवार को पीछे की तरफ झटक देता है। लियोनार्डो से कहता है, मैंने तुम्हारे दोस्तों के साथ वैसे तो कुछ भी बुरा नहीं किया, सबसे पहले मैं तुम्हें ढूंढना चाह रहा था कि एक बार पहले तुमसे मिल लूं और उसके बाद ही सोचूंगा कि तुम्हारे दोस्तों के साथ क्या करना है। लियोनार्डो से कहता है, तुम्हें मेरे किसी भी सवाल का जवाब देने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारी किसी भी बात पर यकीन नहीं करूंगा और ना ही तुम मुझसे सच बोलने वाले हो। तो इसका मतलब तो यही है कि हम दोनों के दरमियान में जितनी भी बातचीत होना थी वो खत्म हो चुकी है, चलो अब फाइट करते हैं। और यहीं पर इन दोनों के दरमियान में फाइट स्टार्ट हो जाती है। लियोनार्ड बड़ी स्पीड के साथ एरिक पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, जबकि एरिक सिर्फ उसके अटैक्स को ब्लॉक कर रहा होता है। वहाँ पर जगह बहुत ज्यादा तंग है और एरिक के पास एक बहुत बड़ी तलवार है। एरिक अपनी तलवार को ऊपर की तरफ उठाता है उसे मारने के लिए, लेकिन उसकी तलवार ऊपर वाली दीवार में धंस जाती है। इसकी वजह से उसकी स्पीड और उसका मोमेंटम बहुत ज्यादा कम हो जाता है। लियोनार्ड सिर्फ अपने हाथ से उसकी तलवार को रोक लेता है और फिर से उसके ऊपर अटैक करता है। एरिक की तलवार उसके हाथ के साथ टकराकर ग्राउंड के ऊपर गिरती है। ग्राउंड पर गिरने से एक जबरदस्त स्लैश लगती है। लियोनार्डो से कहता है, तुम्हारे पास तो बहुत सा पावर है, डिस्ट्रक्टिव पावर, सोचा नहीं था कि किसी लेवल 5 के हंटर के पास इतनी पावर होगी। लियोनार्डो से कहता है, क्या बस इतना ही कर सकते हो? मुझे लगता है कि यहाँ पर तुम्हें ओरा की पावर को यूज करना चाहिए। जबकि एरिक भी उसे कहता है, मुझे भी लगता है कि तुम अपनी फुल पावर को यूज नहीं कर रहे, हालांकि तुमने यहाँ पर फाइट को स्टार्ट किया है। एरिक उसके ऊपर अपनी तलवार चलाता है तो वो फिर से अपने हाथ से उसकी तलवार को ब्लॉक कर लेता है और उसे कहता है, नहीं, मैं तो अपना बेस्ट दे रहा हूँ। एरिक की तलवार फिर से ऊपर वाली दीवार में जाकर धंस जाती है। एरिक कहता है, यहाँ पर जगह बहुत ही तंग है, हर बार मेरी तलवार अटक रही है। जैसे एरिक की तलवार ऊपर की तरफ अटकती है, लियोनार्ड उसके पेट में एक जबरदस्त पंच मारता है और कहता है, तुम यहाँ पर अपनी फुल पावर को क्यों नहीं यूज कर रहे? क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझे अपनी फुल पावर के साथ नुकसान पहुँचा सकते हो? तुम तो एक दूसरी दुनिया के डीमन हो, तुम्हारी गाइडलाइन ने तुम्हें कोई ना कोई स्किल तो दिया होगा, चलो जल्दी से अपनी गाइडलाइन के दिए हुए स्किल को यूज करो। अगर तुम जल्दी से यहाँ पर अपने स्किल को यूज नहीं करोगे तो मेरे जैसे हंटर के सामने तुम ज्यादा देर तक टिक नहीं पाओगे, क्योंकि मेरे पास जो स्किल्स हैं वो मैंने अपने खून पसीने को बहाकर हासिल किए हैं, बहुत ज्यादा मेहनत की है, जबकि तुम्हें तुम्हारे स्किल्स तुम्हारे सिस्टम से मिलते हैं। और लियोनार्ड जैसे उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, एरिक नीचे की तरफ से फिर से उसे घुटना मारता है, जैसा कि उसने एलिजेंड्रो को मारा था। लियोनार्ड उसे कहता है, मुझे नहीं लगता कि ये कोई स्किल है, तो बस तुमने घुटना मारा है। साथ ही लियोनार्ड ने उसके घुटने को भी अपने हाथ से ब्लॉक कर लिया होता है। एरिक अपनी तलवार को फिर से ऊपर की तरफ धंसाता है, साथ ही अपनी स्ट्रेंथ को यूज करते हुए ऊपर से अपनी तलवार के साथ ही एक बड़े से पत्थर को बाहर निकाल लेता है। लियोनार्ड से कहता है, लियोनार्ड ने ये बात काफी अरसे के बाद सुनी है, मुझे कह रहा है कि मैंने एक स्किल नहीं सीखा, तो मैं तुम्हें एक बहुत ही अच्छा सा स्किल दिखाता हूँ, हालांकि ये भी एक स्किल नहीं है। फिर वो अपनी तलवार के साथ ही ऊपर की छत से एक बड़े से पत्थर को निकालता है और एक हथौड़ा बनाकर लियोनार्ड के ऊपर दे मारता है और उसे कहता है, जरा इसको देखो, क्या ये तुम्हें एक स्किल लगा या नहीं? लियोनार्ड अपनी पावर्स को यूज करते हुए उसके बड़े से बोल्डर को तोड़ देता है। लियोनार्ड क्योंकि एक स्पिरिचुअलिस्ट है, इसलिए वो अपनी पावर्स को यूज करते हुए कोई भी वेपन की शेप दे सकता है।
या फिर अपने आप को हील भी कर सकता है और अपने सामने शील्ड भी बना सकता है। लियोनार्ड उसे कहता है तो ठीक है, मैं थोड़ी देर के लिए इस बात को मान लेता हूँ कि तुम एक दूसरी दुनिया के इंसान नहीं हो, फिर भी तुम्हारा लेवल सिर्फ 5 है। मैंने आज से पहले कभी भी किसी लेवल 5 के हंटर को नहीं देखा जिसके पास इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ हो। एरिक उसके ऊपर अटैक करने के बाद सोच रहा होता है क्या इसने अपने बैरियर को यूज करते हुए मेरे बड़े से बोल्डर को तोड़ दिया, लेकिन मैं अपनी फुल स्ट्रेंथ को यूज कर रहा हूँ। एक हंसते हुए उससे कहता है जानना चाहते हो कि लेवल 5 होने के बावजूद मेरे पास इस तरह की बॉडी कैसे है और मेरे पास इतनी स्ट्रेंथ कैसे है। मैंने बहुत सारे कुत्तों को मारा है, इसके बाद ही मैं इतना ज्यादा ट्रेन हो सका हूँ। लियोनहार्ड को उसकी बात मजाक लगती है। वो उसे कहता है लगता है कि तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो और तुम मुझे सीधी बात नहीं बताना चाहते, और वो उसे पंच मारने के लिए आगे बढ़ता है, जबकि एरिक भी अपनी तलवार को घुमाता है और कहता है तुम्हारे बारे में क्या, तुम भी तो यहाँ पर एक मजाक ही कर रहे हो। तुम यहाँ पर मेरे ऊपर शक कर रहे हो कि मैं एक दूसरी दुनिया का डीमन हूँ, जबकि मेरा लेवल सिर्फ 5 है। तुम्हें नहीं लगता है कि तुम कुछ ज्यादा ही शक कर रहे हो। लियोनार्ड उसे पंच मारता है। एरिक अपनी तलवार को सामने करता है और दोनों की पंचेस और तलवार आपस में टकराती है और वहाँ पर एक जबरदस्त फोर्स निकलती है। लियोनार्ड का पंच काफी ज्यादा पावरफुल होता है, यहाँ तक कि एरिक की तलवार के अंदर भी क्रैक पड़ जाते हैं, लेकिन लियोनार्ड का बाजू भी जख्मी होता है, उसके अंदर से भी ब्लड निकलता है, लेकिन लियोनार्ड साथ ही अपनी हीलिंग एबिलिटीज को यूज करते हुए उनको हील कर रहा होता है। लियोनार्ड एरिक से कहता है हमारी इस पूरी रेथिना कॉन्टिनेंट को 6 गॉडेसेस ने बनाया है और इस दुनिया में दूसरी दुनिया का कोई भी इंसान नहीं था। अगर दूसरी दुनिया के इंसान यहाँ पर आ सकते हैं तो एक लेवल 5 का दूसरी दुनिया का इंसान भी हो सकता है जिसके पास इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ हो। एरिक उसके बाजू की तरफ देखता है और कहता है ये अपने टूटे हुए बाजू को यूज कर रहा है पुश बैक करने के लिए और साथ ही अपने बाजू को हील भी कर रहा है। लियोनार्ड अपने 5 में पावर डालते हुए उसे पीछे की तरफ धक्का दे देता है, फिर से अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और कहता है तुमने कहा कि यहाँ पर दूसरी दुनिया के डीमंस हो सकते हैं जिनका लेवल 5 हो सकता है, ये बात पॉसिबल क्यों नहीं है कि दूसरी दुनिया के इंसान जो कि यहाँ पर आए हैं उनमें से कुछ अच्छे लोग भी हो सकते हैं। बात लाजमी नहीं है कि यहाँ पर जितने भी दूसरी दुनिया के इंसान हो वो सारे बुरे हों। मुझे नहीं पता कि यहाँ पर विलेन कौन है, दूसरी दुनिया के इंसान या फिर तुम लोग टच ऑफ डार्कनेस वाले जो कि उनको मार रहे हो। एरिक अपनी तलवार को भाले की तरह सामने की तरफ उस पर अटैक करता है। लियोनार्ड अपने कोट को उतार कर नीचे की तरफ झुकते हुए उसके बाजू को पकड़ता है और उसे कहता है क्या तुम मुझे विलन कह रहे हो। यहाँ पर ये सब कुछ वही डिसाइड कर सकता है जिसके पास पावर है, जो स्ट्रॉन्ग होगा वही रूल्स बनाएगा। लियोनार्ड जल्दी से आगे बढ़ता है और उसके थोड़ी के नीचे एक जबरदस्त पंच मारता है। एरिक कहता है जितना ये दिखाई देता है ये उससे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, पता नहीं मेरा सामना किसके साथ हो गया है, लेकिन ये बंदा बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। एरिक कहता है मुझे नहीं लगता कि 1-on-1 क्लोज कॉम्बैट में मैं इससे जीत सकता हूँ। उसका पंच खाने के बाद उसे कॉलर से पकड़ता है और साथ ही अपने सर को उसके चेहरे के साथ टकराता है। इसकी वजह से एरिक का सर उसके मास्क के ऊपर लगता है और उसका मास्क टूट जाता है। एरिक कहता है मुझे इसके ऊपर अपनी स्ट्रेंथ से प्रेशर डालना होगा, ये हार मानेगा और यहाँ से भाग जाएगा, ना हमारी फाइट तो चलती रहेगी। लियोनार्ड जल्दी से पीछे की तरफ हटता है और अपने मास्क को टूटने के बाद सामने की तरफ देखता है और एरिक से कहता है बहुत ज्यादा देर हो चुकी है। साथ ही वो अपनी पावर्स को यूज करते हुए शील्ड बनाता है ताकि वो एरिक के अटैक को ब्लॉक कर सके। उसी वक्त एरिक के पास विंडो ओपन होती है और उसे दिखाया जाता है सामने वाला बंदा एक स्पिरिचुअलिस्ट है और उसका लेवल 120 है, प्लस उसके साथ अल्फा भी लगा होता है, यानी कि उसके पास गॉडेस की ब्लेसिंग्स हैं। एरिक उसके लेवल को देखने के बाद थोड़ी देर के लिए रुक जाता है और जैसे ही एरिक थोड़ी देर के लिए वहाँ पर रुकता है उसकी तलवार लियोनार्ड की शील्ड के साथ टकराती है और लियोनार्ड अपनी पावर्स को यूज करते हुए एरिक को पीछे की तरफ धक्का देता है, जिसकी वजह से एरिक की सारी दीवारों को तोड़ता हुआ काफी दूर तक गिरता है। एरिक कहता है इसका लेवल 120 है, मैं अभी तक इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर के साथ फाइट नहीं की, पता नहीं ये कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकता है और ऊपर से इसके साथ अल्फा भी लगा हुआ है, पता नहीं इसका क्या मतलब है, मैंने इससे पहले किसी के साथ भी इस तरह के अल्फा को नहीं देखा। एरिक पीछे गिरने के बाद अपने हाथ की तरफ देखता है, उसका हाथ जख्मी होता है। एरिक कहता है मैंने अपनी तलवार को घुमाकर उस पर अटैक किया था, वो भी फुल पावर के साथ, लेकिन फिर मेरा हाथ कैसे जख्मी हो सकता है। उसी वक्त लियोनार्ड भी सामने की दीवारों को तोड़ते हुए बड़ी स्पीड के साथ उसके पास पहुंच जाता है। लियोनार्ड उसके करीब पहुंचने के बाद उसे कहता है मुझे तुम्हारी शक्ल देखकर लगता है कि तुम्हें अभी तक समझ नहीं आई कि यहाँ पर क्या हो रहा है, तुम कितना ही स्ट्रॉन्ग अटैक क्यों ना कर लो, तुम मेरे बैरियर को नहीं तोड़ सकते, तुम्हारी ये तलवार मेरे बैरियर को तोड़कर अंदर तक नहीं पहुँच सकती, तब तक कि तुम यहाँ पर अपनी तलवार के साथ ओरा की पावर को यूज नहीं करोगे। हालांकि मुझे लगता है कि तुम्हारी फिजिकल स्ट्रेंथ मुझसे बहुत ज्यादा है, तुम्हारी बॉडी भी मुझसे स्ट्रॉन्ग है, लेकिन मेरी प्राणा की पावर तुम्हारे ओरा से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसी वजह से तुम्हारे जीतने के चांसेस बहुत ज्यादा कम है। इतनी बार तुम अपनी तलवार को घुमाकर अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ मेरे ऊपर अटैक करोगे, तुम्हारा सारे का सारा अटैक तुम्हारे हाथ में वापस जाएगा, कि तुम्हारी तलवार मेरे प्राणा को भेद नहीं सकती। एरिक उसे कहता है तुम एक चीटर हो, तुम चीटिंग कर रहे हो। लियोनार्ड हंसते हुए उससे कहता है तुम मुझे एक चीटर कैसे कह सकते हो, थोड़ी देर पहले तुम्ही ने तो कहा था कि मुझे अपनी फुल पावर को यूज करते हुए फाइट करना होगी, लो मैं यहाँ पर अपनी फुल पावर को यूज कर रहा हूँ। साथ ही वो उसके ऊपर अटैक करते हुए उसे कहता है क्या तुम्हें पता है कि एक शिकारी शिकार कैसे करता है। एक शिकारी पहले अपने शिकार को देखता है, वो काफी देर तक बैठकर उसको देखता रहता है और उसे एनालाइज करता है कि उसकी कमजोरियां क्या हैं। तब उसे पता चलता है कि उसकी कमजोरी क्या है, वो उसके ऊपर एक बार झपट्टा मारता है और उसे पकड़ लेता है, लेकिन वो कभी भी जल्दबाजी नहीं करता अगर शिकारी अच्छा हो। साथ ही वो किक मारते हुए एरिक के हाथ से उसकी तलवार को छुड़वा देता है और उसे कहता है
मुझे एक बात की समझ नहीं आ रही, अगर तुम यहाँ पर एक शिकारी हो तो तुम यहाँ पर अपनी ओरा की पावर को यूज क्यों नहीं कर रहे? या तो तुम्हें ओरा की पावर को यूज करना नहीं आता, या फिर तुम उस महान शिकारी की तरह हो कि पहले मेरी वीकनेस को जांच रहा है और उसके बाद अपनी ओरा की पावर को यूज करोगे और मुझे मारने की कोशिश करोगे। एरिक को अभी तक उसकी किसी भी बात की समझ नहीं आ रही, क्योंकि एरिक बेचारा तो ओरा को यूज नहीं कर सकता। लियोनार्ड अपनी पाँव के ऊपर अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को एक्टिवेट करता है और एक शील्ड बनाता है। साथ ही वो एरिक को एक जबरदस्त किक मारता है, जिससे एरिक बहुत ही दूर जाकर पीछे गिरता है। एरिक वहाँ से दीवार को तोड़ता हुआ उसी अरीना के अंदर जाकर गिरता है, जिस अरीना के अंदर उसने क्वीन एंटोनियो को मारा था। वहीं पर दीवार के साथ टकराने की वजह से एरिक बेचारा काफी ज्यादा जख्मी हो जाता है और जख्मी होने के बाद वो नीचे गिरता है। और उसके नीचे गिरने से पहले ही लियोनार्ड अपनी एनर्जी से बने हुए काफी सारे पिलर्स बनाता है और उसके ऊपर फेंकना शुरू करता है। वो बहुत सारे पिलर्स को उसके ऊपर फेंक देता है। एरिक उसके सारे पिलर्स के नीचे आ जाता है, जबकि उसकी तलवार उसके हाथ से गिरकर नीचे आकर धंस जाती है। लियोनार्ड कहता है, अफसोस की बात है ये बंदा तो यहाँ पर एक भी स्किल को यूज नहीं कर पाया और ना ही इसने अपनी ओरा की पावर को यूज किया। ऊपर से इसने आर्मलेस ब्लेसिंग को भी यूज नहीं किया। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये वाकई में एक रेथीनियन है, दूसरी दुनिया का इंसान नहीं है। पीछे की तरफ मुड़ जाता और कहता है ये तो मर गया, लेकिन एंड तक मुझे ये बात पता नहीं चल सकी कि ये दूसरी दुनिया का इंसान है या नहीं है। अब जबकि ये मर चुका है तो मुझे जाकर अब दूसरे को पकड़ना पड़ेगा। मुझे लगता है कि इसके साथ जो दूसरा कैदी था जिसका नाम साना था, वही दूसरी दुनिया का डीमन है। आर्मलेस ब्लेसिंग का टुकड़ा उसी के पास हो सकता है। वो जैसे ही साना का नाम लेकर आगे चलने लगता है, उसी वक्त पीछे से वो सारे के सारे पिलर्स गिर जाते हैं और एरिक की तरफ दिखाते हैं, जो कि अपनी कॉन्शियसनेस को खो चुका है, बिल्कुल एक सैवेज बीस्ट बन गया है। लियोनार्ड भी पीछे की तरफ देखता और कहता, हाँ बिल्कुल, मैं यही तो देखना चाहता हूँ, क्या यही तुम्हारी रियल फॉर्म है? लगता है कि अब ये शिकारी शिकार करने वाला है। एरिक भी ऊपर से नीचे जंप करता है और अपनी तलवार को उठा लेता है और उसकी तरफ घूर घूर कर देख रहा होता है। और यहीं पर हम लोग अपनी एपिसोड 72 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? लेवल अप एरर की एपिसोड 73 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड में एरिक और लियोनार्ड के दरमियान में फाइट चालू है। एरिक साना का नाम सुनने के बाद एक सैवेज बीस्ट बन जाता है और अपनी बॉडी के ऊपर अपना कंट्रोल खो देता है। लियोनार्ड कहता, हाँ मैं बिल्कुल यही तो देखना चाहता हूँ कि तुम्हारे पास कितनी ज्यादा स्ट्रेंथ है। चलो जल्दी से दिखाओ कि तुम एक दूसरी दुनिया के डीमन हो और तुम क्या कर सकते हो। एक बोस्ता गुस्से में होता है और वो बड़ी स्पीड के साथ लियोनार्ड पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। लियोनार्ड भी अपनी पावर्स को यूज करते हुए अपने सामने एक शील्ड बनाता है, क्योंकि उसे लगता है कि इस बार एरिक अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ उस पर अटैक करेगा और एरिक अपनी तलवार को घुमाते हुए उसके ऊपर अटैक करता है। हालांकि एरिक की स्ट्रेंथ काफी ज्यादा होती है और इस बार वो एक जबरदस्त स्ट्राइक लगाता है, लेकिन फिर भी लियोनार्ड की शील्ड को तोड़ना पॉसिबल नहीं है। और लियोनार्ड जिस स्पेशल मैजिक बैरियर को यूज कर रहा है, उसके ऊपर जैसी एरिक की तलवार टकराती है, एरिक की तलवार की जितने भी स्ट्रेंथ होती है जो कि उसके ऊपर लगनी चाहिए, वो सारी की सारी एरिक के हाथ में वापस आ जाती है, यानी कि एरिक के हाथ से ब्लड निकलना शुरू होता है। लियोनार्ड उसे कहता है, मुझे लगता है कि तुम्हें अभी तक इस बारे में पता चल गया होगा। मेरा बैरियर एक रिफ्रैक्टिव बैरियर है, जो जितनी बार इसके ऊपर अटैक करोगे अपनी ओरा की मदद के बिना, हमारी पावर तुम्हारी बॉडी में वापस जाएगी और तुम अपनी बॉडी को नुकसान पहुंचाओगे। लियोनार्ड उसकी तरफ देखता और कहता है, लगता है कि तुम एक ऐसी स्टेट में चले गए हो जहां पर तुम्हारा दिमाग तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है। ये तो बहुत ही बुरा है, तुम तो बिल्कुल एक मॉन्स्टर बन चुके हो जिसके पास दिमाग भी नहीं। तुमने पहली बार उसकी शील्ड के ऊपर अपनी तलवार से अटैक किया था, लेकिन अब की बार एरिक अपनी बॉडी के अंदर जो रेजिडुअल ओरा होता है उसको यूज करते हुए उसकी शील्ड के अंदर पंच मारता है और उसकी शील्ड को तोड़ते हुए उसके अंदर अपना हाथ डाल देता है। ये देखकर तो लियोनार्ड भी काफी ज्यादा हैरान होता है। लियोनार्ड कहता है, ऐसा कैसे हो सकता है? ये तो इसका रेजिडुअल ओरा है जो कि इसकी बॉडी के अंदर सालों से जमा है, कि ये इसको यूज करते हुए मेरे बैरियर के अंदर कैसे घुस सकता है? और अगर ये यहाँ पर रेजिडुअल ओरा को यूज भी कर रहा है तो इसका मतलब ये अपनी बॉडी को नुकसान पहुँचा रहा है। जितना ज्यादा ये रेजिडुअल ओरा को यूज करेगा उतना ज्यादा इसकी बॉडी को नुकसान पहुँचेगा। लियोनार्ड कहता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसे इस वक्त कुछ भी समझ में आ रही है, क्योंकि इसका दिमाग इसके कंट्रोल में नहीं, इसे दर्द भी महसूस नहीं हो रहा। इसे ये भी नहीं पता कि ये रेजिडुअल ओरा को यूज कर रहा है, जिसकी वजह से इसकी अपनी बॉडी को नुकसान पहुंच रहा है। एरिक अपने हाथ को उसकी शील्ड के अंदर घुसेड़ने के बाद अपने हाथ को पीछे की तरफ झटका देता है और उसकी शील्ड को तोड़ देता है। साथ ही अपने दूसरे हाथ से लियोनार्ड के ऊपर अपनी तलवार से अटैक करता है, लेकिन लियोनार्ड के लिए उसके अटैक्स को अवॉइड करना बहुत ज्यादा आसान है, क्योंकि एरिक कुछ भी सोच समझकर अटैक नहीं कर रहा। लियोनार्ड कहता है, जिस तरह ये तलवार को चला रहा है मुझे नहीं लगता कि इसे तलवारबाजी भी आती है, ये तो बस अपनी तलवार को एक स्टिक की तरह घुमा रहा है। लियोनार्ड कहता है, मुझे इसे रोकना पड़ेगा, ये तो बिल्कुल एक मॉन्स्टर बनता जा रहा है। वो उसे एक जबरदस्त पंच मारता और कहता है, मैंने सुना था कि अगर मॉन्स्टर्स के साथ फाइट करेंगे एक लंबे अरसे तक तो हम एक मॉन्स्टर बन जाएंगे। जैसे ही वो उसे पंच मारता है, एरिक उसके हाथ के ऊपर बाइट कर लेता है। लियोनार्ड कहता है, ये बात तो सच साबित हो रही है कि अगर हम मॉन्स्टर से फाइट करेंगे तो एक मॉन्स्टर बन जाएंगे। पता नहीं ये बंदा पहले कहाँ पर था और किन मॉन्स्टर्स के साथ फाइट करता रहा है, ये भी बिल्कुल एक मॉन्स्टर बन चुका है। तो हमारी सीरीज की शुरुआत ही एक ऐसे सीन से हुई थी जहाँ पर हमारे एरिक यानी हानबिन के बाजू के ऊपर एक हेलडॉग ने काटा होता है। एरिक भी यहाँ पर एक हेलडॉग बन चुका
होता है। एरिक ने उसके हाथ के ऊपर बाइट किया होता है और साथ ही अपने दूसरे हाथ को उसके मुंह के ऊपर रखा होता है और उसको पीछे की तरफ दबा रहा होता है। उसे पीछे वाली दीवार के साथ इतना दबाता है कि पीछे वाली दीवार को ही तोड़ देता है। वो दोनों बार बार डंजन की दीवारों के साथ टकराते हैं और दीवारें गिरती हैं, जिसकी वजह से तीसरे और आइफर जो कि दूसरी तरफ होते हैं उन्हें भी महसूस होता है, उन्हें झटके लगते हैं। वो कहते हैं कि हानबिन पहले से ही उस चर्च ऑफ डार्कनेस के ऑफिसर के साथ फाइट में लगा हुआ है। तीसरे उसे कहता है तुम्हें ऐसा सोचने की जरूरत नहीं है, एरिक अब इतना भी अनलकी नहीं है। मुझे तो लगता है कि वो बॉस रूम की तरफ चला गया होगा और वहाँ पर जाने के बाद उस आर्टिफैक्ट को लेने वाला होगा। हमें जल्दी से बॉस रूम की तरफ चलना चाहिए। आइफर उसे कहती है वो तो बात तुम्हारी ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पर एरिक और उस इन्क्विजिटर की फाइट हो रही होगी तो फिर तुम्हें क्या लगता है कि वो उससे जीतेगा या हारेगा? तीसरे उसे कहता है जीतने हारने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, लेकिन अगर यहाँ पर वो चर्च ऑफ डार्कनेस के ऑफिसर के साथ फाइट कर रहा है तो इसका मतलब यही है कि वो चर्च ऑफ डार्कनेस का दुश्मन है। और ऊपर से जिस बंदे के साथ उसकी फाइट हो रही है उसके साथ फाइट करना कोई आसान काम नहीं है, क्योंकि इसके पास गॉडेस की ब्लेसिंग्स हैं। तो अगर मैं तुम्हें सच्ची बात बताऊं तो इन दोनों में से कोई एक मरेगा, इस फाइट का एंड होगा, ना ये फाइट एंड नहीं हो सकती। आइवर कहती है लेकिन इस सब में नुकसान तो हमारा ही है। चर्च ऑफ डार्कनेस वाला बंदा एरिक को मार देता है फिर तो एरिक का किस्सा खत्म, लेकिन अगर एरिक उसको मार देता है, चर्च ऑफ डार्कनेस का ऑफिसर एक रेथीनियन है, एरिक को उसको मारने के बाद रेथीनियंस को मारने का नशा हो जाएगा और वो यहाँ पर सभी को मारना शुरू कर देगा। अतीसे उसे कहता है हमें उसे किसी भी रेथीनियन को मारने से रोकना होगा, चाहे वो चर्च ऑफ डार्कनेस का ऑफिसर ही क्यों ना हो। तो जल्दी करो, हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। और फिर वो दोनों ही भागना शुरू करते हैं। तो नेक्स्ट सीन हमारा फिर से साना की तरफ आ जाता है। साना ने आर्मफिलेस ब्लेसिंग को एब्जॉर्ब करने के बाद अपनी बॉडी के ऊपर एक बहुत बड़ा आर्मर चढ़ा लिया है। साना का जो नया आर्मर है क्योंकि आर्मफिलेस ब्लेसिंग से उसे मिला है, थोड़ा बहुत एक सैमुराई जैसा दिखता है, सैमुराई की ड्रेसिंग और ऊपर से आयरन मैन के जैसा भी है। तो अब यहाँ पर लेस्ली कहानी सुना रही है। लेस्ली कहती है तो वो हीरो जो कि अपनी एंडिंग को एंडिंग समझ रहा था वो फिर से उठ खड़ा हुआ, लेकिन अब की बार वो एक विलन बन चुका है। फिर वो खुद को अभी तक एक हीरो ही समझ रहा है। उसके सामने बहुत सारे मॉन्स्टर्स थे, सारे के सारे स्केलेटन मॉन्स्टर्स थे जो कि उसे देखकर बहुत ज्यादा डर रहे थे। उनकी बॉडी के अंदर से डर की स्मेल आ रही थी। इस हीरो के यहाँ पर आने से पहले वो मॉन्स्टर्स बहुत ज्यादा पावरफुल थे, यहाँ तक कि उन्होंने बहुत सारे इनोसेंट लोगों को मार डाला। सिर्फ एक ऑर्डर को फॉलो करते हुए उन्हें इस बात का जरा भी ख्याल नहीं आया कि वो अपने ही रेथीनियन भाइयों को मार रहे हैं। यहाँ पर ये जितने भी स्केलेटन्स नजर आ रहे हैं ये सारे के सारे वो गार्ड्स हैं, लेकिन हमारे हीरो साना को ये सारे स्केलेटन्स नजर आ रहे हैं, यानी मॉन्स्टर्स नजर आ रहे हैं। तो सारे गार्ड साना को देखकर डर रहे होते हैं और चिल्ला चिल्लाकर इसे मॉन्स्टर कह रहे होते हैं, जबकि साना उन सभी को मॉन्स्टर समझ रहा है, स्केलेटन मॉन्स्टर्स। सभी ने इतने सारे इनोसेंट लोगों को मारा है, इसलिए उन सभी को इसने मारना है। वो आगे बढ़ता है और उन सभी को मारना स्टार्ट करता है। लेस्ली कहती है हमारे हीरो को उन सभी के लिए बुरा फील करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि वो सारे के सारे हार्टलेस मॉन्स्टर्स थे। उन्होंने यहाँ पर बहुत सारे कैदियों को मार डाला जो कि निर्दोष थे। वैसे कैदी निर्दोष तो नहीं हो सकता, लेकिन यहाँ पर यही लफ्ज यूज कर लेता हूँ। लेस्ली साना के माइंड में अपनी कहानी लिख रही है। वो कहती है वो सारे के सारे स्केलेटन मॉन्स्टर्स इंसानों की भाषा बोलते थे और वो उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। हालांकि आज से पहले ऐसा कोई भी मॉन्स्टर नहीं है जो कि इंसानों की भाषा बोलता हो, लेकिन इसके बावजूद हमारा हीरो आगे बढ़ता है और उन सारे मॉन्स्टर्स को मार देता है। अगर उनमें से कोई मॉन्स्टर अपनी जान की भीख मांग रहा है, यहाँ फिर आगे से चिल्लाना शुरू कर देता है और रोना शुरू कर देता है। इससे हमारे हीरो को बहुत ज्यादा मजा आता है उन सभी को मारने में, ताकि उन सभी को वही दर्द महसूस हो जो कि इन सारे मॉन्स्टर्स ने दूसरों को दिया है। ना एक एक करते हुए वहाँ पर जितने भी गार्ड्स होते हैं उन सभी को मार रहा होता है। तो सामने से एक बैलिस्टा का बड़ा सा तीर उड़ता हुआ आता है और वो साना की बॉडी के अंदर लगता है और साना वहीं पर नीचे गिर जाता है। विंडो ओपन होती है और कहा जाता है आर्मफिलेस ब्लेसिंग को यूज करने के लिए यूजर की पावर बहुत ज्यादा कम रह गई है। आर्मफिलेस ब्लेसिंग इसके माइंड के ऊपर पूरा कंट्रोल कर रहा है और ऑटो हंटिंग को स्टार्ट कर रहा है। जैसे ही उसका ऑटो हंटिंग मोड स्टार्ट होता है, साना की बॉडी अपने आप उस तीर के ऊपर से बाहर निकल आती है और उसकी बॉडी के अंदर जो होल होता है वो भी फिल हो जाता है और साना एक बार फिर से उठकर खड़ा हो जाता है। स्टोरी सुनाने वाला साना भी कहता है हीरो को कोई भी चीज यहाँ पर रोक नहीं सकती, क्योंकि हीरो को चुना गया था मिशन को पूरा करने के लिए। जबकि मेन कैरेक्टर कभी भी गलत नहीं होता, इसीलिए हमारा ये वाला हीरो भी गलत नहीं है। जो कुछ भी ये कर रहा है वो सही कर रहा है। इस बार आर्मफिलेस ब्लेसिंग ने जब ऑटो हंटिंग को स्टार्ट किया है तो साना की बॉडी के ऊपर जो कवच होता है उसकी शेप थोड़ी सी और चेंज हो जाती है। उसकी बॉडी के ऊपर हार्ड स्केलेटन आ जाता है, जबकि उसका चेहरा भी शार्क मछली की तरह लंबा हो जाता है। क्योंकि साना ने जहाँ पर जितने भी लोगों को मारा है उन सभी की बॉडी के अंदर से लाइफ फोर्स निकलती है और उसकी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब होती है। इसकी वजह से उसे बहुत सारे एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिलते हैं और उसका लेवल भी अप होना स्टार्ट होता है। इस वक्त साना का लेवल 62 हो चुका है। इतने सारे रेथीनियंस को मारने पर 805 मिलीग्राम की डोज भी मिली है। ये वही आर्मफिलेस ब्लेसिंग की नशे वाली डोज है। वो वाला हंटर जिसके पास हीलिंग आर्टिफैक्ट था वो अभी भी जिंदा होता है। वो सामने की तरफ देखता और कहता है आज यहाँ पर हो क्या रहा है। यहाँ पर जितने भी कैदी हैं वो सारे तो पहले से मर चुके हैं और ऊपर से इस बंदे ने सारे गार्ड्स को भी मार दिया है। ये मॉन्स्टर है क्या चीज। साना आगे बढ़ता है और उसने अपने गले में जो आर्टिफैक्ट पहना होता है वो उससे उस आर्टिफैक्ट को छीन लेता है। वो हंटर बेचारा बहुत ज्यादा डर जाता है और कहता है ये तो सिर्फ एक आर्टिफैक्ट
आर्टिफैक्ट है और मुझे तो इसे यूज करना भी नहीं आता। तुम चाहो तो इस आर्टिफैक्ट को अपने पास रख सकते हो, मुझे ये नहीं चाहिए, प्लीज मेरी जान बख्श दो। लेकिन साना उस आर्टिफैक्ट को अपनी उंगली में पहनने के बाद उस आर्टिफैक्ट की पावर को यूज करते हुए उस हंटर के बाजू को हील कर देता है जहाँ से ब्लड बह रहा होता है। वो हंटर कैदी भी ये देखकर बहुत सा हैरान होता है और कहता है ये तो एक मॉन्स्टर है जिसने बाकी सारे गार्ड्स को मार दिया, लेकिन ये मुझे हील क्यों कर रहा है? लेकिन इसने इस आर्टिफैक्ट को एक्टिवेट कैसे किया? इस आर्टिफैक्ट को एक्टिवेट करने के लिए इसके बारे में पता होना चाहिए। फिर हो सकता है कि ये एक दूसरी दुनिया का इंसान हो। साना आगे बढ़ता है और लेस्ली को उठा लेता है। उस कैदी से कहता है तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर कोई भी फाइट नहीं करेगा। हम लोगों ने प्लान बनाया था, हम अपने प्लान के साथ ही आगे बढ़ेंगे। लोग बातचीत से सारे मसले को हल करेंगे और उसके बाद इस डंजन को क्लियर करेंगे। साना भी यहीं पर खड़ा होता है कि अतीसिया अपने फायर मैजिक को यूज करते हुए उसके ऊपर अटैक करता है। अतीसिया वहीं से चिल्लाकर उसे कहता है जल्दी से पीछे हटो। तुम उस आर्टिफैक्ट के करीब गए और डंजन को क्लोज करने की कोशिश की तो फिर मैं तुम्हारे पर फुल पावर से अटैक करूंगा। अतीसिया को अभी तक नहीं पता कि ये साना है, वो उसे दूसरी दुनिया का डीमन ही समझ रहे हैं जिसने आर्मफेलेस ब्लेसिंग को यूज किया है। अतीसिया और आइफर दोनों ही उसे फाइट करने के लिए रेडी होते हैं। वो कहती है जिसको साना ने थोड़ी देर पहले हील किया था वो भी कहता है मुझे इस लड़के को देखकर ही लगा था ये बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है, लेकिन अब मुझे पता चला है कि ये एक दूसरी दुनिया का डीमन है। वो भागते हुए आर्टिफैक्ट की तरफ आगे बढ़ता है। अतीसिया और आइफर भी नीचे उतर आते हैं। आइफर अतीसिया से कहती है मिस्टर अतीसिया तुम्हें क्या लगता है कि बॉडी इस तरह की क्यों है? अतीसिया उसे कहता है मुझे लगता है कि इसने आर्मफेलेस ब्लेसिंग के टुकड़े को अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब किया है। हालांकि इसने आर्मफेलेस ब्लेसिंग के टुकड़े को एब्जॉर्ब किया है, लेकिन मुझे लगता है कि इसने अपने कंट्रोल को खो दिया है। आर्मफेलेस ब्लेसिंग इसकी बॉडी के ऊपर कंट्रोल कर रही है। इसने पहले से यहाँ पर काफी सारे गार्ड्स को मार दिया है और इतने सारे गार्ड्स को मारने पर इसका लेवल भी हाई हो चुका होगा। आइफर उसे कहती है तो तुम्हारे कहने का क्या मतलब है कि ये सब कुछ ग्रेट अर्थ वालों ने किया है? ये हमारे सिटी के ऊपर भी अटैक करेंगे? अतीसिया कहता है मैं इस बारे में श्योर नहीं हूँ, मुझे नहीं लगता कि ग्रेट अर्थ वालों ने सब कुछ किया है। तुम्हें पता है कि वो उन लोगों ने हमारे रेथिनियंस को पहले भी मॉन्स्टर्स में चेंज करने की कोशिश की है, हो सकता है कि ये भी एक रेथिनियन हो। अतीसिया उस कैदी से कहता है क्या तुमने एक वाल्टेरियन वॉरियर को यहाँ पर देखा है? वो कहाँ पर है? कैदी उसे कहता हाँ मैंने वाल्टेरियन वॉरियर को देखा है, वो हमारे साथ ही था, लेकिन कुछ देर पहले वो गार्ड्स को रोकने के लिए पीछे ही रुक गया। अतीसिया आइफर से कहता है लगता है कि हम लोग गलत डायरेक्शन में आ गए हैं। पर उसे कहती है लेकिन ये तो अच्छा हुआ कि वो एरिक यहाँ पर नहीं है और इन सारे गार्ड्स को एरिक ने नहीं मारा, यानी कि अभी तक कोई किलर नहीं बना। और यहीं पर हम लोग अपनी एपिसोड 73 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? लेवल अप एरर की एपिसोड 74 के साथ हाजिर हूँ। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था अतीसिया उस कैदी से पूछता है क्या तुमने यहाँ पर एक वाल्टेरियन वॉरियर को देखा है? वो कहाँ पर है? कैदी उसे कहता है हाँ वो वाल्टेरियन वॉरियर हमारे साथ यहाँ पर नहीं था, वो थोड़ी देर पहले हमसे अलग हो गया। उसने कहा कि वो कुछ गार्ड्स को रोकने के लिए जा रहा है। आइफर कहती है ये तो बहुत ही अच्छी खबर है कि हमारा एरिक यहाँ पर नहीं है, इसका मतलब इन सभी को एरिक ने नहीं मारा। अतीसिया उसे कहता हाँ ये वाकई में बहुत ही अच्छी बात है ना, मैं तो काफी ज्यादा परेशान था कि वो यहाँ पर किसी न किसी को मार देगा और वो भी एक किलर बन जाएगा। वो कैदी उनसे कहता है लोग यहाँ पर कौन सी बातें कर रहे हो, चलो जल्दी से उस आर्टिफैक्ट को वहाँ से उठाते हैं और इस डंजन को क्लोज करते हैं और यहाँ से निकलते हैं। क्या तुम उस मॉन्स्टर को सामने देख रहे हो? उस मॉन्स्टर की बॉडी के अंदर एक बड़ा सा होल हो गया था, लेकिन फिर भी वो फिर से जिंदा हो गया। थोड़ी देर पहले उसने यहाँ पर आर्मर पहने हुए सोल्जर्स को 2 हिस्सों में काट दिया, बिल्कुल एक स्लाइस बटर की तरह। कैदी उनसे कहता है मुझे लगता है कि तुम लोग मेरी बात का यकीन नहीं करोगे क्योंकि तुम लोगों ने पहले इस तरह का कुछ कभी नहीं देखा होगा। लेकिन अतीसिया और आइफर दोनों ही फाइट करने के लिए रेडी हो जाती हैं और कहती हैं लेकिन हम लोगों ने इस तरह का पहले कुछ देखा हुआ है और हमें तुम्हारी सारी बातों पर यकीन है, और अगर हमने इस चीज को यहीं पर नहीं रोका, इसको यहाँ पर नहीं मारा तो सरफेस के ऊपर जितने भी हंटर्स हैं वो सारे के सारे इसके हाथों मारे जाएंगे। इसलिए हम तुम्हें इस डंजन को क्लोज करने नहीं दे सकते। जितने ज्यादा हंटर्स को ये मारेगा उतना ज्यादा ये स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। अतीसिया भी कहता है हम लोग इस तरह के मॉन्स्टर से पहले भी फाइट कर चुके हैं, बस इसकी बॉडी के अंदर से आर्मफेलेस ब्लेसिंग के उस टुकड़े को निकालना है, फिर इसकी पावर बहुत ज्यादा कम रह जाएगी। अगर हम लोगों ने इसे जिंदा पकड़ लिया वो भी आर्मफेलेस ब्लेसिंग के टुकड़े के साथ, वो चर्च ऑफ डार्कनेस का ऑफिसर इसको पकड़ लेगा और हमारे फिलाड को छोड़ देगा। अतीसिया जैसे फिलाड बैनी का नाम लेता है आना बड़ी स्पीड के साथ उसके पास आ जाता है और कहता है क्या तुमने फिलाड बैनी बिग ब्रो का नाम लिया? आइफर उसी वक्त अपनी तलवार पे अपनी स्किल को रेडी करती है और उसके ऊपर अटैक करने लगती है, लेकिन अतीसिया उसे रोक देता है। अतीसिया कहता है लगता है कि ये अभी तक कॉन्शियस है। अतीसिया उसे कहता है हम लोग भी यहाँ पर फिलाड बैनी को ढूंढने की
की कोशिश कर रहे हैं। अगर तुम हमारा साथ दोगे तो हम लोग भी तुम्हारे साथ मिलकर उसको ढूंढेंगे और हमें यहाँ पर फाइट भी नहीं करना पड़ेगी। मुझे लगता है कि तुम्हें एक इंसान बन जाना चाहिए अपनी ओरिजिनल फॉर्म में, जहाँ से भागना भी आसान होगा। साना उसे कहता है और बताओ, डिटेल्स में बताओ। अतीसे उसी वक्त अपनी आर्मलेस ब्लेसिंग के उस टुकड़े को यूज करता है। फिर उसे कहती है, अतीसे तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? अतीसे कहता है, मैंने इसी तरह की सिचुएशन के लिए एक स्पेशल मैजिक को अपने इस आर्मलेस ब्लेसिंग के टुकड़े में स्टोर किया था। उस मैजिक की मदद से हम इसके अंदर से उस आर्मलेस ब्लेसिंग के टुकड़े को निकाल सकते हैं। अतीसे अपनी छड़ी के ऊपर उस मैजिक स्पेल को एक्टिवेट करता है और उसे उसकी बॉडी के करीब करता है, तो उसकी बॉडी के अंदर से आर्मलेस ब्लेसिंग का टुकड़ा जो होता है वो एनर्जी पाकर बाहर निकलना स्टार्ट हो जाता है और बाहर एक आर्मलेस ब्लेसिंग का टुकड़ा बन रहा होता है। साना उनके सामने खड़ा होता है और उनके साथ कोऑपरेट कर रहा होता है, लेकिन साना ने क्योंकि अपनी गोद में लेस्ली को उठा रखा है, लेस्ली का मुंह पहले दूसरी तरफ होता है। लेस्ली जैसे ही अपना मुंह इस तरफ करती है ताकि वो अभी तक बेहोश है, आइफर की नजर लेस्ली पर पड़ती है और लेस्ली को याद आ जाता है कि ये ग्रेट अर्थ की मेंबर है, इसी की वजह से उसकी बहन मरी थी, यानी कि एलिजे की मौत हुई थी। सेम उसी वक्त वो पीछे की तरफ देखते हैं तो वो कैदी जो होता है वो जाकर उस आर्टिफैक्ट को निकाल लेता है और उनसे कहता है, मैं इस डंजन के अंदर नहीं मरने वाला, मैं सारी डंजन को गायब करने वाला हूँ। तीसरे और आइफर दोनों ही चिल्लाकर उसे कहते हैं, नहीं ऐसा मत करो, इस डंजन को मत गायब करो। आइफर बड़ी स्पीड के साथ भागते हुए आगे बढ़ती है और उसके हाथ से उस आर्टिफैक्ट को लेने की कोशिश करती है ताकि वो उसे वापस से उसी जगह पर रख सके, लेकिन क्योंकि उसने उस आर्टिफैक्ट को उसकी जगह से हटा दिया है, इसी वजह से डंजन क्लियर होना स्टार्ट हो गई है। सेम उसी वक्त दिखाते हैं साना अपनी पूंछ को आगे की तरफ बढ़ाता है और अतीसे को भी अपने साथ ही पकड़ लेता है। अतीसे भी इस बात से काफी ज्यादा हैरान होता है, पर जैसे ही पीछे की तरफ मुड़ती है तो वो देखकर चिल्लाना शुरू कर देती है क्योंकि अब वो अतीसे को बचाने के लिए आगे बढ़ने वाली है, लेकिन अतीसे वहाँ से गायब होता है। पर सामने की तरफ देखती है तो सामने उसके शहर होता है, यानी कि वो सारी डंजन गायब हो चुकी है। आइफर बहुत ज्यादा हैरान होती है क्योंकि आइफर उसको टच नहीं कर सकी। डंजन क्लोज होती है, अगर वो एक दूसरे को टच नहीं करेंगे, एक दूसरे के हाथ नहीं पकड़ेंगे तो डंजन के क्लियर होने के बाद आप लोग अलग अलग जगह पर भेजे जाएंगे। आइफर अभी वहीं पर खड़ी होती है कि मार्टिन वहाँ पर आता है। मार्टिन उसे कहता है, आइफर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे थे 24th लिफ्ट के पास, लेकिन तुम लोग वहाँ पर आए ही नहीं। हम लोग तुम्हें ढूंढने के लिए निकल पड़े और तुमने डंजन को क्लियर किया है। वो कैदी चलाकर उससे कहता है, यहाँ पर इस डंजन के अंदर एक दूसरी दुनिया का डीमन है जिसने सारे के सारे कैदियों और सारे के सारे गार्ड्स को मार डाला। जल्दी से अपने साथ और ज्यादा हंटर्स को बुलाओ और जल्दी से उस मॉन्स्टर को मार डालो। इसी वक्त उन्हें सामने से एक जबरदस्त धमाका दिखाई देता है। आइफर और मार्टिन दोनों इस तरफ देखते हैं और कहते हैं, ये धमाका तो हंटर्स गिल्ड की डायरेक्शन में हो रहा है, लगता है कि हंटर गिल्ड पर किसी की फाइट हो रही है। ब्रैड अभी हंटर गिल्ड के पास ही होता है और उसके साथ बहुत सारे हंटर्स होते हैं और वो सारे साना के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं। ब्रैड अपने साथियों से कहता है, मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करो, ना कि उन इंसानों के ऊपर। तुमने देखा नहीं, उसके पास 2 हॉस्टेजेस हैं। ब्रैड दूर से चिल्लाकर कह रहा होता है, मिस्टर अतीसे जल्दी से जाग जाओ। ब्रैड साथ ही अपने साथियों से भी कह रहा होता है, तुम्हें सिर्फ मॉन्स्टर पर अटैक करना है, जरा ध्यान से अटैक करना क्योंकि इसके पास हमारा मैजिशियन है, मिस्टर अतीसे इसके कब्जे में है। ब्रैड कहता है, अब जबकि चर्च ऑफ डार्कनेस का एक ऑफिसर यहाँ पर है तो इसका मतलब यही हो सकता था कि यहाँ पर कोई ना कोई दूसरी दुनिया का डीमन होगा, लेकिन हमने इस बंदे को पहले कभी यहाँ पर नहीं देखा। ये है कौन? ऊपर से ये कोई मॉन्स्टर तो नहीं हो सकता क्योंकि डंजन के क्लोज होने के बाद कोई भी मॉन्स्टर बाहर नहीं आ सकता। ये तो वाकई में श्योर है कि ये एक दूसरी दुनिया का डीमन ही है। उसी वक्त कुछ हंटर आगे बढ़ते हैं और अपनी तलवारों और बालों के साथ साना के ऊपर अटैक कर देते हैं। वो अपने बालों और अपनी तलवारों को उसकी बॉडी के अंदर दसा देते हैं। ब्रैड उनसे कहता है, पागलो तुम लोग ये क्या कर रहे हो? हंटर्स हंसते हुए कहते हैं, ये मॉन्स्टर इसको मारना तो बहुत ज्यादा आसान है क्योंकि इसने अपनी पूंछ में भी एक इंसान को पकड़ा हुआ है और अपने हाथों में भी, लेकिन ये हम पर अटैक नहीं कर सकता। इनमें से एक जंप करते हुए ऊपर जाता है और कहता है, तो फिर इसका सर मैं ही काटूंगा। लेकिन जैसे ही वो उसके सर पर अटैक करने लगता है, साना के पंख निकल आते हैं और उसके पंख के साथ टकराकर वो बेचारा वहीं पर मर जाता है। साना अपने पंखों को खोलता है और बिल्कुल एक चमगादड़ बन जाता है। साथ ही साना चिल्लाकर उन सारे हंटर्स से कहता है, तुम सभी लोग लोली मॉन्स्टर्स हो, बहुत ही घटिया मॉन्स्टर्स हो, मेरे रास्ते में मत आओ वरना मैं तुम सभी को भी मार डालूंगा। और सिर्फ वो कहता ही नहीं बल्कि उन सारे हंटर्स को मार भी देता है। थोड़ी देर के बाद आइफर वहाँ पर आती है तो वहाँ पर बहुत सारे हंटर्स की लाशें पड़ी होती हैं। जबकि ब्रैड हमारा साइड हीरो है तो उसका तो जिंदा होना बनता था, वो अभी तक थोड़ा बहुत होश में होता है। फिर भी उसे इस तरह देखकर काफी ज्यादा उदास हो जाती है और भागती हुई उसके पास आती है। ब्रैड उसे कहता है, आइफर तुम सेफ हो, ये देखकर मैं काफी ज्यादा खुश हूँ, मुझे माफ कर देना, मैं उस मॉन्स्टर को रोक नहीं सका, वो अतीसे को अपने साथ ले गया। मैंने जितना सोचा था वो उससे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था और ऊपर से उसके पंख भी निकल आए। आइफर पंखों का सुनते ही जल्दी से अपने पास से, क्योंकि वो एक विवरियन बन सकती है, वो पीछे की तरफ भागती है और कहती है, मैं जल्दी से किसी स्पिरिचुअलिस्ट को ढूंढ कर लाती हूँ जो तुम्हें हील कर सके। लेकिन ब्रैड उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे कहता है, तुम्हें ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, मार्टिन के पास एक आर्टिफैक्ट है, हीलिंग आर्टिफैक्ट है, ये मुझे हील कर लेगा, तुम जाओ और जाकर अतीसे को बचाओ। और वो मार्टिन से कहता है, मार्टिन क्या मैं ठीक कह रहा हूँ? मार्टिन को भी उसकी हाँ में हाँ मिलाना पड़ती है। मार्टिन भी मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ उसे कहता है, हाँ मेरे पास एक आर्टिफैक्ट है, मैं हमेशा ही अपने पास एक हीलिंग आर्टिफैक्ट रखता हूँ, तो मुझे पता है कि ये हमेशा ही पागलों की तरह फाइट करता है। ब्रैड उससे कहता है, आइफर जल्दी
जल्दी जाओ और जाकर मिस्टर अतीसे को बचा लो, क्योंकि अगर बाकी के हंटर्स उस पर अटैक करेंगे तो हॉस्टेज को नहीं बचाएंगे, वो उसे भी साथ ही मार डालेंगे। अब ये मत कहना कि तुम्हें बहुत सा डर लग रहा है, मैंने तो सुना कि तुम एक बहुत ही जीनियस लड़की हो, चलो जल्दी से जाओ। आइवर उसे कहती है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, मैं जा रही हूँ। तो वहीं से जंप करते हुए ऊपर की तरफ चली जाती है। आइवर के वहाँ से जाने के बाद ब्रैड मार्टिन से कहता है क्या मेरी एक्टिंग अच्छी थी? मार्टिन उसे कहता है ड्रामा कुछ ज्यादा हो गया, लेकिन तुम्हारी एक्टिंग बहुत ज्यादा प्योर थी। ब्रैड कहता है मैं वैसे भी उस लड़की को यहाँ पर रोक सकता भी नहीं, क्योंकि वो लड़की आसमानों पर उड़ने के लिए बनी है। आइवर भी अपने स्किल्स को यूज करते हुए ऊपर की तरफ चली जाती है। वहीं पर हवा में जंप करने के बाद ही वो अपनी बॉडी को ट्रांसफॉर्म कर लेती है और एक विवरियन बन जाती है। जबकि हमारा साना भी अपने पंखों को फड़फड़ाते हुए उड़ता हुआ ईस्टर्न वैली की तरफ जा रहा होता है, जहाँ पर एरिक ने उससे वादा किया था कि वो उसे ईस्टर्न वैली के एंड पर मिलेगा। वो बार बार यही कह रहा होता है, बिग ब्रो ने वादा किया था हमें ईस्टर्न वैली पर मिलना है। और यहीं पर आइफर की एंट्री होती है, जो कि एक विवरियन बन चुकी है। वो बड़ी स्पीड के साथ उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन वो ऊपर की तरफ चला जाता है और उससे अपने आप को बचा लेता है। साना उसकी तरफ देखता और कहता है ये तो एक ड्रैगन है, लेकिन आइफर उसे कहती है तुम दूसरी दुनिया के डीमन कहेंगे, मैं एक ड्रैगन नहीं, मैं एक विवरियन हूँ। आइफर चिल्लाकर उसे कहती है तुम एक मॉन्स्टर हो, मिस्टर अतीसे को जाने दो। आइफर चिल्लाकर उसे कहती है तुम एक मॉन्स्टर हो, मिस्टर अतीसे को जाने दो। साना कहता है मॉन्स्टर, ड्रैगन, विवरियन, पता नहीं अब इसका मतलब क्या है। इसी वक्त लेस्ली को भी थोड़ी बहुत होश आती है, वो खांस रही होती है। साना उसकी तरफ देखता और कहता है मेरा वादा है, बिग ब्रो से मिलना है, ईस्टर्न वैली की तरफ जाना है। और वो वहीं से ईस्टर्न वैली की तरफ नीचे की तरफ चला जाता है। आइवर कहती है तुम्हें क्या लगता है कि तुम एक विवरियन से भाग सकते हो? तुम्हारी स्पीड मुझसे ज्यादा नहीं हो सकती। आइवर बड़ी स्पीड के साथ उसका पीछा करना शुरू करती है। आइवर उसके पीछे पीछे ही आ रही होती है और वहीं पर अपने फायर मैजिक को यूज करती है और अपनी ब्लू फायर से उसके ऊपर अटैक करती है। लेकिन क्योंकि अतीसे को उसने अपनी पूंछ में पकड़ा हुआ है और वो पीछे की तरफ होता है, फिर जल्दी से अपनी फायर का रुख दूसरी तरफ मोड़ लेती है और कहती है ये मैं क्या करने वाली थी, मैं तो अतीसे को भी जला देती। फिर कहती है अगर मैं पीछे से इसके ऊपर अटैक करूंगी अपनी ब्लू फायर से, फिर मिस्टर अतीसे की जान को भी नुकसान पहुंच सकता है। लगता है कि मुझे इसके ऊपर से अटैक करना होगा और वो बड़ी स्पीड से ऊपर जाती है। साना को भी बार बार वार्निंग दी जा रही होती है और उसे कहा जा रहा होता है तुम्हारी आर्मफेलेस ब्लेसिंग की रीजनरेशन की एबिलिटी खत्म होती जा रही है। और उसी वक्त आइफर को दिखाते हैं जो कि उसके ऊपर चली जाती है और अपने दोनों पैरों से उसके पंखों को पकड़ लेती है और अपने मुंह में अपनी ब्लू फायर को एक्टिवेट करते हुए उसके सर के ऊपर ब्लू फायर से अटैक करने लगती है। लेकिन जैसे ही वो उसके सर को अपनी ब्लू फायर से जलाने लगती है, उसके सर के अंदर से काफी सारे टेल्स निकलते हैं जो कि मिसाइल्स होते हैं। उन्होंने तो बिल्कुल इसको आयरन मैन ही बना दिया है। उसकी बॉडी से बहुत सारे छोटे छोटे मिसाइल्स निकलते हैं और एक बार जल्दी से पीछे की तरफ जंप करती है और अपने आप को बचाती है। जबकि वो सारी छोटे मिसाइल्स आसपास की दीवारों के साथ जाकर लगते हैं, तो वो बहुत सारे होते हैं और आसपास की सारी दीवारें टूटना शुरू हो जाती हैं। और इसकी वजह से वो सारे का सारा मलबा जो कि डंजन की दीवारों से गिर रहा है वो उन्हीं के ऊपर ही गिर रहा होता है। जबकि आइफर बेचारी भी बड़ी मुश्किल से अपने आप को उन पत्थरों से बचाते हुए उन पत्थरों के बीच से निकल रही होती है और वह सामने अतीसे की तरफ देखती है। अतीसे बेहोश हो चुका है और यहीं पर बेहोश होने के बाद अतीसे साना की मेमोरीज के अंदर चला जाता है, जहाँ पर साना अपनी चेयर पर बैठा अपनी बुक को पढ़ रहा है। अतीसे उसकी मेमोरीज में आने के बाद उसे कहता है मुझे माफ करना, मैं तुम्हारी परमिशन के बिना तुम्हारी मेमोरीज में घुस आया हूँ। लेकिन जब मैंने सुना कि यहाँ पर एक दूसरी दुनिया का इंसान है, मैंने सबसे पहले तुम्हारे बारे में सोचा। मुझे ये भी पता है कि तुम ये सब कुछ नहीं चाहते थे, यहाँ पर जो कुछ भी हुआ है वो सब कुछ तुम्हारी मर्जी से नहीं हो रहा। अतीसे चिल्लाकर उसे कहता है तो तुम्हें यहीं पर रुकना होगा, चलो जल्दी करो, अभी भी ज्यादा देर नहीं हुई। लेकिन उसी वक्त लेस्ली भी उसके ब्रेन के अंदर ही होती है। साना के कानों पे हाथ रखती है और अतीसे से कहती है नहीं, बहुत ज्यादा देर हो चुकी है, ये कहानी तो लिखी जा चुकी है, इसके बारे में डिसाइड किया जा चुका है कि इसकी मौत कैसे होनी है। एक हीरो मरेगा या फिर एक विलन बनकर मरेगा, यहाँ पर कुछ भी चेंज नहीं होगा, तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। और अगर इसकी किस्मत में यहाँ पर मरना लिखा है, फिर मैं चाहती हूँ कि ये इसी इल्यूजन में मरे कि ये एक हीरो था। मैं तुम्हें इसके इस ड्रीम को खराब करने नहीं दे सकती, इसे इसकी नींद से नहीं जगा सकते। उसी वक्त उसी के ब्रेन के अंदर काफी सारे टेंटिकल्स निकलते हैं और अतीसे को पकड़ लेते हैं। और यहीं पर हम लोग अपनी एपिसोड 74 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? लेवल अप एरर की एपिसोड 75 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था अतीसे साना के ब्रेन के अंदर चला जाता है, जहां पर जाकर वो उसे जगाने की कोशिश करता है, वो उसे होश में लाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन लेस्ली भी वहीं पर होती है। लेस्ली उसके कानों पे हाथ रख लेती है और अतीसे से कहती है अगर इसकी किस्मत में यहाँ पर मरना लिखा है तो मैं चाहती हूँ कि यहाँ पर ये अपने आप को हीरो मानते हुए मरे। वैसे भी दूसरी दुनिया का डीमन तो ये है ही। यहाँ पर चर्च ऑफ डार्कनेस के ऑफिसर के हाथों या फिर इन सारे रथीनियंस के हाथों इसकी मौत पक्की है। इसलिए मैं तुम्हें इसे नींद से जगाने
आने नहीं दूंगा। और वहीं पर नीचे से काफी सारे टेंटिकल्स निकलते हैं और वो अतिशय को वहीं पर जकड़ लेते हैं, जहाँ पर उसके ब्रेन के अंदर उन सारे टेंटिकल्स ने उसे जकड़ा होता है। वहीं पर बाहर का सीन भी दिखाते हैं। बाहर रियल वर्ल्ड में भी साना की बॉडी से काफी सारे टेंटिकल्स निकलते हैं और वो टेंटिकल्स अतिशय का गला दबा रहे होते हैं। इसी वक्त आइफर की तरफ दिखाते हैं। आइफर उन सारे पत्थरों के बीच से बड़ी स्पीड के साथ निकलती हुई बाहर निकलती है और साथ ही वो अपनी तलवारबाजी के स्किल्स को यूज करते हुए बड़ी स्पीड के साथ आगे बढ़ती है और साना की पूंछ को काट देती है और अतिशय को उसकी पूंछ से अलग कर देती है। लेकिन उसकी पूंछ कटने के बाद अतिशय अभी तक होश में नहीं आया। अतिशय सीधा नीचे की तरफ गिर रहा होता है और नीचे की गहराई काफी ज्यादा होती है। आइफर फिर से नीचे की तरफ आती है और उसे बचाने की कोशिश करती है, जबकि उसी वक्त साना की तरफ भी दिखाते हैं। साना फिर से अपनी बॉडी से बहुत सारे बॉम्ब्स निकालता है और उनके ऊपर अटैक करता है। आइफर वहाँ से नीचे की तरफ जंप करते हुए दोबारा से अपने आप को विवरियन में चेंज कर लेती है। उसी वक्त उसके पीछे बहुत सारे बॉम्ब्स भी आ रहे होते हैं, जबकि अतिशय सीधा नीचे की तरफ गिर रहा है और यहीं पर नीचे का सीन दिखाते हैं। नीचे गिरने के बाद काफी ज्यादा धूल मिट्टी हो जाती है, लेकिन आइफर ने अतिशय को पकड़ लिया है। बाकी के सारे बॉम्ब्स भी उनके ऊपर ही गिरते हैं, जहाँ पर जबरदस्त धमाके होते हैं। साना भी थोड़ी देर के लिए ऊपर खड़ा होकर उनकी तरफ देखता है। उसे भी लगता है कि उसने अपने इतने सारे बॉम्ब्स के साथ उन दोनों को मार दिया है। तो फिर आइफर का सीन दिखाते हैं। आइफर कहती है यहाँ पर बहुत ज्यादा ठंड है। वहाँ से धूल हटती है तो वो अपने इर्द गिर्द देखती है। अतिशय ने अपनी आइस मैजिक को यूज करते हुए उसके इर्द गिर्द आइस की वॉल बनाई होती है ताकि वो उसे इन सारी बॉम्बार्डमेंट से बचा सके। आइफर कहती है क्या मरने के बाद इस तरह इतनी ज्यादा ठंड महसूस होती है, लेकिन जैसी वो ऊपर की तरफ देखती है तो ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। अतिशय ने फुल स्केल मैजिक को यूज किया होता है और एक बड़ा सा डोम बनाया होता है, यानी कि साना और लेस्ली वो दोनों भी उस डोम से बाहर नहीं निकल सकते। अतिशय ने उस पूरे के पूरे एरिया को अपनी आइस से कवर कर दिया है और अब साना भी जहाँ से बाहर नहीं निकल सकता, वो भी इस आइस के अंदर ट्रैप हो गया है। अतिशय नीचे खड़ा होकर साना से कहता है चलो जल्दी से अपने सपने से जाग जाओ, मैं तुम्हें ये सब कुछ करने नहीं दे सकता। और इसके बाद हमारा नेक्स्ट सीन एरिक और लियोनहार्ड की फाइट का दिखाया जाता है। एरिक और लियोनहार्ड दोनों ही अपने पंचेस को टकराते हैं तो जबरदस्त इम्पैक्ट निकलता है और वो दोनों ही पीछे की तरफ गिरते हैं। लियोनहार्ड पीछे हटने के बाद कहता है मुझे इसकी फाइटिंग स्टाइल के बारे में पता चल रहा है। ये जैसे ही अपने दुश्मन के ऊपर अटैक करता है उस अटैक के फौरन बाद ये पीछे हट जाता है, अपने और दुश्मन के दरमियान में थोड़ा सा डिस्टेंस क्रिएट करता है। इस तरह की फाइटिंग स्टाइल तो बड़े मॉन्स्टर्स के साथ फाइट करने में अपनाई जाती है। सिर्फ इतना ही नहीं, जिस तरह ये मेरे साथ फाइट कर रहा है ये बहुत ज्यादा प्रोफेशनल लग रहा है। मुझे लगता है कि इसके पास तकरीबन 10 साल की फाइटिंग का एक्सपीरियंस तो होगा। जहाँ तक कि ये एक सैवेज बीस्ट बन चुका है। इसका दिमाग इसके कंट्रोल में नहीं है, लेकिन इसकी बॉडी बिना इसके दिमाग के काम किए भी अपने आप को बचा रही है मेरे सारे अटैक से। एरिक पीछे हटने के बाद फिर से अपनी तलवार को उठाता है और अपनी तलवार के साथ ही ऊपर की तरफ जंप करते हुए लियोनहार्ड को एक जबरदस्त किक मारता है, जिससे लियोनहार्ड पीछे की तरफ गिर जाता है। वो पीछे दीवार के साथ जाकर पटकता है। लियोनहार्ड कहता है ये तो मेरे फाइटिंग स्टाइल को कॉपी कर रहा है। इधर पहले मैंने इसको इसी तरह किक मारी थी, मैंने पहले इस बात को नोटिस नहीं किया। ये यहाँ पर मेरे सारे के सारे मूव्स को कॉपी करने की कोशिश कर रहा है। ये सिर्फ एक बड़ा सा जाइंट नहीं है जिसके पास एक बड़ी स्ट्रेंथ वाली बॉडी है, बल्कि इसका दिमाग भी बहुत ज्यादा तेज है, यानी कि इसकी बॉडी खुद को अडॉप्ट कर सकती है अपने आप को सर्वाइव करने के लिए। ये तो सिर्फ इसीलिए बना है किल आर टू बी किल्ड के लिए, क्योंकि इसकी बॉडी को पता है यहाँ पर अगर मुझे नहीं मारेगा तो ये खुद मर जाएगा। लियोनार्ड जल्दी से अपने सामने एक शील्ड क्रिएट करता है और कहता है मुझे नहीं लगता कि मैं इसके साथ डायरेक्ट कॉम्बैट कर सकता हूँ, इसलिए मुझे इसके साथ डिस्टेंस से ही फाइट करना होगी। जबकि एरिक भी अपनी तलवार को ऊपर की तरफ उठाता है और इस बार दिखाते हैं कि एरिक के हाथ और उसकी तलवार के अंदर से काफी सारा सुरख रंग का ओरा निकल रहा होता है। ये देखकर लियोनार्ड काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है क्या ये ओरा की पावर है, लेकिन इसे तो ओरा यूज करना नहीं आता। एरिक जैसे ही अपनी तलवार को ऊपर की तरफ उठाता है तो उसके ना चाहते हुए भी उसकी तलवार के अंदर ओरा की पावर आ जाती है। वो अपने वर्टिकल स्लैश मूव को यूज करते हुए सामने की तरफ एक स्लैश लगाता है। लियोनार्ड बेचारे को संभलने का टाइम भी नहीं मिलता और उसके कंधे से पूरा एक बाजू कट जाता है। नेक्स्ट सीन फिर से अतिशय और साना की फाइट का दिखाया जाता है। अतिशय और साना अब दोनों आपस में फाइट कर रहे हैं। अतिशय के पास भी उसकी छड़ी के अंदर आर्मफलेस ब्लेसिंग का टुकड़ा है, उसकी पावर भी काफी ज्यादा है। अतिशय अपने आर्मफलेस ब्लेसिंग वाली छड़ी को यूज करते हुए साना के साथ फाइट कर रहा होता है, लेकिन साथ ही अतिशय कहता है मेरे आर्मफलेस ब्लेसिंग का टुकड़ा बहुत ही जल्दी खत्म हो जाएगा क्योंकि इसकी पावर खत्म होती जा रही है। ज्यादा देर तक इसको नहीं रोक सकता, मुझे जल्दी से जल्दी इसको जगाना होगा। हमारे पास अभी भी एक मौका है, हम लोग साना को बचा सकते हैं। अगर मैं इसको यहीं पर आर्मफलेस ब्लेसिंग के टुकड़े से अलग कर देता हूँ तो ये बच सकता है। अगर इसने अपनी सारी लाइफ फोर्स को एब्जॉर्ब कर लिया उसके बाद इसको बचाना मुश्किल हो जाएगा। साना अतिशय के ऊपर अटैक कर रहा होता है, जबकि अतिशय पीछे की तरफ हटता जाता है और पीछे की तरफ हटते हुए वो अपनी एक फॉर्मेशन को एक्टिवेट करता है और उसके अंदर से एक आइस क्रिस्टल निकलता है जो कि सीधा साना को लगता है। अतिशय वहीं पर रुककर फिर से उसे कहता है साना जल्दी से होश में आ जाओ। और उसी वक्त साना के पास भी विंडो ओपन होती है और उसे कहा जाता है कि तुम्हारे पास इतनी ज्यादा लाइफ फोर्स नहीं है कि तुम इन अटैक से अपने आप को हील कर सको। दूसरी विंडो में उसे कहा जाता है लेकिन हम लोग तुम्हारी ऑटो हंटिंग को क्लोज नहीं करने वाले, तुम्हारी ऑटो हंटिंग अभी भी स्टार्ट है। अतिशय फिर से अपनी एक फॉर्मेशन को यूज करते हुए अपनी फायर पावर को डबल करता है, साना के ऊपर एक जबरदस्त फायर अटैक करता है और साथ ही साना के ब्रेन के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो अपनी बुक को अपने हाथ में लेकर बैठा हुआ है। उसके पास विंडो ओपन होती है और उसे कहा जाता है लगता है कि हमारा यूजर अपनी फाइट करने की विल को खो चुका है, क्या तुम अपनी बॉडी का सारा
कंट्रोल फ्लेश ब्लेसिंग के इस टुकड़े को देना चाहते हो। साना उसे कहता है नहीं, अब बस हो गया, अब बहुत हो गया और कितने ज्यादा लोगों को अपनी जान देना पड़ेगी। मेरी वजह से कितने ही लोग मारे जा चुके हैं और वो सारे के सारे निर्दोष लोग थे। चिल्लाकर कहता है यहीं पर इस सिस्टम को बंद करो, लेकिन उसी वक्त एक टेंटिकल निकलता है और साना के मुंह पर लिपट जाता है। यानी कि अब आर्मफ्लेश ब्लेसिंग ने उसके ऊपर कंट्रोल कर लिया है। वो साना को इस कंट्रोल से छोड़ने नहीं दे रहा। आर्मफ्लेश ब्लेसिंग उसे कहती है अब यूजर के पास और कोई भी राइट्स नहीं बचे, अब ये सारी की सारी बॉडी आर्मफ्लेश ब्लेसिंग टेक ओवर कर रहा है। आपके पास जो कुछ भी होगा वो सब कुछ आर्मफ्लेश ब्लेसिंग ही करेगा। और इस बार आर्मफ्लेश ब्लेसिंग जब उसकी बॉडी के ऊपर कंप्लीट कंट्रोल कर लेती है तो साना की बॉडी थोड़ी सी और चेंज हो जाती है। वो तीसरे की फायर के सेंटर से बाहर निकलता है। जबकि यहीं पर लेस्ली का सीन भी दिखाते हैं। लेस्ली एक ब्रिज के ऊपर बैठी ये सब कुछ देख रही होती है। लेस्ली साना की तरफ देखती है और कहती है मुझे लगता है कि हमारी आर्मफ्लेश ब्लेसिंग की यही लिमिट है, मुझे नहीं लगता कि ये इससे ज्यादा आगे बढ़ सकता है। लेस्ली अभी ब्रिज के ऊपर ही बैठी होती है कि आइफर वहाँ पर आ जाती है और उसे कहती है मैंने तुम्हें देखा था, तुम ग्रेट अर्थ की एक मेंबर हो। लेस्ली उसकी तरफ देखती है और कहती है तुम कौन हो, मैं तुम्हें नहीं जानती। आइफर जल्दी से अपने बाल खोलती है और उसे दिखाती है कि वो बिल्कुल एलिजे जैसी है, लेकिन लेस्ली को तो एलिजे भी याद नहीं है। आइफर उसे कहती है क्या तुम्हें मेरा चेहरा याद आ रहा है? लेस्ली उसे कहती है नहीं, मुझे तुम्हारी शक्ल याद नहीं आ रही। बहुत सारे ऐसे रथीनियंस हैं जो मुझे मारना चाहते हैं और बहुत सारे ऐसे रथीनियंस हैं जिनको मैंने मारा है। आइफर जल्दी से अपनी तलवार निकालती है और उसके सामने करते हुए कहती है मैं तुम्हारे साथ मजाक नहीं कर रही, ना ही मैंने कभी ऐसा सोचा था कि तुम मुझे याद रखोगी, क्योंकि यहाँ पर रेथिना कॉन्टिनेंट में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको तुमने अपने लिए यूज किया और उसके बाद तुमने उन सभी को फेंक दिया बिल्कुल कचरे की तरह। बहुत सारे लोगों ने तुम्हारी वजह से, तुम्हारे ग्रेट अर्थ ग्रुप की वजह से अपनी जान गंवा दी। तुम लोगों को इस बात से फर्क भी नहीं पड़ता। आइफर चिल्लाकर उसे कहती है तुम लोग ऐसा कैसे कर सकते हो? या तुम्हें जरा सा भी फील नहीं होता कि तुम यहाँ पर किसी दूसरे इंसान की जान ले रहे हो? लेस्ली उसे कहती है तुम्हें यह बात अच्छी तरह से पता है कि यहाँ पर हम लोग दूसरी दुनिया से आए हैं और हमें यहाँ पर विलेन का नाम दिया गया है। अगर हम लोग यहाँ पर ये सब कुछ नहीं करेंगे, अगर हम लोग रेथिनियंस को नहीं मारेंगे, रेथिनियंस हमें मार डालेंगे। हमारे पास दूसरा कोई भी ऑप्शन नहीं है। हम लोग जिंदा रहने के लिए दूसरों को मारते हैं या फिर अपनी आइडेंटिटी को छुपाए रखने के लिए मारते हैं। चाहे हम लोग यहाँ पर कितने ही अच्छे काम क्यों न कर लें, एक बार तुम्हें पता चल गया कि हम लोग दूसरी दुनिया से आए हुए इंसान हैं, तो तुम लोग बिना कुछ सोचे हमें मार डालोगे। हम यहाँ पर कुछ भी करें वो मीनिंगलेस है। हम लोग तुम्हारी दुनिया के विलन्स हैं और हमें विलन तुम लोगों ने खुद बनाया है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पर तुम्हारी गॉडेस ने हमें खुद बुलाया हो ताकि हम लोग तुम्हारी दुनिया में आकर विलेन का रोल अदा कर सकें और ये सिस्टम इसी तरह चलता रहे। मुझे नहीं पता कि सब की शुरुआत कैसे हुई और क्यों हुई, लेकिन जबकि हम लोग दूसरी दुनिया से यहाँ पर आए हैं उससे मैं यहाँ से भाग रही हूँ, तो मैं किसी को मार देती हूँ, या फिर अगर मैं किसी के हत्थे चढ़ गई तो वो मुझे मार डालेगा। मुझे लगता है कि मेरी किस्मत में मेरा खेल यहीं पर खत्म होना लिखा है। जल्दी करो और मुझे मार डालो, तुम्हें हिचकिचाने की जरूरत नहीं है। आइफर चिल्लाकर उसे कहती है ये सारे तो सिर्फ बहाने हैं। अगर तुम भी एक इंसान हो और तुम दूसरी दुनिया से क्यों ना आई हो, लेकिन इसके बावजूद तुम्हारे अंदर फीलिंग्स तो होंगी कि एक दूसरे इंसान को नहीं मारना चाहिए। आइफर अभी उसके साथ बात ही कर रही होती है कि उसी वक्त साना ऊपर आ जाता है। साना वहाँ पर आते ही आइफर के ऊपर अटैक करता है और आइफर को ब्रिज के ऊपर से नीचे गिरा देता है। आइफर ब्रिज के ऊपर से नीचे गिर रही होती है, जबकि उसी वक्त अतिसिया अपने आइस मैजिक को यूज करते हुए वहाँ पर एक आइस की स्लाइड बनाता है ताकि उसे सेफली नीचे लैंड करवाया जा सके। फिर वो भागता हुआ आइफर के पास जाता है और उसे कहता है आइफर क्या तुम ठीक हो? आइफर उसे कहती है हाँ मैं ठीक हूँ, मुझे लगता है कि उसने मिस कर दिया। अतिसे भी ऊपर की तरफ देखता है और कहता है कहीं ऐसा तो नहीं कि उसने जानबूझ के मिस किया है, वो सिर्फ तुम्हें डराना चाहता था। आइफर कहती है नहीं ऐसी बात नहीं है, लेकिन मुझे नहीं पता उसने फुल पावर के साथ मेरे ऊपर अटैक नहीं किया, वरना वो अपनी तलवार के साथ मुझे काट भी सकता था। आइफर की बॉडी के ऊपर कट लगा होता है और यहीं पर दिखाते हैं कि लेस्ली ऊपर से बैठे बैठे अपनी पावर्स को यूज करते हुए आइफर के जख्मों को हील कर रही होती है। साथ ही वो सोच रही होती है क्या इसके बदले में मैंने जहाँ पर जितने भी लोगों को मारा है, जितने भी गुनाह किए हैं, क्या वो सारे के सारे धुल सकते हैं? और लेस्ली को अभी तक एलिजे याद है। वो कहती है ये सारी एलिजेंड्रो की गलती थी, मैंने उस लड़की को नहीं मारा, लेकिन फिर भी मुझे पता है कि ये लड़की उसके जैसी दिखती है। लेस्ली उसको हील करने के बाद साना से कहती है साना जल्दी से यहाँ से भाग जाओ, चर्च ऑफ डार्कनेस का इंक्विजिटर यहाँ पर आने वाला होगा, वो तुम्हें पकड़ लेगा। इससे पहले तुम यहाँ से भाग जाओ कि उसे यहाँ पर एक दूसरी दुनिया के डीमन को पकड़ना है और मैं तो ग्रेट अर्थ का मेंबर भी हूँ, मुझे पकड़ कर रुक जाएगा और उसके बाद तुम्हारे पीछे नहीं आएगा। लेकिन साना क्योंकि अपनी बॉडी के ऊपर से अपना सारा कंट्रोल खो चुका है, साना आगे बढ़ता है और लेस्ली को उठा लेता है। लेस्ली भी इस बात से काफी हैरान होती है और कहती है साना ये तुम क्या कर रहे हो? और साना के पास विंडो ओपन होती है जो कि लेस्ली देख रही होती है, उसमें लिखा होता है आर्मफ्लेश ब्लेसिंग इस वक्त इस टारगेट की बॉडी के अंदर से जो हाई क्वालिटी की लाइफ फोर्स है उसे एब्जॉर्ब करने वाला है। लेस्ली कहती है ये तो बहुत ही बुरी किस्मत है, मैंने इसको आर्मफ्लेश ब्लेसिंग का टुकड़ा दिया और अब ये मेरी बॉडी के अंदर से लाइफ फोर्स को एब्जॉर्ब करने वाला है। इसके लाइफ फोर्स को एब्जॉर्ब करने के बाद मैं तो मर जाऊंगी और अगर ऐसा होगा तो मुझे लगता है कि मैं फिर से जिनोविया की हेल्प कर रही हूँ कि मेरी लाइफ फोर्स से आर्मफ्लेश ब्लेसिंग का ये टुकड़ा और ज्यादा डेवलप होगा। और ये वाली एंडिंग तो बहुत ज्यादा बुरी है। तो यहीं पर हमारी एपिसोड 75 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।
लेवल अप एरर के एपिसोड 76 के साथ हाजिर हूँ। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था साना आगे बढ़ता है और उसका अपनी बॉडी के ऊपर कोई भी कंट्रोल नहीं रहा। आर्मलेस ब्लेसिंग ने उसकी बॉडी के ऊपर कंप्लीट कंट्रोल कर लिया है। उस कंट्रोल के करने के बाद वो लेस्ली को जाकर पकड़ लेता है और लेस्ली की बॉडी के अंदर से लाइफ फोर्स को एब्जॉर्ब करने वाला है ताकि वो अपनी हीलिंग पावर को बढ़ा सके। लेस्ली को भी इस बात की समझ आ चुकी है कि उसका अंत आ चुका है। लेस्ली कहती है ये तो बहुत ही बुरी एंडिंग है, मैं इस तरह नहीं मरना चाहती थी। यहाँ पर एपिसोड 76 की शुरुआत में दिखाते हैं साना ने लेस्ली को गले से पकड़ा होता है और जैसे अपने बाजू के ऊपर लगे हुए ब्लेड से लेस्ली को मारने लगता है। उसी वक्त दिखाते हैं साना अपने बाजू को मोड़ता है और अपने ही मुंह के अंदर अपने ब्लेड को दंसा लेता है। इस बात से तो आइफर और अतीसे साथ ही लेस्ली भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। साना अपने बाजू पर लगे हुए उस नुकीले ब्लेड को अपने मुंह के अंदर दसाने के बाद अपने ऊपर वाले कवच को फाड़ देता है और उसके अंदर से बाहर निकल आता है। साना वहाँ से बाहर निकलने के बाद काफी ज्यादा खुश होता है और कहता है मेरी हमेशा से ख्वाहिश थी एक हीरो बनने की, मैं इस तरह की एंडिंग कैसे ले सकता हूँ, मुझे इस तरह की एंडिंग नहीं चाहिए, मैं एक हीरो बनकर मरूंगा। लेस्ली भी इस बात से काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। साना आगे बढ़ता है और लेस्ली को पकड़ लेता है बिल्कुल एक हीरो की तरह। इन आर्मलेस ब्लेसिंग का वो कवच अभी भी एक्टिवेटेड है। लेस्ली साना से कहती है तुम्हारा ये आर्मलेस ब्लेसिंग का कवच ये तो अभी तक एक्टिवेटेड है, ये दोबारा से तुम्हारे ऊपर अटैक कर सकता है। वो कवच बिल्कुल ऐसा ही करता है, अपने एक टेंटिकल की मदद से उनके ऊपर अटैक करता है और उन दोनों को पुल के ऊपर से नीचे गिरा देता है। साना का एक बाजू क्योंकि पहले से कट चुका है, आर्मलेस ब्लेसिंग का एक टुकड़ा अभी भी उसी के पास ही है। उसके बाजू को उसने हील किया था जिसकी वजह से साना का एक बाजू अभी भी आर्मलेस के कवच से बना हुआ है। वो अपने कवच के अंदर से पंख निकालता है और लेस्ली को उसने उठा रखा होता है। वो उन पंखों की मदद से आराम से नीचे लैंडिंग करता है और वहीं से चिल्लाकर मिस्टर अतीसे से कहता है अतीसे अपनी फुल पावर को यूज करो। अतीसे तो जैसे पहले से इसी मौके के इंतजार में था। अतीसे वहीं पर अपनी फॉर्मेशन को डबल ट्रिपल करता है और अपने फ्लेम ड्रैगन मैजिक को यूज करते हुए अपनी उस फॉर्मेशन के अंदर से गुजारता है। अतीसे यहाँ पर ट्रिपल फॉर्मेशन को यूज कर रहा है। एक फॉर्मेशन से उसकी फायर गुजरेगी तो वो डबल हो जाएगी और दूसरे से गुजरने पर वो 4 गुना बढ़ जाएगी और तीसरे से गुजरने पर वो फायर 8 गुना बढ़ जाएगी। अतीसे कहता है इतनी ज्यादा पावर के साथ मैं फ्लेम्स को कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मेरे पास और कोई भी ऑप्शन नहीं है, मुझे इसे यूज करना ही पड़ेगा। और वो अपनी छड़ी को यूज करता है और फायर को एक्टिवेट करता है और उसकी छड़ी से इतनी ज्यादा मैजिकल पावर निकलती है कि उसका आर्मलेस ब्लेसिंग का टुकड़ा भी टूट जाता है जो कि उसकी छड़ी में लगा हुआ है। लेकिन उसकी फायर बहुत ही पावरफुल होती है, वो इतनी ज्यादा पावरफुल फायर होती है कि उसका निशाना सीधा आर्मलेस ब्लेसिंग का वो कवच होता है और आर्मलेस ब्लेसिंग का वो कवच उस आग के साथ जलकर खाक बन जाता है। तो वहाँ पर आग का बना हुआ एक बहुत बड़ा धमाका होता है, जबकि अतीसे की आग एक लेजर बीम की तरह डंजन से बाहर की तरफ भी दिखाई देती है। तो वहाँ पर दीवार के अंदर दिखाते हैं कि एक बहुत बड़ा होल बन चुका है, जबकि अतीसे अब काफी ज्यादा वीक हो चुका है। अपने मैजिक को यूज करने के बाद आइफर भागती हुई उसके पास आती है और उसे कहती है अगर तुम्हारे पास इतना ज्यादा पावरफुल मैजिक पहले से था तो तुमने इसे पहले क्यों नहीं यूज किया, इतने सारे लोग बच जाते। अतीसे उसे कहता है मैं इसको पहले यूज नहीं कर सकता था क्योंकि इतनी ज्यादा फ्लेम पावर को मैं कंट्रोल नहीं कर सकता, यहाँ पर तो कोई था नहीं इसलिए मैंने इसको यूज किया। आइफर अतीसे से कहती है मिस्टर अतीसे क्या तुम्हें लगता है कि तुम अभी भी फाइट कर सकते हो? अतीसे उसे कहता है नहीं, मैं अपनी फाइटिंग लिमिट को क्रॉस कर चुका हूँ, अब मेरे पास एनर्जी नहीं बची। फिर अतीसे को उठाकर खड़ा करती है। वो दोनों सामने की तरफ देखते हैं और कहते हैं बस उम्मीद ही की जा सकती है कि वो दोनों अब अच्छे हो गए हों। साना उस आर्मलेस ब्लेसिंग से बाहर निकल चुका है, लेकिन अगर उन दोनों ने हमसे फाइट करने की कोशिश की तो हम दोनों उनसे जीत नहीं पाएंगे। साना और लेस्ली भी उन दोनों के सामने खड़े होते हैं। लेस्ली उन दोनों से कहती है फाइट खत्म हो चुकी है, हमारे पास और कोई भी वजह नहीं बची तुम लोगों से फाइट करने की। मुझे लगता है कि तुम दोनों भी काफी ज्यादा वीक हो चुके हो और तुम दोनों भी फाइट नहीं कर पाओगे। अतीसे लेस्ली से कहता है तो तुम क्या करने वाली हो, क्या तुम फिर से यहाँ से भागने वाली हो? लेस्ली उनसे कहती है नहीं, इस बार मैंने कुछ अलग सोचा है। मुझे पता है कि तुम लोग यहाँ से अपने उस दोस्त फिलॉट बैनी के साथ भागना चाहते हो और इस वक्त वो लियोनार्ड के साथ फाइट कर रहा होगा। तुम अपने दोस्त को बचा सकते हो अगर तुम मुझे लियोनार्ड के हवाले कर दो। लियोनार्ड उसे छोड़ देगा कि मैं ग्रेट अर्थ का मेंबर रह चुकी हूँ, इसलिए वो मुझे पकड़ने के बाद यहाँ से चला जाएगा और तुम सभी लोग यहाँ से सेफली निकल सकते हो। लेस्ली अपने पास से ग्रेट अर्थ का वो टोकन निकालती है और उनसे कहती है साना ने यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं किया, इसकी बॉडी के अंदर आर्मलेस के ब्लेसिंग के टुकड़े को मैंने डाला था, इसी वजह से इसने यहाँ पर सब कुछ किया। असल में ग्रेट अर्थ तो मैं हूँ। साना चिल्लाकर उसे कहता है अब ये मत कहना कि तुम अपने आप को उनके हवाले करने वाली हो, क्या तुम्हें पता है कि वो लोग पकड़ने के बाद क्या करेंगे? वो तुम्हें पकड़ने के बाद मार डालेंगे। लेस्ली उसे कहती है चर्च ऑफ डार्कनेस का वो ऑफिसर यहाँ पर दूसरी दुनिया के डीमन को पकड़ने के लिए आया है और उसे पता है कि यहाँ पर एक मौजूद है, अगर तुम लोग मुझे पकड़वा दोगे तो उसका मसला हल हो जाएगा, वो तुम लोगों के ऊपर शक नहीं करेगा, तुम सभी लोग यहाँ से आसानी से सेफली निकल जाओगे। अतीसे उसे कहता है तो मुझे लगता है कि तुम यहाँ पर तुमने जिंदगी में जितने बुरे काम किए हैं उनके बदले में ये कुर्बानी देने वाली हो। पर उसे कहती है तुम तो बहुत बड़ी डरपोक हो, तुम यहाँ पर अपनी किस्मत से भागने की कोशिश कर रही हो। लेस्ली उसे कहती है इस बात से क्या फर्क पड़ता है, तुम लोगों को अपनी जान बचानी चाहिए और इस तरह तुम्हारी जान बच रही है। वो सारे लोग अभी वहीं पर खड़े होते हैं कि उसी वक्त उन्हें बहुत ही जबरदस्त ओरा महसूस होता है। सारी ओरा की पावर एरिक की है, लेकिन यहाँ से दूसरी तरफ है वो लोग जहाँ से काफी ज्यादा दूर है। लोग उसी होल के अंदर से जो कि अतीसे ने अपनी पावर से बनाया था की तरफ देखते हैं तो उन्हें सामने ओरा की पावर नजर आती है। अतीसे भी ये देखकर काफी हैरान होता है। अतीसे कहता है ये तो ओरा की पावर है, लगता
लगता है कि एरिक ने ओरा की पावर को यूज करना सीख लिया है। यहीं से हमारा नेक्स्ट सीन उसी फाइटिंग की तरफ चला जाता है। एरिक की तलवार के अंदर से बहुत सारी ओरा की पावर निकल रही होती है, जबकि उसकी तलवार के अंदर बहुत सारी दरारें भी पड़ चुकी हैं। लियोनार्ड अपने कंधे को हील कर रहा होता है कि उसने उसके कंधे को काट दिया था। लियोनार्ड अपनी पावर्स को यूज करते हुए अपने बाजू को दोबारा से उगा लेता है। लियोनार्ड कहता है इसकी बॉडी के अंदर बहुत जबरदस्त ओरा है कि अब मेरी बॉडी के अंदर भी चला गया, इसी वजह से मेरे जख्म बहुत ही कम हील हो रहे हैं। लगता है कि मुझे अपने बाजू के ऊपर एक बफ को यूज करना पड़ेगा, न ये तो दोबारा से मेरे बाजू को काट देगा। लियोनार्ड जल्दी से अपनी शर्ट उतार देता है। लियोनार्ड कहता है मैंने ये सोचकर बहुत बड़ी गलती कर दी कि ये लड़का ओरा को यूज नहीं कर सकता, मुझे तो ये नहीं सोचना चाहिए था। ये इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, फिर ये ओरा की पावर को तो यूज कर ही सकता होगा। लेकिन मुझे ये बात देखकर बहुत ज्यादा हैरानी हुई। मेरी पावर्स के खिलाफ फाइट करने के दौरान ही इसने अपनी ओरा की पावर को एक्टिवेट कर लिया। लेकिन मुझे लगता है कि मैं बहुत ज्यादा लकी हूँ कि ये अपनी ओरा की पावर को कंट्रोल नहीं कर सकता। अगर ये अपनी ओरा की पावर को कंट्रोल कर सकता इसने तो कब का मुझे मार देना था। की तरफ दिखाते हैं एरिक अपने रेसिडुअल ओरा को यूज कर रहा है, जिसकी वजह से उसकी पूरी बॉडी के अंदर से ब्लड निकल रहा है। वो अपनी ही बॉडी को नुकसान पहुंचा रहा है। जितना ज्यादा वो ओरा की पावर को यूज कर रहा है उतनी ज्यादा उसकी बॉडी को नुकसान पहुंचता है। एरिक एक मॉन्स्टर की तरह जबरदस्त चीख मारता है और उसकी बॉडी से और भी ज्यादा ओरा की पावर निकलती है। लियोनार्ड कहता है इसकी बॉडी से जितना ओरा निकल रहा है इतनी ओरा के साथ ये मुझे मार सकता है, लेकिन इसका अपनी ओरा के ऊपर जरा भी कंट्रोल नहीं है। जितना ज्यादा ये ओरा को रिलीज करेगा उतनी जल्दी ये मरेगा। लेकिन यहाँ पर एक और भी बड़ा मसला है, अगर ये यहाँ पर इसी तरह अपनी बॉडी से ओरा की पावर को रिलीज करता रहा तो इसकी बॉडी फट जाएगी। अगर तो सिर्फ इसकी बॉडी फटे फिर तो ठीक है, लेकिन ये साथ में आधे शहर को भी उड़ा देगा। इसकी बॉडी के अंदर इतनी ज्यादा पावर है। मेरी कोशिश तो यही थी कि मैं इसे यहाँ पर जिंदा पकड़ूं ताकि मैं इससे कुछ इन्फॉर्मेशन निकलवा सकूं, लेकिन अफसोस मुझे इसे मारना पड़ेगा। लियोनार्ड फिर से फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है और वो अपनी प्राणा की पावर को रिलीज करता है, जबकि दूसरी तरफ से एरिक भी अपनी ओरा को रिलीज करते हुए अब अपनी फाइनल स्लैश लगाने के लिए रेडी होता है। एरिक बड़ी स्पीड के साथ आगे बढ़ता है और तलवार को घुमाते हुए उसके ऊपर अटैक करता है, लेकिन लियोनार्ड जल्दी से घूमते हुए उसके पीछे चला जाता है और फिर साथ ही उसे एक जबरदस्त पंच मारता है और एरिक को पीछे की तरफ धकेल देता है। लेकिन एरिक पीछे हटने के बाद फिर से अपनी तलवार लेकर आगे बढ़ता है और अपनी तलवार को घुमाते हुए उसके ऊपर फिर से अटैक करता है। तो उन दोनों की पावर्स फिर से आपस में टकराती हैं, तो नीचे का ग्राउंड टूट जाता है। एक जबरदस्त इम्पैक्ट निकलता है। एरिक के पास टोटल 3 स्किल्स हैं। यहीं पर फाइट करते हुए वो उन तीनों स्किल्स को यूज करने वाला है। वो अपनी तलवार को सामने की तरफ करते हुए स्टैब के स्किल को यूज करता है और उसके स्टैब के स्किल से एक जबरदस्त एनर्जी निकलती है और सारे लोग भी दूसरी तरफ खड़े ये देख रहे होते हैं। सामने से बहुत ज्यादा पावर निकल रही है। लेस्ली भी ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान होती है और कहती है तुम लोगों का ये दोस्त है कौन? एक नॉर्मल हंटर किसी हीरो के साथ कैसे फाइट कर सकता है? क्या तुम्हें पता भी है वहाँ पर कैप्टन लियोनार्ड है, उसके पास गॉडेस की ब्लेसिंग्स हैं, वो उसके साथ कैसे फाइट कर सकता है? अतिशय उसे कहता है मैंने कभी भी उसे उसकी फुल पावर के साथ फाइट करते हुए नहीं देखा और आज से पहले वो बेचारा तो ओरा भी नहीं यूज कर सकता था। लगता है कि लियोनार्ड के साथ फाइट के दौरान ही उसने अपनी ओरा की पावर को रिलीज कर लिया है या अवेकन कर लिया है। ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि अभी तक वो उस ऑफिसर से हारा नहीं है, लेकिन उसके बॉडी के अंदर से जितना भी किलिंग ओरा निकल रहा है उस सभी को देखकर तो लगता है ये हमारा एरिक नहीं है। अतिशय कहता है अब हम लोग इसको दोबारा चेंज नहीं कर पाएंगे। यहीं पर साना के हीरो बनने का वक्त आ चुका है। साना कहता है लेस्ली मुझे नहीं पता कि तुमने यहाँ पर कौन से गलत काम किए हैं, लेकिन मेरी जान अगर बची है तो वो तुम्हारी वजह से। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मेरी जान बचा ली। लेकिन इस वक्त मेरे बड़े भाई को मेरी बहुत ज्यादा जरूरत है। वो इस वक्त एक ऐसी फाइट लड़ रहा है जिसका उससे कोई भी ताल्लुक नहीं है। तो मुझे पता है कि उसकी फाइट जिसके साथ हो रही है वो एक ऑफिसर है और उसने भी अपनी जिंदगी में कुछ गलत नहीं किया होगा। वो दोनों ही बहुत ही अच्छे हैं, लेकिन वो लोग यहाँ पर मेरी वजह से फाइट कर रहे हैं, जबकि मैंने यहाँ पर बहुत सारे निर्दोष लोगों की जान ली है। यहाँ पर अगर कोई विलन है तो वो मैं हूँ। मैंने यहाँ पर बहुत सारे लोगों को मारा है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि उन मरने वालों के लिए बहुत ज्यादा उदास हैं। इन सभी की सैडनेस का बायस मैं हूँ। ये सारे का सारा ब्लेम मैं अपने सर पर लेने को तैयार हूँ क्योंकि ये सब कुछ फर्स्ट प्लेस पर मेरी वजह से हुआ है। लेस्ली से कहता है मिस लेस्ली तुम्हें यहाँ पर कुछ भी करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं भी एक दूसरी दुनिया का इंसान हूँ। मैंने अपने लिए अपनी एंडिंग को चुन लिया है। लेस्ली उसे कहती है तुम्हारी इस बात का क्या मतलब है? अब ये मत कहना कि तुम मेरी जगह पर वहाँ पर जाने वाले हो, अपने आप को उस ऑफिसर के हवाले करोगे। साना जल्दी से अपने पंख को निकालता है और उड़ता हुआ उस तरफ चला जाता है जहाँ पर एरिक और लियोनार्ड फाइट कर रहे हैं। एरिक अपनी तलवार को लियोनार्ड के थोड़ी के नीचे मारता है, जबकि लियोनार्ड अपने पाँव को उसकी थोड़ी के नीचे मारता है। उनकी ये वाली बैटल बहुत ही जबरदस्त है। दोनों पीछे की तरफ गिर जाते हैं। गिरने के फौरन बाद लियोनार्ड फिर से उठकर खड़ा हो जाता है। इस बार लियोनार्ड अपने एक स्पेशल स्किल को यूज करता है जिससे कि वो अपनी एनर्जी को सॉलिड बना सकता है। वो अपनी एनर्जी को यूज करते हुए एक बड़ा सा पंच बनाता है और उसे सॉलिड बना देता है और उसी पंच से वो एरिक के ऊपर पंच मारता है, जबकि एरिक भी अपनी ओरा की पावर को यूज करते हुए अपने एक स्पेशल स्किल साइड स्लैश को यूज करता है और उसके उस सॉलिड हैंड को भी काट देता है। लियोनार्ड उसे कहता है तो तुम मेरे साथ इस तरह खेलना चाहते हो, चलो फिर ठीक है, देखते हैं तुम कब तक मेरे अटैक्स को रोकते हो। और इस बार वो दोनों हाथों को यूज करते हुए बड़े बड़े 2 हाथ बना लेता है। तो अपने एक स्पेशल स्किल जिसका नाम जायंट स्प्रेयर होता है उसको यूज करता है, यानी कि वो अपने दोनों हाथों को मिलाता है और उसके वो बड़े दोनों हाथ भी वो भी मिल जाते हैं। बिल्कुल प्रेयर करने के
पोज में एरिक उन दोनों बड़े हाथों के सेंटर में पिस जाता है। लेकिन हमारे एरिक की पावर भी कुछ कम नहीं है। लियोनार्ड उसे अपने हाथों के दरमियान पीसने के बाद देखता है कि उसके अपने ही हाथों के अंदर से ब्लड निकल रहा होता है। एरिक उसके हाथों के अंदर से ही अपनी तलवार और अपनी ओरा को यूज करता है और अपने कॉम्बो स्किल को यूज कर रहा है, यानी कि वो तीनों स्किल्स को एक ही बार में यूज करने वाला है। अपनी वर्टिकल स्लैश, साइड स्लैश, अपने स्टैब के स्किल को एक ही बार में यूज करता है और एक क्रॉस का निशान बनाता है और वो अपने स्पेशल अटैक का नाम कॉम्बो क्रॉस इम्पैक्ट रखता है। और इस बार एरिक एक जबरदस्त पावर यूज कर रहा है, इतनी ज्यादा पावर। लियोनार्ड भी कहता है मुझे पहले से पता था कि जहाँ पर कुछ ऐसा हो सकता है, मुझे अपने साथ किसी न किसी आर्टिफैक्ट को लेकर आना चाहिए था जो मेरी जान बचा सके। और यहीं पर हमारी एपिसोड 76 का एंड करते हैं। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। लेवल अप एरर की एपिसोड 77 के साथ हाजिर हूँ। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था एरिक अपनी फुल स्ट्रेंथ को यूज कर रहा है, वो अपनी ओरा की पावर को रिलीज कर रहा है, वो भी ना चाहते हुए, क्योंकि एरिक को इस वक्त कुछ भी समझ नहीं आ रही। एरिक यहाँ पर अपने तीनों स्किल्स को यूज करके कॉम्बो स्किल बनाता है, इसका नाम उसने क्रॉस इम्पैक्ट रखा था। रॉक माउंटेन एरिया के अंदर भी वो अपने इसी स्किल को यूज किया करता था, क्योंकि उसके पास 3 स्किल्स हैं, वो इन तीनों को कॉम्बो बना लेता है। लियोनार्ड को भी पता होता है कि इसका ये वाला स्किल बहुत ज्यादा पावरफुल है। वो कहता है काश मुझे पता होता कि मेरा सामना किसी ऐसे के साथ होने वाला है तो मैं अपने साथ कोई ना कोई डिफेक्ट जरूर लेकर आता। एपिसोड 77 की शुरुआत में लियोनार्ड के बारे में बताया जाता है। लियोनार्ड को गॉडेस ने ब्लेसिंग्स दी हैं और गॉडेस की ब्लेसिंग्स देने के बाद लियोनार्ड एक शील्ड बना सकता है जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल है, एक ऐसी शील्ड जो कि बोल्डर्स को भी तोड़ सकती है। कहा जाता है कि लियोनार्ड की जो शील्ड है वो बहुत ज्यादा पावरफुल है, इतनी ज्यादा पावरफुल कि कोई भी उसको नहीं तोड़ सकता। गॉडेस की ब्लेसिंग मिलने से पहले लियोनार्ड सिर्फ एक स्पिरिचुअलिस्ट हुआ करता था। इसने अपनी बैरियर को बहुत ज्यादा पावरफुल बनाया। इसी बैरियर के इतनी ज्यादा पावरफुल होने की वजह से गॉडेस ने इसे चुना था और इसे अपनी ब्लेसिंग्स दी और ब्लेसिंग्स देने के बाद इसकी पावर बहुत ज्यादा बढ़ गई। लियोनार्ड ने जब उस स्विंग को देखा तो उसे उसी वक्त समझ आ गई कि एक परफेक्ट स्विंग कैसी होती है। आने से पहले उसने तलवारबाजी की बहुत सारी स्विंग्स को देखा है, अपने बैरियर के साथ उन सभी को ब्लॉक किया है। लियोनार्ड को भी अच्छी तरह से पता था कि उसका बैरियर इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है तो सामने वाली तलवार के स्लैश को रोक सके। लियोनार्ड को ये बात अच्छी तरह से पता थी कि सामने से बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्टिव पावर निकल रही है और उसे इस अटैक को अवॉइड करना है, नहीं तो उसे बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचेगा। लेकिन लियोनार्ड अपने आप को वहाँ से हटाने की कोशिश भी नहीं की, क्योंकि वो बहुत ज्यादा क्यूरियस था। वो ये जानना चाहता है क्या उसके शील्ड, जिसके बारे में ये कहा जाता है कि उसके शील्ड यानी कि उसका बनाया हुआ बैरियर किसी भी अटैक को रोक सकता है, क्या वाकई में उसका बैरियर एक इनविंसिबल बैरियर है या नहीं। और वो अपने बैरियर को क्रिएट करता है एरिक के अटैक को रोकने के लिए। एरिक के अटैक के सामने से नहीं हटता, लेकिन थोड़ी देर के बाद दिखाते हैं कि वहाँ पर सब कुछ शांत हो जाता है, सारी ओरा की पावर खत्म हो जाती है। लियोनार्ड अपने बैरियर को भी खत्म कर देता है, जबकि एरिक अपनी तलवार के साथ लियोनार्ड के सामने खड़ा होता है। सीन कुछ इस तरह का होता है जैसे कि लियोनार्ड को उसने मार दिया है, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। एरिक की बॉडी बहुत ज्यादा जख्मी हो चुकी है, जबकि एरिक की स्वॉर्ड भी टूट चुकी है। लियोनार्ड की बॉडी के ऊपर सिर्फ एक क्रॉस का निशान ही बनता है, यानी उसकी बॉडी के ऊपर क्रॉस का जख्म लगा है। लियोनार्ड बिल्कुल ठीक है और साथ ही वो अपनी हीलिंग पावर्स को यूज करते हुए अपने आप को हील भी कर लेता है। वो एरिक से कहता है जैसा मैंने सस्पेक्ट किया था, तुम्हारी बॉडी इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है कि वो तुम्हारी बॉडी से निकलने वाले इतनी ज्यादा ओरा की पावर को संभाल सके, और ना ही तुम्हारी तलवार इतनी अच्छी थी। तक पहुँचने से पहले ही तुम्हारी तलवार भी टूट गई और तुम्हारी बॉडी भी। और एरिक वहीं पर उसके सामने गिर जाता है। एरिक के मुंह से बहुत ज्यादा ब्लड निकल रहा होता है। लियोनार्ड उसकी तरफ देखता और कहता है कि इसकी बॉडी के अंदर जो रेजिडुअल ओरा था उसकी वजह से इसकी बॉडी के अंदर जो ऑर्गन्स हैं वो भी फट चुके हैं, इसी वजह से इसकी बॉडी से ब्लड निकल रहा है। लियोनार्ड कहता है मुझे लगता है कि यही इसकी लिमिट है, ये इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। लेकिन अगर इसकी तलवार मेरे तक पहुँचने से पहले टूटी नहीं होती तो अब तक मेरे 4 पीसेस हो चुके होते। एरिक फिर से अपनी टूटी हुई तलवार को उठाता और कहता है प्लीज उन सभी को मत मारना। एरिक उसे कहता है अतीसे, आइफर और साना वो तीनों ही बहुत ज्यादा अच्छे इंसान हैं, उनको मत मारना। वो लोग सिर्फ मेरी वजह से तुम्हारी नजर में आ गए हैं। तुम चर्च ऑफ डार्कनेस के ऑफिसर हो, तुम अगर जहाँ पर दूसरी दुनिया के डीमन को पकड़ने के लिए आए हो तो मुझे पकड़कर ले जाओ। मुझे पता है कि मैं इस कंडीशन में नहीं हूँ कि मैं तुम्हारे सामने कोई कंडीशन रख सकूं या तुमसे कोई डिमांड कर सकूं, लेकिन प्लीज मेरी एक बात मानो। तुम इस बार के लिए इस बात को इग्नोर नहीं कर सकते कि मैं उनसे मिला ही नहीं, वो लोग मेरे दोस्त नहीं, उन सभी को छोड़ दो। लियोनार्ड उसकी बात सुनने के बाद उसे कहता है ठीक है, मैं तुम्हारी बात को याद रखूंगा। और साथ ही वो अपने हाथ पर अपनी पावर्स को रिलीज करता है और कहता है मुझे रेथिना की गॉडेसेस ने पावर दी है यहाँ से दूसरी दुनिया के डीमंस को खत्म करने की। मैं उन्हीं पावर्स को यूज करते हुए अपने फर्ज को अंजाम दूंगा, तुम्हारे जैसे दूसरी दुनिया के डीमन को यहाँ पर मार डालूंगा। एरिक उसे कहता है ठीक है, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है, मुझे मार डालो लेकिन उनको छोड़ देना। लियोनार्ड उसे कहता है मेरा नाम लियोनार्ड कार्टेल फ्रांसिस है, तुम्हारा नाम क्या है। एरिक उसे कहता है मेरा असली नाम रियो हानबिन है। लियोनार्ड उसे कहता है ठीक है रियो हानबिन, तो फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। और जैसे ही वो अपनी पावर्स को यूज करते हुए उसे मार
मारने लगता है। वहीं पर साना की एंट्री होती है। साना दूर से चिल्लाकर कहता है बड़े भाई, और वहीं से बड़ी स्पीड के साथ छलांग लगाता है और सीधा आकर एरिक के साथ टकराता है और सामने गिर जाता है। लियोनार्ड भी उस तरफ देखता है और कहता है अब ये कौन बेवकूफ आ गया। एरिक भी चिल्लाकर उसे कहता है बेवकूफ कहेंगे, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। लियोनार्ड कहता है अब ये बच्चा कौन है। एरिक उसे कहता है ये सिर्फ एक पागल बच्चा है जो यहाँ पर मेरे लिए आया है, तुम्हें इसको इग्नोर करना चाहिए, इसकी तरफ मत देखो। जबकि साना उठकर खड़ा हो जाता है और उसे कहता है मेरा नाम साना है और मैं दूसरी दुनिया से आया हुआ इंसान हूँ। तो यहाँ पर जितने भी लोग मरे हैं उन सभी को मैंने मारा है। और साथ ही वो अपने हाथ को ऊपर उठाकर दिखाता है कि मेरे पास आम्फिलस ब्लेसिंग का टुकड़ा है, इसी के साथ मैंने उन सभी को मारा है। मैं यहाँ पर अपने किए हुए क्राइम की सजा भुगतने के लिए आया हूँ। एरिक चिल्लाकर उसे कहता है ये तुम किस तरह की बकवास कर रहे हो, तुम्हें ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन लियोनहार्ड जल्दी से अपनी पावर्स को यूज करते हुए स्पाइरल्स बना लेता है और दोनों के सामने कर देता है और उन दोनों से कहता है तुम दोनों जरा भी मत हिलना। लियोनार्ड कहता है लगता है कि मुझे यहाँ पर काफी कुछ जानने की जरूरत है। एरिक फिर से उसे कहता है तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं है। साना कहता है और ऑफिसर मैं तुम्हें अपने बारे में सब कुछ बताऊंगा, जो भी तुम मुझसे जानना चाहते हो, दूसरी दुनिया के इंसानों के बारे में भी तुम्हारे साथ फुली कोऑपरेट करूंगा और जो भी सजा मेरी बनती है वो तुम मुझे सजा जरूर दो। हमें यहाँ पर इस रूल को खत्म करना पड़ेगा कि हमें यहाँ पर जीने के लिए मारना पड़ेगा। वो एरिक से कहता है बिग ब्रदर क्या तुम्हें मेरा वो सपना याद है, मुझे रेथिना को एक नई दुनिया बनाना है, हमें इस एंडलेस फाइटिंग को खत्म करना पड़ेगा, ये एक मीनिंगलेस फाइटिंग है हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। उसी वक्त दूर से एक आर्टिफैक्ट उड़ता हुआ आता है, ये वही बाला है कि एरिक ने ब्रैड को दिया था। इस बाले को पीछे से मार्टिन ने फेंका है। मार्टिन उस बाले को पीछे से फेंकता है जो कि सीधा आकर साना की बॉडी के आर पार हो जाता है और ये वाला सीन काफी ज्यादा इमोशनल है। एरिक और लियोनहार्ड दोनों ये देखकर बहुत ज्यादा चौंक जाते हैं कि आखिर जब ये बाला कहाँ से आ गया। उस बाले के उसकी बॉडी के आर पार होने के बाद साना वहीं पर नीचे गिर जाता है। यहीं पर मार्टिन और बाकी के सारे हंटर्स की तरफ भी दिखाते हैं। वो सारे हंटर्स ऊपर खड़े होते हैं और वो सारे एक दूसरे से कह रही होती है क्या तुम्हें वाकई में श्योर है कि ये बंदा दूसरी दुनिया का डीमन है। ऐसे कहता हाँ मैंने इसे अपनी आंखों से देखा था, इसने हमारे बहुत सारे लोगों को मारा है। यहाँ पर ये वही रिंग वाला बंदा है जिसको साना ने खुद हील किया था। को हील करने के बावजूद ये यहाँ पर इसको मरवाने के लिए अपने साथ हंटर्स को लेकर आया है। जैसे ही वो उन सभी से कहता है कि मैंने इसको अपनी आंखों से देखा है, वो सारे चलाना शुरू कर देते हैं और कहते हैं ये अभी तक जिंदा है, चलो जल्दी करो, इस पर अटैक करो, इसे मार डालो। वहाँ पर सिर्फ एक ही आवाज गूंज रही होती है किल हिम। वो सारे के सारे रथीनियन सिर्फ इसको मारना चाहते हैं क्योंकि ये दूसरी दुनिया का डीमन है। इसके अलावा उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये अच्छा है या बुरा है। साना जो कि अभी भी वहाँ पर अधमरी हालत में पड़ा है, वक्त दिखाते हैं कि वो सारे हंटर्स ऊपर से नीचे उतरना शुरू करते हैं जहाँ पर साना को मारने के लिए आ रहे हैं। एरिक चिल्लाकर साना की तरफ आगे भागने की कोशिश करता है लेकिन उसकी बॉडी बहुत ज्यादा जख्मी है इसलिए वो आगे नहीं बढ़ पाता। वो वहीं पर मुंह के बल नीचे गिर जाता है। एरिक बहुत ज्यादा गुस्से में होता है और बहुत ज्यादा उदास भी होता है। एरिक अपनी बॉडी से कह रहा होता है प्लीज मूव करो, मुझे इस वक्त तुम्हारी बहुत ज्यादा जरूरत है वरना वो साना को मार डालेंगे। तो सारे हंटर उसके बहुत ज्यादा करीब पहुँच जाते हैं। उसी वक्त साना बोलता है और एरिक से कहता है बिग ब्रो। एरिक उसकी तरफ देखता है, वो अपने हाथ को उखाड़ लेता है और उसके अंदर से आम्फिलस ब्लेसिंग के टुकड़े को निकालता है और हंसते हुए चेहरे के साथ एरिक से कहता है मुझे पता है कि मैं बहुत ज्यादा शर्मिंदा करने वाली बात कर रहा हूँ लेकिन प्लीज मेरे उस सपने को पूरा करना, एक हीरो बनना और जहाँ पर किसी भी रेथिनियन को मारकर एक विलन मत बनना। और यही साना के लास्ट वर्ड्स होते हैं। वो सारे हंटर साना के करीब पहुँच जाते हैं उसे मारने के लिए। उनके वहाँ पहुँचने से पहले ही लियोनार्ड अपनी पावर्स को यूज करते हुए साना की बॉडी को डिस्ट्रॉय कर देता है और जैसे ही वो उसे मारता है साना की बॉडी गायब हो जाती है क्योंकि वो एक दूसरी दुनिया का इंसान है। और साथ ही वो उसके हाथ से आम्फिलस ब्लेसिंग के उस टुकड़े को भी ले लेता है। फिर वो उस बाले को ऊपर की तरफ उठाता है ताकि उन सभी को दिखा सके गार्डियंस की ब्लेसिंग वाले हीरो ने दूसरी दुनिया के डीमन को मार दिया है। और वो सारे लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। फिर लियोनार्ड एरिक की तरफ देखता है और कहता है मेरी सलाह मानो तो यहीं पर पड़े रहो, ना अगली बारी तुम्हारी होगी। लेकिन एरिक फिर से उठकर खड़ा हो जाता है और चिल्लाकर उसे गाली देते हुए कहता है मैं वादा करता हूँ तुमसे कि मैं तुम्हें मार डालूंगा। लियोनार्ड के पास भी अब कोई ऑप्शन नहीं होता, तो अपने उसी भाले को रेडी करता है और एरिक को मारने लगता है। लेकिन उसी वक्त आइफर उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है क्योंकि एरिक के सामने अतीसी आकर खड़ा हो जाता है और वो उन दोनों को दोबारा फाइट करने से रोक लेते हैं। आइफर चिल्लाते हुए लियोनार्ड से कहती है अब इस फाइट को खत्म करो, तुम यहाँ पर जिसके लिए आए थे तुम्हें वो चीज मिल गई है, अब जाओ यहाँ से। अतीसी एरिक से कहता है प्लीज मुझे माफ करना कि हम लोग उसके लिए कुछ भी नहीं कर सकते, वो जा चुका है, तुम्हें यहीं पर रुकना होगा। एरिक हालांकि बहुत ज्यादा गुस्से में होता है लेकिन फिर भी वो अतीसे की बात सुनने के बाद अपने हाथ से अपनी टूटी हुई तलवार को छोड़ देता है और वहीं पर बैठकर जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देता है। लियोनार्ड पीछे की तरफ मुड़ जाता है और उनसे कहता है सिर्फ इसी बार मैं छोड़ रहा हूँ लेकिन अगली बार मैं नहीं छोड़ूंगा। फिर वो अपने लोगों को वहाँ से लेकर चला जाता है। जबकि यहीं पर लेस्ली का सीन दिखाते हैं। लेस्ली वहीं पर ऊपर खड़ी होती है, ये सब कुछ देख रही होती है कि उसकी वजह से अब साना भी मर चुका है। लेस्ली भी इस बात से काफी ज्यादा उदास होती है। तो यहाँ पर हमारे क्रिएटर प्रिजन वाले चैप्टर का एंड हो जाता है। तो नेक्स्ट सीन हमारा 7 दिन के बाद का दिखाया जाता है। हमारा कहानी सुनाने वाला आ जाता है। कहानी सुनाने वाला कहता है 7 दिन पहले जो बैटल यहाँ पर हुई थी उसके सबूत तो यहाँ पर हर तरफ दिखाई देते हैं। हर तरफ बहुत बड़ी तबाही मची है, जैसे कि यहाँ पर कोई बहुत बड़े मॉन्स्टर्स ने फाइट की हो। रेथिनियंस बहुत ही
जल्दी सब कुछ भूल जाते हैं और वो दोबारा से अपनी जिंदगी को स्टार्ट कर रहे हैं, अपने घरों को बना रहे हैं। और यहाँ पर एक दूसरे दुनिया के डीमन की और एक हीरो की फाइट हुई थी, वो लोग इस बारे में भी भूल चुके हैं, अपनी नॉर्मल लाइफ में दोबारा अपनी जिंदगी को जीना स्टार्ट कर दिया है। और इसके अलावा उस नोबलमैन जज का सीन भी दिखाया जाता है, जो कि अदालत के बाहर होता है, व्हील चेयर के ऊपर बैठा होता है और वहाँ पर बहुत सारे रिपोर्टर्स होते हैं जो कि उससे सवाल पूछ रहे होते हैं कि वहाँ पर क्या हुआ और कैसे हुआ। हमने सुना है कि क्रेटर प्रिजन से दूसरी दुनिया का इंसान भागा है जिसने ये सारी तबाही मचाई है, और हमने उड़ती हुई खबरें ये भी सुनी है क्रेटर प्रिजन के अंदर जितने भी कैदियों को रखा जाता है उनके साथ बहुत ज्यादा जुल्म किए जाते हैं, उनको ऐसी सजाएं दी जाती हैं जैसे जुर्म उन्होंने किए भी नहीं होते। इस सब बातों में कितनी सच्चाई है। जज उन सब से कहता है तुम लोगों ने जो कुछ भी सुना है वो बिल्कुल गलत सुना है, हमारी जेल में ऐसा कुछ भी नहीं होता, हमारे पास जितने भी कैदी हैं उन सभी को राइटफुली ट्रीट किया जाता है। इसके अलावा हमारे यहाँ पर कोई भी ऐसा प्रिजनर नहीं है जो कि मरा हो, बल्कि जितने भी लोग मरे हैं वो सारे के सारे हमारी जेल के गार्ड थे। सारे गार्ड्स उस दूसरी दुनिया के डीमन को पकड़ने के लिए उसके पीछे गए थे, लेकिन उस दूसरी दुनिया के डीमन ने उन सारे गार्ड्स को मार डाला। साथ ही जज एक्टिंग करते हुए उनसे कहता है तुम लोग मेरी हालत को तो देख ही सकते हो, सारे गार्ड्स मेरी प्रिजन के गार्ड्स थे और मुझे उनके लिए बहुत ज्यादा दुख है, मैं खुद भी अपनी जान को दांव पर लगा दिया, जरा मेरी हालत तो देखो। मुझे अपने गार्ड से बहुत ज्यादा प्यार था, तो दूसरी दुनिया का डीमन वहाँ पर मुझे मारने वाला था, इस कैदी ने मेरी जान बचा ली। इस कैदी का नाम लाउड एफेथियर है, क्योंकि इस कैदी ने मेरी जान बचाई है इसलिए मैं बहुत ज्यादा इम्प्रेस हुआ, मैंने इसकी सारी सजा को माफ कर दिया है। इसके अलावा मैंने इसे अपनी मिलिट्री का कमांडर भी बना दिया है। हमारे बहुत सारे हंटर्स और बहुत सारे गार्ड्स इस बैटल में मारे गए। मेरा वादा है कि मैं अपने सोल्जर्स को यूज करते हुए बाकी के जितने भी दूसरी दुनिया के डीमंस हैं उन सभी को मार डालूंगा, ताकि अपने गार्ड्स और अपने हंटर्स का बदला लिया जा सके। तो यहीं पर हम लोग अपनी एपिसोड 77 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। लेवल अप एरर की एपिसोड 78 के साथ हाजिर हूँ। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे कहानी सुनाने वाला कहानी सुना रहा होता है कि 7 दिन के बाद वहाँ पर क्या हो रहा है। 7 दिन पहले यहाँ पर एक बहुत बड़ी बैटल हुई थी जो कि लियोनहार्ड और एरिक के दरमियान में हुई थी, कि दूसरी दुनिया के डीमन यानी कि साना और अतीसी और आइफर के दरमियान हुई थी। और उसके आफ्टर इफेक्ट्स क्या हुए हैं कि 7 दिन के बाद यहाँ पर क्या कुछ बदला है और क्या कुछ नया हुआ है। तो यहीं पर कब्रिस्तान का भी सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर आइफर और अतीसे फूल लेकर आते हैं ब्रैड की कब्र पर। मार्टिन और दोनों लड़कियां भी उसके साथ ही होती है। मार्टिन उनसे कहता है तुम लोग का बहुत बहुत शुक्रिया जो तुम लोग यहाँ पर आए, मुझे पता है कि तुम लोग काफी ज्यादा बिजी हो और एरिक बहुत ज्यादा जख्मी है, लेकिन फिर भी ब्रैड की आत्मा को इससे बहुत ज्यादा खुशी होगी। मार्टिन अतीसे से पूछता है वाल्टरन वॉरियर कैसा है, क्या वो अभी तक बेहोश है, क्या वो ठीक हुआ या नहीं। अतीसे उसे कहता है हाँ उसकी कॉन्शियसनेस तो वापस आ गई है, वो ठीक है, लेकिन लगता है कि उसके जहम बहुत ज्यादा गहरे हैं और उसे हील होने में काफी ज्यादा टाइम लगेगा, और इसके अलावा उसे एक बहुत बड़ा दचका भी लगा है। अतीसे उसके लिए एक नोट छोड़कर आया होता है जिस पर उसने लिखा होता है कि तुम्हें अपने ऊपर ज्यादा दबाव डालने की जरूरत नहीं है, बस कुछ दिनों तक रेस्ट करो। एरिक अपने अंधेरे कमरे में बैठा बहुत ज्यादा डिस्पेयर में है कि दूसरी तरफ आइवर भी रोना शुरू कर देती है और कहती है ब्रैड अगर मैं उस वक्त तुम्हें छोड़कर नहीं जाती और इन दोनों बहनों को ढूंढ कर ले आती और ये तुम्हें हील करती, शायद तुम्हारी जान बच जाती, पर मैं उस दूसरी दुनिया के डीमन के पीछे नहीं जाती तीसरे को बचाने के लिए, आज तुम जिंदा होते। वो दोनों बहनें जल्दी से आगे बढ़ती हैं और उसके गाल खींचते हुए कहती हैं आइवर क्या तुम्हें लगता है कि ब्रैड को इस बारे में नहीं पता था? ब्रैड को ये सब कुछ अच्छी तरह से पता था कि वो वहाँ पर मरने वाला है, लेकिन इसके बावजूद उसने तुम्हें वहाँ से जाने दिया। ब्रैड तुम्हारे बारे में बिल्कुल ठीक सोचता था, उसे लगता था कि तुम एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग लड़की हो, लेकिन तुम यहाँ पर एक बच्ची की तरह रो रही हो, वो तुम्हें इस तरह देखेगा तो क्या सोचेगा? तो उसने गलत सोचा था तुम्हारे बारे में, शायद इसी वजह से तुम बुरे लोगों को हरा नहीं पाती जो तुमसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। वो रोते हुए अपने आंसू पोंछती है और कहती है क्या ब्रैड मेरे बारे में ऐसा सोचता था? मैं बहुत ही जल्दी अपने आप को लेवल अप करूंगी और सारे बुरे इंसानों को हरा दूंगी, अभी दूसरी दुनिया के डीमंस है मैं सभी को मार डालूंगी। फिर साथ ही आइवर मुस्कुराना शुरू कर देती है। ब्रैड का वो बाला भी वहीं पर होता है। मार्टिन उस बाले को उठाता और कहता है लोग इस बाले को वाल्टरन वॉरियर को वापस करना चाहते थे क्योंकि ब्रैड को ये उसी ने दिया था, लेकिन अब जबकि वाल्टरन वॉरियर यहाँ पर नहीं है तो तुम इस बाले को ले सकते हो और जाकर उसे हमारी तरफ से वापस दे देना। फिर उस बाले को देखकर कहती है ये तो ब्रैड का आर्टिफैक्ट है, हम ये कैसे ले सकते हैं? और साथ ही वो सोच रही होती है हम इसे एरिक के सामने लेकर नहीं जा सकते, इसी से साना की मौत हुई है, इसे देखते ही वो पागल हो जाएगा। तीसरे उनसे कहता है प्लीज हमें माफ करना, लेकिन हम इस आर्टिफैक्ट को नहीं ले सकते क्योंकि तुम सभी लोग ब्रैड की पार्टी के मेंबर हो, तो तुम इसे यूज कर सकते हो। हमारी पार्टी में तो कोई स्पीयर यूज करने वाला भी नहीं है और हम लोग इसे इस्तेमाल नहीं कर सकते। मार्टिन उनसे कहता है ब्रैड ने कहा था कि ये वाला बाला वाल्टरन वॉरियर ने उसे कुछ टाइम के लिए उधार दिया है और ये उसे वापस करना है ताकि वो स्ट्रॉन्ग नहीं बन जाता। उसने इस बाले को सिर्फ इसी मकसद के लिए यूज किया था, पावरफुल मॉन्स्टर्स को मारकर अपने आप को लेवल अप करने के लिए। हम लोग इस बाले को अपने पास नहीं रख सकते क्योंकि हम लोग भी इसे यूज नहीं कर सकते, प्लीज इसे अपने साथ ले जाओ ब्रैड की निशानी के तौर पर, इसे हमेशा संभाल कर रखना। तीसरे और आइवर ना चाहते हुए उसके हाथ से वो बाला ले लेते हैं और वापस आ जाते हैं। तीसरे कहता है हमें ये बाला
भाला उनसे लेना ही पड़ा, लेकिन चलो उन्होंने ये तो इजाजत दे दी कि अगर हम लोग चाहें तो इस भाले को बेच सकते हैं, लेकिन हमारी पार्टी में से कोई यूज नहीं कर सकता, तो चलो ठीक है इसे बेच देते हैं। आइफर और अतीसे अपना चेहरा लटकाए हुए चलते हुए जा रहे होते हैं। आइफर अतीसे से कहती है, क्या तुम्हें लगता है कि हमारा हानबीन मिस्टर मार्टिन से नफरत करता है कि उसने साना को मारा है? अतीसे उसे कहता है, मैं इस बारे में श्योर नहीं हूँ, मुझे इतना तो पता है कि वो मिस्टर मार्टिन को बुरा जरूर कहेगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो उससे नफरत कर सकता है। इसी वजह से मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ क्योंकि वो मार्टिन से नफरत नहीं कर सकता। मार्टिन एक रथीनियन है, दूसरी दुनिया को डीमंस को गाइडलाइन सिस्टम डीमन बनाता है, की वजह से रथीनियंस ने साना को मारा है। अगर एरिक किसी से नफरत करता है तो वो गाइडलाइन से करता है। अतीसे उसे कहता है, चलो पहले मेडन के पास चलते हैं और जाकर उससे पूछते हैं कि इसके बदले में कोई दूसरा आर्टिफैक्ट मिल सकता है या नहीं। फिर वो दोनों ही मेडन के पास चले जाते हैं। वो दरवाजा खोलकर जैसे ही अंदर जाते हैं तो अंदर ब्लड पड़ा होता है। वो दोनों ब्लड को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और भागते हुए मेडन के पास जाते हैं। मेडन सामने बैठी होती है और उसके सामने एक नाइफ पड़ा होता है और साथ में एक स्क्रोल होता है। नाइफ के ऊपर ब्लड लगा होता है और मेडन वहाँ पर अपना सर झुकाकर बैठी होती है जैसे किसी ने उसके ऊपर अटैक किया हो। आइफर अतीसे भागते हुए उसके पास आते हैं और उससे पूछते हैं क्या हुआ। मेडन उनकी तरफ देखती है और कहती है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, मेरे साथ कुछ भी नहीं हुआ। लेस्ली जहाँ पर आई थी। लेस्ली का नाम सुनते ही आइफर और अतीसे भी काफी हैरान हो जाते हैं, वो यहाँ पर क्या करने के लिए आई होगी। तो यहीं पर बैकग्राउंड सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मेडन के हाथ में नाइफ होता है, उसके सामने लेस्ली खड़ी होती है और ये वाला स्क्रोल लेस्ली के पास होता है। लेस्ली उसे कहती है, तुम अच्छी तरह से जानती हो कि तुम मुझे मार नहीं सकती और न ही तुम मुझे धोखा दे सकती हो, क्योंकि तुम्हारे ऊपर कर्स मैजिक को मैंने प्लेस किया था और इस वक्त मैं तुम्हारी मालकिन हूँ। अगर तुम मुझे धोखा देने के बारे में सोचोगी भी तो तुम उस कर्स मैजिक से मर जाओगी। लेस्ली के हाथ में जो स्क्रोल होता है उसके ऊपर मेडन का ब्लड लगा होता है। ये स्पेशल कर्स ब्लड मार्क मैजिक है। लेस्ली उसे कहती है, इसके ऊपर लगा हुआ ब्लड ये तुम्हारा है, तब तक ये ब्लड इसके ऊपर मौजूद है, तुम मुझे धोखा नहीं दे सकती। अगर तुम मुझे मारने की कोशिश भी करोगी तो तुम खुद मर जाओगी। पता नहीं मेडन ने यहाँ पर उसे ऐसा क्यों कहा, लेकिन वो चिल्लाकर उसे कहती है, मुझे याद है ये वाला ब्लड मार्क तुमने मेरे ऊपर लगाया था, इस मैजिक को तुमने मेरे पर कास्ट किया था और तुमने मुझे अपना नाम भी नहीं बताया। तुम इसका नाम जानकर क्या करोगी? मेडन उसे कहती है, मैं तुम्हारे सामने अपनी लॉयल्टी को कैसे प्लेज कर सकती हूँ, तुमने ये सब कुछ मुझसे जबरदस्ती करवाया था, उसके बाद तुम मुझे अकेला छोड़कर चली गई। इसलिए उसे कहती है, तुम हमारे लिए सिर्फ एक मोहरा थी, यही तुम्हारी किस्मत है। लेस्ली अपना हाथ आगे बढ़ाती है और उसके नाइफ के साथ अपने हाथ को जख्मी करती है जिससे ब्लड निकलता है और वो स्क्रोल के ऊपर अपने ब्लड को डालती है। जैसे उसका ब्लड उसके ऊपर पड़ता है वो मैजिकल स्पेल हट जाता है। लेस्ली उसे कहती है, तुम्हारी बॉडी के ऊपर जो मैंने मार्क छोड़ा था अब वो खत्म हो चुका है, तुम आजाद हो, अब तुम जो चाहे वो कर सकती हो, तुम्हारा कोई भी मालिक नहीं है। मेडन उसे कहती है, लेकिन तुम ऐसा कर क्यों रही हो? लेस्ली उसे कहती है, बिल्कुल तुम्हारी तरह मेरी बॉडी के ऊपर भी किसी ने ये स्पेल कास्ट किया हुआ है, इसलिए मैं तुम्हारे दर्द को अच्छी तरह समझ सकती हूँ। फिर इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है। फिर हमारा सीन प्रेजेंट में आ जाता है। आइफर अतीसे से कहती है, मिस्टर अतीसे क्या ये स्क्रोल असली है? अतीसे उस स्क्रोल की तरफ देखता और कहता, हाँ ये असली है, मैं इस तरह के मैजिक स्क्रोल को पहली बार देख रहा हूँ। लगता है कि ये भी थिंकर्स ग्रुप में से किसी हायर ऑफिशियल का काम है। नेक्स्ट सीन अतीसे के घर का दिखाया जाता है। एरिक अभी भी अंधेरा करके अपने रूम में बैठा होता है। एरिक बैठा बैठा सोच रहा होता है, जब भी मैं अपनी तलवार को घुमाता था रॉक माउंटेन एरिया के अंदर तो मेरे सामने जितने भी मॉन्स्टर्स होते थे वो सारे मर जाते थे, चाहे वो हेलडॉग का साइज कितना ही बड़ा क्यों ना हो। ये सिर्फ एक बार तलवार घुमाने से सारे मसले हल हो जाते थे। उसके बाद मैं यहाँ पर रेथिना कॉन्टिनेंट में आया, यहाँ पर भी अपनी तलवार को घुमाने से मेरा दुश्मन कितना ही स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, मैंने उसे मार डाला, मैंने इस बहुत सारे मॉन्स्टर्स को मारा, लेकिन अब मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं इस बुरी फीलिंग को अपने से दूर कैसे करूँ। वहाँ पर अपनी फुल स्ट्रेंथ को यूज कर दिया, लेकिन फिर भी मैं साना को नहीं बचा पाया। एरिक अपने आप से सवाल पूछता है, क्या मुझे क्या करना चाहिए? क्या मुझे चर्च ऑफ डार्कनेस के उस ऑफिसर को मार देना चाहिए, यानी लियोनहार्ड को, या फिर मुझे जाकर मार्टिन को मारना चाहिए जिसने बाला फेंक कर साना को मारा था, क्योंकि ब्रैड की मौत का बदला ले रहा था। और अगर मैं ये दोनों काम नहीं कर सकता तो फिर मैं तुम्हें मार डालता हूँ। उसने आर्मफ्लेस ब्लेसिंग के टुकड़े को साना की बॉडी में डाला था और उसे एक मॉन्स्टर बना दिया। उसी वक्त लेस्ली को भी दिखाते हैं। लेस्ली भी उसके पास ही रूम में खड़ी होती है। लेस्ली उसे कहती है, हाँ तुम्हें मुझे मारना चाहिए, ये सारी मेरी गलती है और मेरी वजह से वो मारा गया। एरिक जल्दी से आगे बढ़ता है और उसके साथ वाली दीवार पे पंच मारते हुए दीवार को तोड़ देता है। एरिक उसे कहता है, तुम सभी लोग इस तरह परेशान क्यों हो, तुम सभी लोग इतने ज्यादा उदास क्यों हो? साना मेरी वजह से मरा है, मैं उससे किया हुआ वादा पूरा नहीं कर सका। उस ऑफिसर के साथ मुझे जाना चाहिए था, लेकिन मेरी जगह पर वहाँ पर साना आ गया। उस ऑफिसर के साथ मेरी फाइट बनती नहीं थी, मुझे उसके साथ फाइट करना ही नहीं चाहिए थी। वो बंदा जिसने अपनी सारी जिंदगी अकेले काट दी और उसके पास एक ख्वाब था, एक ड्रीम था, एक रेथिना बेहतर दुनिया बनाने का, लेकिन मरते वक्त वो मुस्कुरा रहा था, जैसे कि वो मुझसे कह रहा हो कि ये किसी की भी गलती नहीं है, मुझे यहाँ पर अपना सेक्रीफाइस दे रहा हो, इसलिए यहाँ से दफा हो जाओ, मेरी नजरों के सामने कभी मत आना। क्योंकि वो चाहता था मैं एक हीरो बनूं और कभी भी किसी को ना मारूं। अब मैं तुम्हें मारकर एक विलन नहीं बनने वाला। लेस्ली उसे कहती है, ये फाइट तो कभी भी खत्म नहीं हो सकती, क्योंकि फाइट को रोकने वाले ही इस फाइट को जारी रखना चाहते हैं। मैं इस बारे में पता भी नहीं है सबके पीछे कौन है। और उसी वक्त उसकी कमर के पीछे दिखाते हैं कि उसके ऊपर जो ब्लड मार्क होता है, जो कर्स मैजिक है, वो एक्टिवेट हो जाता है। क्योंकि लेस्ली यहाँ पर
अपने कास्टर को यानी जिनोविया को धोखा देने वाली है और जैसे ही वो जिनोविया का नाम लेगी वो स्पेल कास्ट हो जाएगा और वो यहीं पर मर जाएगी। लेस्ली एरिक से कहती है क्या तुम्हें पता है कि हम सभी के मरने पर वो सभी लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं। उन लोगों ने मुझे इस बारे में नहीं बताया कि वो आर्मफ्लेश ब्लेसिंग के साथ क्या करने वाले हैं। बस मुझे एक मिशन दिया गया था कि हमें आर्मफ्लेश ब्लेसिंग के टुकड़ों को इकट्ठा करना है। हमने एक फेक ग्रुप बनाया जिसे ग्रेट अर्थ का नाम दिया गया। हालांकि ग्रेट अर्थ जो रियल ग्रुप था उसे पहले से डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। एरिक उसकी तरफ देखता है तो उसकी आंखों और उसके मुंह से भी ब्लड निकल रहा होता है। उससे कहता है तुम्हारे साथ क्या हो रहा है। लेस्ली उसे कहती है मैं तुम्हें उनके नाम बताऊंगी। इन लोगों ने ये सब कुछ किया है। उसके बाद ये फैसला तुम्हारा है, क्या तुम्हें उनके साथ फाइट करनी है फिर अपनी सारी जिंदगी छुप कर गुजारनी है। लेकिन तुम्हें उनके नामों को बहुत ही गौर से सुनना होगा क्योंकि मैं तुम्हें दोबारा ये बता नहीं पाऊंगी। जैसे ही मैं उनके नाम लूंगी मेरी बॉडी के अंदर से फट जाएगी और मैं यहीं पर मर जाऊंगी। एरिक उसकी बात सुनने के बाद सोच रहा होता है ये मुझे ग्रेट अर्थ का सीक्रेट बताने वाली है। इसके कहने का क्या मतलब है कि ग्रेट अर्थ ग्रुप के पीछे भी कोई बहुत ही पावरफुल है जो कि रेथिना कॉन्टिनेंट से है। एरिक ये बात सुन के काफी खुश होता है कि ये मुझे बताने वाली है। कहता है अगर मैं उन सभी कमीनों को मार डालता हूँ ये सारी फाइट खत्म हो जाएगी। लेकिन जैसे ही लेस्ली उसे कहती है कि मैं तुम्हें ये दोबारा नहीं बता पाऊंगी क्योंकि मैं जैसे तुम्हें ये नाम बताऊंगी मैं मर जाऊंगी। एरिक को यहीं पर साना की आखिरी बात याद आती है। साना ने उससे कहा था कि तुम्हें एक हीरो बनना है। हीरो तो सभी की जान बचाता है। इसलिए जैसे ही उसे नाम बताने लगती है एरिक अपने मुंह पर एक जबरदस्त थप्पड़ मारता है। लेस्ली भी इस बात से काफी ज्यादा हैरान हो जाती है कि अब इसको अचानक क्या हो गया। फिर एरिक वहीं पर नीचे बैठ जाता है। लेस्ली उसे कहती है तुम्हें क्या हुआ। एरिक उसकी तरफ देखता है और उसे कहता है प्लीज मुझे माफ कर देना, मैंने तुम्हारी बात को बीच में ही काट दिया लेकिन मुझे लगता है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तुम मुझे फिर किसी दिन ये बात बता सकती हो। आइफर और अतीसे भी वहीं पर आ जाते हैं। एरिक उनसे कहता है प्लीज मुझे माफ कर देना, लगता है कि अब मेरा दिमाग अब मेरे कंट्रोल में आ चुका है। और फिर नेक्स्ट सीन में एरिक को दिखाते हैं। एरिक उन सभी के लिए अपनी दुनिया का बहुत सारा खाना बनाता है और उनके ऊपर मसाले भी छिड़क रहा होता है। बहुत सारा खाना बनाने के बाद वो टेबल पर रखते हैं और यहाँ पर तो पार्टी शुरू हो गई है। अतीसे उस मीट को खाता और कहता है इसने तो मीट को बहुत ही अच्छे से ग्रिल किया है, लगता है कि पिछले कई सालों से ये यही काम करता रहा है। अगर उसका भुना हुआ मीट इतना ही ज्यादा टेस्टी है तो फिर एरिक को ढाबा खोल लेना चाहिए। आइफर भी काफी ज्यादा खुश होती है और कहती है हाँ इसका मीट तो बहुत ही अच्छे से ग्रिल है, जबकि एरिक भी उनके पास ही बैठा मुस्कुरा रहा होता है। एरिक उनसे कहता है पिछले 20 साल तक मैं सिर्फ मीट ही खाता रहा हूँ, इसलिए मुझे मीट को ग्रिल करना बहुत ही अच्छे से आ गया है। आइफर कहती है तो आज तो मैं पेट भर कर खाऊंगी क्योंकि ये मीट बहुत ज्यादा मजेदार है। यहीं पर लेस्ली टेबल के ऊपर हाथ मारती है और उठकर खड़ी हो जाती है और कहती है तुम सब लोग कर क्या रहे हो। एरिक उसे कहता है तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा, हम लोग यहाँ पर साना की बात को पूरा कर रहे हैं। उसने कहा था कि मैं दूसरी दुनिया के इंसानों और रेथिनियंस के दरमियान में प्यार मोहब्बत को बढ़ाना है और सभी लोग मिलजुल कर रहेंगे। लेस्ली कहती है तो इसी वजह से तुम लोग यहाँ पर घर घर खेल रहे हो। बात करना बहुत ज्यादा आसान है लेकिन इसका प्रैक्टिकल बहुत ज्यादा मुश्किल है। तब तक वो लोग जिंदा हैं जिन लोगों की वजह से ये सब कुछ हो रहा है, तब तक तुम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। रेथिना नहीं बदल सकता। अगर तुम्हें उन लोगों की ट्रू आइडेंटिटी के बारे में नहीं पता चलेगा तो फिर तुम लोग उन्हें मारोगे कैसे। मुझे उनकी आइडेंटिटी के बारे में पता है, मैं तुम्हें बता सकती हूँ। ऐसे ही वो उनको बताने लगती है। अतीसे उसे कहता है तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है कि तुम किसका नाम लेने वाली हो। वो कहता है जिनोविया दी आर्चमेज। इसलिए उसकी बात सुनते ही बिल्कुल खामोश हो जाती है। तो यहाँ पर अतीसे को इस बारे में पता चल चुका है कि थिंकर्स के ग्रुप में से जिनोविया दी आर्चमेज जो कि एक बड़ी हीरो है वो इस ग्रेट अर्थ को चला रही है। अब आगे क्या होने वाला है ये हम एपिसोड 79 में देखेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। रिवेंज सीकर की एपिसोड 79 के साथ हाजिर हूँ। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था एरिक, अतीसे और आइफर तीनों टेबल के इर्द गिर्द बैठे होते हैं जबकि लेस्ली भी उनके साथ ही होती है। एरिक उन सभी के लिए ग्रिल मीट बनाता है और उसने बहुत ही अच्छे से उस मीट को ग्रिल किया होता है। वो सारे वहीं पर बैठकर पार्टी मना रहे होते हैं जबकि लेस्ली उनसे कहती है ये सब कुछ तुम लोग क्या कर रहे हो, हमें तो यहाँ पर इस सभी को खत्म करना होगा। ये सब कुछ कभी भी खत्म नहीं होगा जब तक तुम्हें रियल आइडेंटिटी के बारे में पता नहीं चलता कि किन लोगों ने ये सब कुछ किया है और मैं उनके बारे में बता सकती हूँ। लेकिन एरिक भी ये बात नहीं चाहता कि लेस्ली उसे उनके बारे में बताए कि अगर लेस्ली ने उसे उनके बारे में बता दिया तो उसकी बॉडी के ऊपर जो स्पेल है वो कास्ट हो जाएगा और वो वहीं पर मर जाएगी। और यहीं पर अतीसे उसे कहता है तुम्हें मैं बताने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है कि ये किसने किया है। तो यहाँ पर जिनोविया दी आर्चमेज का नाम लेता है। वो कहता है मुझे पता है कि ये सब कुछ जिनोविया ने किया है। अतीसे लेस्ली से कहता है क्योंकि दूसरी दुनिया से जितने भी इंसान यहाँ पर आते हैं जो कि मैजिशियंस क्लास के होते हैं वो यहाँ पर सिर्फ उन्हीं मैजिक का यूज कर सकते हैं क्योंकि पहले के बने हुए मैजिक हैं। लेकिन तुम्हारी बॉडी के ऊपर जो सील है वो एक नया मैजिक है। यहाँ पर नए मैजिक को सिर्फ और सिर्फ जिनोविया ही क्रिएट कर सकती है क्योंकि वो एक आर्चमेज है। हालांकि थिंकर्स ग्रुप में से बहुत सारे ऐसे मैजिशियंस हैं जो कि नए मैजिक्स को क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन तुम्हारी बॉडी के ऊपर जो सील है ये बहुत ही स्पेशल है क्योंकि मैंने उस सील वाले स्क्रोल पेपर को देखा है जो कि तुम मेडन के पास छोड़कर आई थी और मुझे लगता है कि स्पेशल मैजिक को सिर्फ जिनोविया ही बना सकती है और कोई नहीं। लेस्ली उसकी बात सुनने के बाद सोच रही होती है ये कैसे हो सकता है। हम लोगों ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए अपने ऊपर से सील को हटाने की ताकि हमें जिनोविया के लिए सारे बुरे काम न करने पड़े, लेकिन
लेकिन लगता है कि अतीसे ने इसका तोड़ निकाल लिया है। लेस्ली उससे पूछती है तो क्या तुमने इस टेक्निक को देख लिया, क्या तुम्हें इसको तोड़ना आता है? आइवर उसे कहती है हमारा अतीसे बहुत ही समझदार है, जो एक बहुत ही अच्छा मैजिशियन है। क्या तुम्हें पता है कि वो मेडन वाला घर, भूतिया घर के अंदर तुम लोगों ने जो सील लगाई हुई थी, उस सील को भी अतीसे ने ही ब्रेक किया था। अतीसे लेस्ली से कहता हाँ मैं तुम्हारे मैजिक को तोड़ सकता हूँ, लेकिन फिलहाल तो मेरा लेवल बहुत ज्यादा लो है, मैं इतने हाई लेवल के मैजिक को परफॉर्म नहीं कर सकता। एरिक उनसे कहता है जब मैं एलिजेंड्रो के साथ फाइट कर रहा था, तब उसने फाइट के दौरान जब उस ऑर्फेनस ब्लेसिंग को यूज करने की बारी आई, तब उसने कहा कि ये टुकड़ा वो किसी और को देना चाहता था। मुझे लगता है कि यहाँ पर भी उन हीरोज की बात हो रही होगी, और मुझे लगता है कि ड्रैगन नेस्ट के ऊपर भी यही मैजिक यूज किया गया होगा। आइवर कहती है और एलिजेंड्रो ने कहा था कि उसे ये ड्रैगन नेस्ट दिया गया है। तीसियन से कहता है मुझे लगता है कि जितने भी ड्रैगन नेस्ट है, इन सभी को गैराहान कंट्रोल कर रहा है, क्योंकि ड्रैगन्स के रिलेटेड जितनी भी इन्फॉर्मेशन है उस सभी को गैराहान कंट्रोल करता है। वो तीनों यहाँ पर आपस में सारी बातें करने के बाद अपने इस नतीजे पर पहुँचते हैं। वो कहते हैं तो इसका मतलब तो ये हुआ कि जिनोविया दी आर्चमेज और गैराहान दी टेरिबल ये दोनों ही सब में शामिल हैं, और ये जो ग्रेट अर्थ का फेक ग्रुप है ये इन दोनों ने बनाया है और यही इसको लीड कर रहे हैं। वो तीनों लेस्ली की तरफ देखते हैं। लेस्ली उनकी बात सुनने के बाद खामोश होती है। तीनों कहते हैं लेस्ली ने आगे से कोई भी जवाब नहीं दिया, इसका मतलब तो यही है कि हम लोगों ने सही नतीजा निकाला है, क्योंकि अगर लेस्ली कहेगी कि हाँ ये ऐसी बात है तो ये मर जाएगी। लेस्ली भी इस बात से काफी हैरान होती है और सोच रही होती है मेरी सील अभी तक एक्टिवेट नहीं हुई, इसका मतलब हम लोग इसी तरह इशारों में बात कर सकते हैं। तो इन लोगों को गैराहान और जिनोविया के बारे में पता चल चुका है। लेस्ली उनसे कहती है तुम्हें लगता है कि उन्होंने इस सील को इस तरह बनाया होगा कि वो आसानी से पकड़े जाएं? आइवर उसे कहती है तुमने तो कहा था कि एक रेथीनियन और एक दूसरी दुनिया के इंसान के दरमियान में बातचीत होना बहुत ज्यादा मुश्किल है, वो दोनों एक दूसरे के साथ बातचीत नहीं कर सकते। इसी वजह से हमारा शक और भी ज्यादा गहरा हो रहा है कि हमें लगता है कि वही हीरोज हैं, क्योंकि दूसरी दुनिया के डीमंस के साथ बात कर सकते हैं, लेकिन हमें तो दूसरी दुनिया के इंसानों के साथ बात करने की आदत पड़ चुकी है। और यहीं पर एरी की तरफ दिखा रहे होते हैं। इसलिए उनकी बात सुनने के बाद एरी की तरफ देखती है और कहती है ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तुम्हारे कहने का क्या मतलब है कि ये बंदा जो यहाँ पर बैठा हुआ है ये एक वॉल्टरन वॉरियर नहीं है, बल्कि ये एक दूसरी दुनिया का इंसान है, बिल्कुल मेरी तरह, क्योंकि पहले तो कभी भी ऐसा नहीं हुआ एथेना कॉन्टिनेंट में किसी लेवल 5 के हंटर को लाया गया हो जो दूसरी दुनिया से हो, तो हर एंगल से एक वॉल्टरन वॉरियर ही लगता है। एरिक उसे अपनी बात को साबित करने के लिए उसे कहता है क्या तुम्हें किमची और के पॉप के बारे में पता है? लेस्ली उसकी बातें सुनने के बाद काफी ज्यादा हैरान हो जाती है, क्योंकि लेस्ली को किमची के बारे में पता है कि किमची प्लेनेट अर्थ की डिश है। आइवर कहती है मुझे भी किमची के बारे में नहीं पता, ये किमची क्या होती है? अतीसे उसे कहता है हानबिन ने मुझे किमची के बारे में बताया था कि जहाँ वो रहता था वहाँ पर किमची नाम की एक डिश हुआ करती थी। हानबिन उनसे कहता हाँ वो बहुत ही स्पाइसी डिश होती है, अगर तुम उसे खाओगे तो तुम अपनी उंगलियां भी चाटते रह जाओगे। आइवर उसे कहती है तुम्हारी इस किमची के बारे में सुनकर तो लगता है जैसे कि एल्व्स उसे खाते होंगे। तीसी उसे कहता अब इस बात का क्या मतलब है, इन दोनों का तो कोई जोड़ ही नहीं बनता। और वो सारे यहीं पर हंस कर बातें कर रहे होते हैं और अपनी बातों को डिस्कस कर रहे होते हैं। हानबिन लेस्ली से पूछता है लेस्ली तुम कहाँ से आई हो? लेस्ली उसे बताती है कि मैं फ्रांस से आई हूँ। तो यहीं पर हमारा नया चैप्टर स्टार्ट होने वाला है। अतीसे कहता है ये चारों हीरोज कॉम्प्लेक्स ब्लेसिंग के टुकड़ों को इकट्ठा कर रहे हैं, क्योंकि वो इस सब से कुछ बहुत ही बड़ा करने वाले हैं, लेकिन हमें इस बारे में नहीं पता कि वो लोग इससे क्या करने वाले हैं और उन्होंने इसको कहाँ पर रखा हुआ है। लेकिन कम से कम एक बात तो अच्छी है कि उन 4 हीरोज में से एक हीरो जिसका नाम बैरोल्ड स्वर्ड किंग है वो इनके साथ नहीं है, उसके बारे में किसी को भी नहीं पता कि वो कहाँ पर है, लेकिन बाकी के तीनों इस सब में शामिल हैं। उनमें से भी 2 हीरोज के बारे में नहीं पता, उनकी लोकेशन अननोन है, यानी कि गैराहान और जिनोविया वो दोनों ही पिछले कुछ अरसे से गायब हैं। उनके बारे में किसी को नहीं पता कि वो कहाँ पर है, लेकिन एक के बारे में पता है। हमें पता है कि हुलियान इस वक्त कहाँ पर है, वो अपनी फेरीलैंड में है यानी एलेंडिया में। तो यहीं पर उनके पास मैप भी दिखाया जाता है। अतीसे कहता है हमें यहाँ पर इस सिटी से वहाँ तक पहुँचने में, एलेंडिया के फेरी किंगडम तक पहुँचने में पूरे 2 महीने लगेंगे। रास्ते में बहुत सारी डंजन्स भी हैं और उन डंजन्स के अंदर बहुत ही पावरफुल मॉन्स्टर्स हैं। रास्ते में उन मॉन्स्टर्स को मारते जाएंगे ताकि हम लोग अपने लेवल को अप कर सकें। एरिक यहीं पर गाड़ी के ऊपर अपना सामान बांध रहा होता है। लेस्ली उसके पास खड़ी होती है। लेस्ली उसे कहती है मैंने तुम्हें जितनी भी इन्फॉर्मेशन दी है वो तुम्हारे किसी भी काम नहीं आएगी, क्योंकि जितनी भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो तो मैं तुम्हें दे नहीं सकती, क्योंकि आपने उस मैजिकल स्पेल की वजह से। लेकिन अगर मेरी बात मानो तो मैं तुमसे यही कहूंगी कि वहाँ पर उन हीरोज के साथ फाइट करने का मतलब यही है कि तुम लोग एक सुसाइड मिशन पर जाने वाले हो। हानबिन उसे कहता है ये बात तो मुझे भी अच्छी तरह से पता है, एक हीरो के साथ फाइट करने के बाद मुझे पता चल चुका है मैं अभी इतना ज्यादा ताकतवर नहीं हूँ कि मैं उनका मुकाबला कर सकूँ, और बाकी के चारों हीरोज तो लियोनहार्ड के मुकाबले में बहुत ज्यादा पावरफुल है, इसलिए मुझे बहुत ही जल्दी अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाना होगा और लेवल अप करना होगा, सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि उन दोनों को भी, क्योंकि वो लोग भी मेरा साथ देने वाले हैं और उनकी पावर का भी बढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। हानबिन लेस्ली से कहता है हम लोग बहुत ज्यादा वीक हैं, तो इसका मतलब हमें अपने नंबर को बढ़ाना होगा, हमें और कुछ साथियों की जरूरत होगी। और वो लेस्ली से पूछता है लेस्ली तुम क्या करने वाली हो, क्या तुम हमारे साथ चल सकती हो? अगर तुम हमारा साथ देना चाहो तो हम तुम्हें अपने ग्रुप में ले लेंगे। लेस्ली उसकी बात सुनने के बाद बहुत ज्यादा चौंक जाती है, लेकिन यहाँ पर लेस्ली से कोई भी जवाब नहीं देती। नेक्स्ट सीन हमारा मिस्टर लाउड का दिखाया जाता है। मिस्टर लाउड जज के ऑफिस में बैठे होते हैं और जज की कुर्सी के ऊपर बैठे होते हैं।
जबकि जज उसके सामने उसके पाँव पकड़कर रो रहा होता है और उसे कहता है प्लीज मेरी हेल्प कर दो। मिस्टर लाउड उसे कहते हैं तुम्हारे कहने का ये मतलब है कि तुमने डिपार्टमेंट में बहुत सारी रिश्वत देने के बाद मेरी सजा को माफ करवा दिया है और अब मैं क्रिमिनल नहीं रहा। और साथ ही उन सभी को भी इस बारे में पता चल चुका है कि तुमने यहाँ पर मुझे एक दूसरी दुनिया का डीमन बनाकर अरीना में फाइट करवाई थी, जबकि मैं एक रेथिनियन हूँ, मैं एक दूसरी दुनिया का डीमन नहीं हूँ। और तुम्हारी इस झूठी खबर के बारे में चर्च ऑफ डार्कनेस वालों को पता चल चुका है। इसी वक्त बाहर भी दिखाते हैं चर्च ऑफ डार्कनेस के 2 ऑफिसर वहाँ पर आए होते हैं जज को पकड़ने के लिए। मिस्टर लाउड से कहते हैं तो तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि ये लोग तुम्हें पकड़कर ले जाएंगे और जाकर तुम्हें इन्वेस्टिगेट करेंगे, इसलिए तुम मुझसे चाहते हो कि मैं उनके सामने इस बात की गवाही दूं। ये सिर्फ और सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग है, तुमने जानबूझकर कुछ भी नहीं किया, तुम्हें इस बारे में नहीं पता था कि मैं एक रेथिनियन हूँ। जज उसके पाँव पकड़कर बैठा होता है और अपनी बुरी सी शक्ल बनाकर उसे कहता है प्लीज मेरी मदद कर दो, वरना ये चर्च ऑफ डार्कनेस के ऑफिसर मुझे पकड़कर ले जाएंगे। और देखो मैंने तुम्हें अपने सारे गार्ड्स का हेड भी बना दिया है, यानी उनका कैप्टन बना दिया है, प्लीज मेरी हेल्प कर दो। तुमने जैसा कहा था मैंने बिल्कुल वैसा ही किया, तुम्हारी सजा भी माफ करवा दी। तुम तो एक हीरो बनना चाहते हो, तुम एक हंटर हो, प्लीज मेरी जान बचा दो। मिस्टर लाउड बड़े ही एक्शन के साथ उसे कहते हैं तुम्हें तो पता ही होगा कि मैं बहुत ही जस्टिस वाला इंसान हूँ, मैं हमेशा इंसाफ करता हूँ, मैं एक बहुत ही अच्छा हंटर हूँ, इसलिए मैं तुम्हारी जान जरूर बचाऊंगा। चलो ठीक है मैं तुम्हारे लिए ऐसा कर दूंगा, लेकिन तुम्हें इसके बदले में मुझे 20 मिलियन एक्स देने होंगे। एक्स का तो आपको याद ही होगा कि ये रेथिना की करेंसी है। जज चिल्लाकर उसे कहता है इतनी ज्यादा मैं कहाँ से लेकर आऊंगा, तुम्हें क्या लगता है कि मेरे पास कोई बहुत बड़ा भंडार पड़ा हुआ है। उसी वक्त जज के दरवाजे पे नॉक होती है और ऑफिसर उसे कहते हैं हम यहाँ पर गॉडेस ऑफ डार्कनेस के कहने पर आए हैं, मैं इन्वेस्टिगेट करने के लिए, जल्दी से दरवाजा खोलो और हमारे साथ कोऑपरेट करो। बहुत ज्यादा घबरा जाता है और मिस्टर लाउड से कहता है अच्छा ठीक है मैं तुम्हें 20 मिलियन एक्स दे दूंगा, लेकिन प्लीज इनसे मेरी जान बचा लो। वो उसे साथ वाले कमरे में जाकर छोड़ देते हैं और कहते हैं तुम यहीं पर इंतजार करो, पहले मैं उनके साथ बात करता हूँ और जैसे मौका आएगा तुम बाहर आकर उनसे कहना कि सिर्फ एक गलत फहमी थी। तो जज उसे अंदर छोड़ने के बाद दरवाजा बंद करके वापस चला जाता है उन ऑफिसर्स के लिए दरवाजा खोलने के लिए। मिस्टर लाउड बहुत ज्यादा खुश होते हैं और हंसते हुए कहते हैं कि अब मेरी किस्मत बदलने वाली है, एक तो मेरे ऊपर जितने भी इल्जाम थे वो सारे हट चुके हैं और अब मुझे कोई दूसरी दुनिया का डीमन भी नहीं कहेगा और ऊपर से मुझे बहुत सारा पैसा भी मिलने वाला है। उसी वक्त मिस्टर लाउड को आवाज आती है, वो ऑफिसर दरवाजा तोड़कर अंदर आए हैं, वो आकर जज के पास खड़े हैं और ऊंचा ऊंचा बोल रहे हैं। मिस्टर लाउड कहते हैं लगता है कि वो प्रीस्ट अंदर आ चुके हैं, चलो जल्दी से जाते हैं और जाकर उनको बताते हैं कि ये सिर्फ एक गलत फहमी थी, मुझे तो बस जाकर इतना ही कहना है, 20 मिलियन एक्स मुझे मिल जाएंगे। मिस्टर लाउड बड़े ही एक्शन के साथ दरवाजा खोलते हैं और अंदर आकर कहते हैं प्लीज मेरी बात को गौर से सुनो, ये सब कुछ सिर्फ एक गलत फहमी है, ये सब कुछ गलती से हुआ है और कुछ भी नहीं। मिस्टर लाउड अपनी आंखें बंद करके उनसे कह रहे होते हैं, लेकिन जैसे ही वो आंखें खोलते हैं तो सामने दिखाते हैं जज मरा पड़ा होता है और वो दोनों ऑफिसर उसके पास बैठे होते हैं और मिस्टर लाउड की तरफ देखते हैं और मिस्टर लाउड तो अपने आप ही मान रहे हैं कि ये सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग है, लगता है कि शायद इसने जज को मार दिया है और उसके बाद ये कह रहा है कि ये गलती से हुआ है। मिस्टर लाउड को भी इस बात की समझ आ चुकी है कि उनकी वाट लग चुकी है। वो दोनों ऑफिसर आगे बढ़ते हैं और मिस्टर लाउड को पकड़ लेते हैं, लेकिन मिस्टर लाउड फिर से चलाकर उनसे कहते हैं ये गलत फहमी है, ये मैंने नहीं किया। और उसी वक्त जज के रूम की खिड़की बाहर दिखाते हैं, छत के ऊपर लेस्ली बैठी होती है। लेस्ली कहती है जब एरिक ने मुझसे पूछा कि मुझे उसके साथ उसकी टीम को ज्वाइन करके जाना चाहिए तो मैंने उसे मना कर दिया, क्योंकि मुझे अभी बहुत सारे काम करने हैं, क्योंकि मुझे पता है कि मैं यहाँ पर एक साफ जिंदगी नहीं गुजार सकती। मेरी बॉडी के ऊपर कर्स मैजिक है और उस कर्स मैजिक की वजह से मैं जिनोविया और गैराहान से दूर नहीं रह सकती, कि अगर मैं दूर जाऊंगी तो वो लोग मुझे मार डालेंगे, इसलिए अब मुझे जल्दी से उनके पास जाना होगा रिपोर्ट देने के लिए। लेकिन फिर भी अब मुझे समझ आ चुकी है थाना ने जो सपना देखा था एक नए रेथिना का, वो सपना जरूर पूरा होगा और उसका बड़ा भाई यानी कि ये वाल्टर एंड वॉरियर यही उस सपने को पूरा करेगा। और यहीं पर एरिक की पार्टी की तरफ भी दिखाते हैं, वो अपनी घोड़ा गाड़ी को तैयार करते हैं, अपने हाथ में मैप पकड़कर फेरी किंगडम की तरफ निकल पड़े हैं थर्ड हीरो हुलियान से मिलने के लिए। और एपिसोड के एंड पे मिस्टर लाउड को दिखाते हैं, वो ऑफिसर मिस्टर लाउड के हाथों पर हथकड़ी लगा लेते हैं और कहते हैं हम लोग यहाँ पर जज को इन्वेस्टिगेट करने के लिए आए थे, वो हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट सस्पेक्ट था, लेकिन तुमने उसे मार डाला, इसी वजह से हम लोग तुम्हें गिरफ्तार कर रहे हैं। हम लोग इस मसले को इन्वेस्टिगेट करेंगे, जब तक कि तुम्हारे ऊपर से इल्जाम हट नहीं जाते तब तक तुम हमारी जेल में बंद रहोगे। इस बेचारे के साथ तो हर बार ही बहुत ही बुरी होती है, ये बेचारा तो फालतू में पकड़ा जाता है। और यहीं पर हमारी एपिसोड 79 का एंड करते हैं। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, शुक्रिया। लेवल अप एरर की एपिसोड 80 के साथ हाजिर हूँ। लास्ट एपिसोड में लियोन हार्ट को ब्लेसिंग का टुकड़ा मिल जाता है और उस आम्फलिस ब्लेसिंग के टुकड़े को इन चर्च में लेकर आता है उसी सेंटस के पास, जो कि अपनी पावर्स को यूज करते हुए उस आम्फलिस ब्लेसिंग के टुकड़े को गार्डियस के सामने बलि के तौर पर चढ़ा देती है। लियोन हार्ट वो टुकड़ा जाकर सेंटस को दे देता है, सेंटस उसे अपने सामने रख दिया और प्रेयर करते हुए उस टुकड़े को गार्डियस के पास भेजने का इंतजाम करती है। उससे बहुत ज्यादा रोशनी निकल रही होती है क्योंकि वो टुकड़ा गार्डियस के पास जा रहा है। सेंटस लियोन हार्ट से कहती है तुमने बहुत ही अच्छा काम किया है, मुझे
लगता है कि हमारी गॉडेस किरजाली इससे बहुत ज्यादा खुश होगी। और साथ ही सेंटस उसे कहती है लेकिन हम लोग इस बात को भी इग्नोर नहीं कर सकते क्योंकि तुम्हें गॉडेस ने कोई भी ऑर्डर्स नहीं दिए थे वहाँ पर जाने के। तुम खुद से वहाँ पर क्रेटर प्रिजन में चले गए जहाँ पर बहुत सारे लोग मारे गए। तुम्हें रुककर गॉडेस के ऑर्डर्स के आने का इंतजार करना चाहिए था। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि तुमने एक पब्लिक एग्जीक्यूशन की, एक दूसरी दुनिया के डीमन को सभी लोगों के सामने मार डाला। सर लियोनहार्ड तुम तो कभी ऐसे नहीं करते, फिर तुमने आज ऐसा क्यों किया? लियोनहार्ड सेंटस से कहता है सेंटस वहाँ पर कुछ सिचुएशन ऐसी हो गई थी कि वो दूसरी दुनिया के डीमन ने खुद को सरेंडर कर दिया और सभी लोगों के सामने, और सभी लोगों को इस बारे में पता चल गया था कि वो दूसरी दुनिया का डीमन है। इसी वजह से वो सारे लोगों से मारना चाहते थे। सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए मुझे उसको मारना पड़ा। उसी वक्त सामने से बहुत ज्यादा एनर्जी निकलती है और सेंटस की आंखों की तरफ दिखाते हैं जैसे कि उसकी बॉडी को किसी ने पोजेस कर लिया है। यहाँ पर दिखाया सा जा रहा है कि जैसे गॉडेस ऑफ डार्कनेस ने उसकी बॉडी को पोजेस किया है, लेकिन असल में तो जिनोविया उसकी बॉडी के अंदर है। सेंटस की बॉडी को पोजेस करने के बाद सेंटस हंसना शुरू कर देती है और कहती है तुमने बहुत ही अच्छा काम किया सर लियोनहार्ड, इसलिए मैं तुम्हारे इस काम से बहुत ज्यादा खुश हूँ। लियोनहार्ड भी जब उसकी आंखों की तरफ देखता है और कहता है ये तो हमारी गॉडेस है, लगता है गॉडेस ने इसकी बॉडी को पोजेस किया है और वो मुझसे बात करना चाहती है। वो जल्दी से उसके सामने झुक जाता है तो जिनोविया उसे कहती है गॉडेस ऑफ डार्कनेस यानी किरजाली होने के नाते मैंने तुम्हें अपनी ब्लेसिंग्स दी थी और तुम्हें एक हीरो बनाया था, जिसकी वजह से तुमने मेरे लिए बहुत ही अच्छा काम किया है। मैं तुम्हारे सारे काम को एक्नॉलेज करती हूँ। मैं इस बात से बहुत ज्यादा खुश हूँ कि तुम्हें जो मिशन दिया गया था आर्मफुलेस ब्लेसिंग के टुकड़ों को इकट्ठा करने का, वो मिशन तुमने पूरा किया है। और इसके अलावा तुमने दूसरी दुनिया के डीमंस को भी मारा है क्योंकि यहाँ पर हमारे रथीनियंस को मार रहे थे। लेकिन साथ ही जिनोविया उसे कहती है तुम्हें तो मेरे पास से ब्लेसिंग मिली है, यानी कि तुम एक हीरो हो, फिर तुम्हें एक वाल्टरन वॉरियर से फाइट करने की क्या जरूरत थी? जिनोविया उसे कहती है तुम एक चर्च ऑफ डार्कनेस के ऑफिसर हो, मुझे ये बताओ तुमने उसके बारे में क्या इन्वेस्टिगेट किया है? तुम्हें उसके बारे में क्या बताया कि वो क्या है और कितना स्ट्रॉन्ग क्यों है? लियोनार्ड उसे बताता है कि मुझे शख्स के बारे में ज्यादा तो नहीं पता, लेकिन मुझे इतना पता है कि वो वाल्टेरियन वॉरियर है। उसके बारे में मैंने इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की है कि उसे यहाँ पर रेथिना कॉन्टिनेंट में आए हुए ज्यादा दिन नहीं हुए, अपनी बैरन लैंड को छोड़कर यहाँ पर हमें चैलेंज करने के लिए आया है। जब भी उसे कोई स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट मिलता है वो उसके साथ फाइट करता है क्योंकि वो एक वाल्टेरा वॉरियर है और उसे अपनी स्ट्रेंथ पर बहुत ज्यादा भरोसा है। वहाँ पर भी मेरे मिशन के दौरान वो अचानक से कहीं से आ गया और मुझे उसके साथ फाइट करना पड़ी। उसी ने मुझे फाइट करने का चैलेंज किया था। जिनोविया उसे कहती है चलो ये बात तो ठीक है कि उसने तुम्हें चैलेंज किया और तुमने उसके साथ फाइट की, लेकिन फिर भी वाल्टेरा रेस तुम्हें पता है कि ये लोग बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, उनके साथ फाइट करना कोई आम सी बात नहीं है। लेकिन असल बात तो यह है कि तुमने यहाँ पर मेरे ऑर्डर्स को फॉलो नहीं किया। तुम्हें पता है कि मैं तुम्हें ऑर्डर्स देती हूँ कि कहाँ पर जाना है और कहाँ से जाकर आर्मफुलेस ब्लेसिंग के टुकड़ों को लेकर आना है, लेकिन तुम खुद से क्रेटर प्रिजन में चले गए। भाई तुमने मेरे ऑर्डर्स का वेट क्यों नहीं किया? तुमने मेरी बात को नजरअंदाज किया है, इसी वजह से अब तुम्हें सजा दी जाएगी। मेरी कमांड्स को सुनो। लियोनहार्ड उसके सामने फिर से अपना सर झुका देते हैं। जिनोविया उसे कहती है मैं गॉडेस ऑफ डार्कनेस होने के नाते तुम्हारे लिए नए ऑर्डर्स जारी कर रही हूँ। तब तक तुम्हें नए ऑर्डर्स नहीं मिलते फाइट करने के, तब तक तुम्हें फाइट से बैन किया जाता है। तुम किसी के साथ भी फाइट नहीं कर सकते। लियोनार्ड उसे कहता है मेरी गॉडेस जैसा आपने कहा बिल्कुल वैसा ही होगा, आज के बाद मैं फाइट नहीं करूंगा जब तक मुझे आप फाइट करने का कहेंगी नहीं। और फिर लियोनहार्ड अपनी सजा सुनने के बाद वहाँ से वापस चला जाता है, जबकि उसी न्यूट्रल स्पेस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जिनोविया कहती है उस बूढ़ी आंटी की बॉडी के अंदर जाने से मेरी तो पूरी बॉडी अकड़ रही है, पता नहीं तुम ऐसा कैसे करते हो। जिनोविया कहती है लेस्ली की रिपोर्ट बिल्कुल ठीक थी। लियोनहार्ड ने वहाँ पर एक वाल्टरन वॉरियर के साथ फाइट की क्योंकि हमने तो वहाँ पर लेस्ली को भेजा था आर्मफुलेस ब्लेसिंग के टुकड़े को लेने के लिए, लेकिन इस वाल्टरन वॉरियर ने वहाँ पर आकर सारे प्लान को बिगाड़ दिया। इसी वजह से लियोनहार्ड को भी वहाँ पर जाकर उससे फाइट करना पड़ी, और अगर लियोनहार्ड वहाँ पर नहीं होता तो मुझे लगता है कि हमारा ये सारा प्लान फेल हो जाता। चलो शुक्र है कि वो आर्मफुलेस ब्लेसिंग के टुकड़े को तो ले आया। लेकिन गेरहान काफी ज्यादा उदास होता है। गेरहान उसे कहता है ये बात ठीक है कि वो एक बहुत ही अच्छा इनक्विजिटर है, वो काफी ज्यादा पावरफुल है, लेकिन तुम्हें नहीं लगता कि बहुत ज्यादा अच्छा होना भी बहुत ज्यादा बुरा होता है? जिनोविया उसे कहती है तुम्हारी इस बात का क्या मतलब है? गेरहान उसे कहता है वो बहुत ज्यादा अच्छा है इसीलिए वो जल्दी वहाँ पर पहुँच गया, जिसकी वजह से हमारा ये आर्मफुलेस ब्लेसिंग का टुकड़ा डेवलप नहीं हो पाया। इससे हमें ज्यादा कोई फायदा नहीं होने वाला। मुझे तो लगा था कि सारे टुकड़े को हासिल करने के बाद मैं अपनी आर्मफुलेस ब्लेसिंग को कंप्लीट कर लूंगा। जिनोविया से कहती है हाँ ये तो बहुत ही बुरा हुआ। लियोनार्ड वहाँ पर बहुत ही जल्दी पहुँच गया और हमारे ऑर्डर्स के बिना ही जाकर दूसरी दुनिया के डीमन को मार दिया और उससे टुकड़े को ले लिया। फिर साथ ही वो दोनों ही गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं लियोनार्ड वाकई में बहुत ही बुरा है, इसने हमारे साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया, इस तरह तो हमारा प्लान फेल हो जाएगा। हमें तो अभी तक अपने आर्मफुलेस ब्लेसिंग के टुकड़े को कंप्लीट कर लेना चाहिए था, क्योंकि अगर हम लोग आर्मफुलेस ब्लेसिंग को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे तो हम लोग गॉडेस ऑफ डार्कनेस की सारी पावर्स को नहीं एब्जॉर्ब कर पाएंगे, और अगर हम जल्दी ही उसकी सारी डिवाइन पावर्स को अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं कर पाए तो ये न्यूट्रल स्पेस भी गायब हो जाएगी और इसके साथ हम दोनों भी गायब हो जाएंगे।
लिए। गैरहान उसे कहता है मुझे लगता है कि मेरे पास अब और कोई रास्ता नहीं बचा, मुझे इस सील को थोड़ा सा ढीला करना पड़ेगा ताकि इसके अंदर से निकलने वाली गॉडेस की पावर्स को अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब कर सकूं। जिनोविया उसे कहती है क्या तुम वाकई में इस बारे में सीरियस हो? तुम्हें पता है कि उसकी पावर्स बहुत ज्यादा है, अगर हमने इस सील को थोड़ा सा ढीला छोड़ा और तुम इसको कंट्रोल नहीं कर सके तो गॉडेस आजाद हो जाएगी। तुम अपने इस इनकम्प्लीट आर्मलेस ब्लेसिंग के साथ गॉडेस की पावर को फुली मास्टर नहीं कर पाओगे। इसके अलावा इसकी जितनी ज्यादा पावर्स है उतनी ज्यादा अमाउंट को तुम अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब नहीं कर सकते, इससे तो हमारे रेथिना कॉन्टिनेंट का बैलेंस खराब हो जाएगा। गैरहान उसे कहता है तो इस बात से फर्क क्या पड़ता है? गॉडेस की पावर ओवरलोड हो जाती है और पूरा रेथिना कॉन्टिनेंट तबाह हो जाता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इसकी डिवाइन पावर्स हासिल करने के बाद मैं दोबारा से रेथिना कॉन्टिनेंट को बना दूंगा, क्योंकि गॉडेस की पावर्स को एब्जॉर्ब करने के बाद मैं खुद से एक गॉड बन जाऊंगा और मैं जितनी चाहे उतनी दुनिया क्रिएट कर सकता हूँ। और यहीं पर गैरहान गॉडेस ऑफ डॉक्शन किरजाली की सील को थोड़ा सा ढीला कर देता है। एक सीन लियोनहार्ड का दिखाया जाता है। लियोनहार्ड एक अपनी बड़ी सी गाड़ी में बैठकर किसी तरफ जा रहा होता है और उसका भाई भी उसके साथ ही बैठा होता है। सर फेलिक्स उसे कहता है तो अब तुम्हें गॉडेस ने बैन कर दिया है कि तुम फाइट नहीं कर सकते जब तक तुम्हें नए ऑर्डर्स नहीं मिलते। मुझे लगता है कि गॉडेस ने तुम्हें कुछ ज्यादा पनिशमेंट दे दी है, हालांकि तुमने वहाँ पर दूसरी दुनिया के डीमन को मारकर बहुत सारे लोगों की जान बचाई थी। सर फेलिक्स उसे कहते हैं मुझे तो तुम्हारी इस बात पर भी यकीन नहीं आ रहा कि गॉडेस की ब्लेसिंग होने के बावजूद तुम्हें सजा दी गई है, लेकिन ऊपर से तुमने मुझे एक और जोक सुना दिया। वो वाला जोक तो बिल्कुल भी मानने के लायक नहीं है। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? गॉडेस ऑफ डार्कनेस वहाँ पर थी ही नहीं, उस औरत की बॉडी के ऊपर किसी और ने कंट्रोल किया हुआ था और वो तुमसे बात कर रहा था। लियोनार्डो से कहता है मैं तुम्हारे साथ मजाक नहीं कर रहा, ये सच है। और तुम अपने आसपास जितनी भी घटनाएं हो रही हैं उन सभी को देखो तो बहुत सारी सस्पिशियस बातें हो रही हैं। ये बात को साबित करती हैं कि गॉडेस ऑफ डार्कनेस नहीं है बल्कि किसी और ने उसके ऊपर कंट्रोल किया हुआ है। मैंने उस सेंटर्स के सामने ये बात का झूठ बोला, वो बंदा एक वॉल्टरन वॉरियर है, लेकिन गॉडेस ऑफ डार्कनेस ने इस बात को मान लिया, जबकि तुम अच्छी तरह से जानते हो कि गॉडेस से कोई भी बात छुपी हुई नहीं है, उसे सब कुछ पता है। पर फेलिक्स भी चिल्लाकर उसे कहती है क्या वाकई में तुमने गॉडेस के सामने झूठ बोला? तुम्हें पता भी है गॉडेस को तो हर चीज के बारे में पता है, उसे पता है कि यहाँ पर कितने रेत के जर्रात हैं और इसके अलावा रेथिना में टोटल कितने लोग हैं। अगर गॉडेस ने तुम्हारे झूठ को पकड़ लिया तो वो तुम्हें सजा देगी। तुम पागल तो नहीं हो गए? लियोनार्डो से कहता है तुम्हें पता है कि गॉडेस की ब्लेसिंग की वजह से मेरी उम्र नहीं बढ़ती, इसी वजह से मैं पागल भी नहीं हो सकता। लियोनार्डो से कहता है चलो चुपचाप बैठ जाओ और मेरी बात को गौर से सुनो, मैंने ये सब कुछ न किसी रीजन के नहीं किया। साथ ही वो उसे एक बॉक्स की तरफ इशारा करता है। सर फेलिक्स पीछे की तरफ देखते हैं तो उस बॉक्स के अंदर से कहानी में से ट्विस्ट निकलता है, यानी उस बॉक्स के अंदर से साना निकलता है। साना अभी तक जिंदा है। साना वहाँ से निकलते ही कहता है क्या मेरा बिग ब्रो ठीक है? लियोनार्डो से कहता है हाँ वो बिल्कुल ठीक है, और वो बहुत ज्यादा उदास है और अपने आप को इस बात का इल्जाम दे रहा है कि उसकी वजह से ये सब कुछ हुआ है। इसके अलावा तो वो बिल्कुल ठीक है, उसकी बॉडी हील हो चुकी है। पर अगर तुम यहाँ पर चुपचाप छुपे रहोगे और मेरे साथ कोऑपरेट करोगे तो मैं तुम्हें इस बात की गारंटी देता हूँ कि उसके साथ कुछ भी नहीं होगा और मैं उसकी आइडेंटिटी को भी छुपा कर रखूंगा कि वो एक दूसरी दुनिया का इंसान है। साना उसे कहता है तो तुमने मुझे जिंदा क्यों छोड़ा है? अब मैं क्या करूँ, मैं कहाँ जाऊँ? लियोनार्डो से कहता है तुम्हें ये बात अच्छी तरह से पता होनी चाहिए कि चर्च ऑफ डार्कनेस के जितने भी ऑफिसर हैं उन सभी का एक ही काम है, इंटेरोगेशन। मैं तुम्हें यहाँ पर इसलिए लेकर आया हूँ क्योंकि मैं तुम्हें इंटेरोगेट करने वाला हूँ। हमारे ऑफिसर्स का काम ही ये होता है कि दूसरी दुनिया के डीमंस को न्यूट्रलाइज करना या फिर उनको जिंदा पकड़ना और उनके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करना। लेकिन तुम्हें पता है कि वहाँ पर बहुत सारे रेथिनियन हंटर्स थे और वो सारे तुम्हें मारना चाहते थे। उन सभी के गुस्से को शांत करने के लिए मुझे ये सब कुछ करना पड़ा क्योंकि तुमने उनके बहुत सारे लोगों को मारा था। इसी वजह से वो लोग तुमसे अपना बदला लेना चाहते थे। उन सभी के सामने मुझे एक बहुत बड़े स्किल को यूज करना पड़ा। इतना बड़ा स्किल यूज करने के लिए मुझे अपनी बहुत सारी पावर को खोना पड़ा है कि मैं तुम्हें वहाँ पर उन सभी के सामने मरा हुआ भी दिखा सकूं और अपने मैजिक को यूज करते हुए तुम्हें जिंदा भी बचा सकूं। लियोनार्डो से कहता है मैंने जैसे ही अपने मैजिक को यूज करते हुए तुम्हारे पर अटैक किया था उसी वक्त वहाँ पर बहुत सारी रोशनी निकली थी जिसकी वजह से उन सारे हंटर्स को दिखना बंद हो गया। उसी वक्त मैंने तुम्हारी बॉडी के अंदर से उस स्पीयर को निकाला, तुम्हारी बॉडी को अपने मैजिक से बने हुए एक कंटेनर के अंदर बंद कर दिया। लेकिन तुम्हारे उस बिग ब्रदर के साथ फाइट करने की वजह से मेरी बहुत सारी पावर जाया हो गई थी। इसी वजह से मैं वहाँ पर तुम्हें इनविंसिबल नहीं कर सकता था। मैंने उसी मौके का फायदा उठाते हुए तुम्हें किक मारकर वहीं सीजन के ब्रिज से नीचे फेंकना पड़ा, क्योंकि बाकी सभी को इसी तरह लगा कि तुम्हारी बॉडी वहाँ से गायब हो गई है। साना चिल्लाकर उसे कहता है इसी वजह से मेरी पूरी बॉडी में दर्द हो रहा है, मेरी सारी हड्डियाँ दर्द कर रही है, तुमने मुझे ऊपर से कैसे फेंक दिया? सर फेलिक्स भी उसे कहते हैं हाँ ब्रदर तुम किसी बंदे को ऊपर से कैसे फेंक सकते हो? लियोनार्डो से कहता है लेकिन तुम्हारा मसला तो सॉल्व हो गया, मैंने तुम्हें मार भी डाला और तुम्हें जिंदा भी रखा। रेथिनियंस को इस बात का यकीन नहीं आता ताकि वो तुम्हारी बॉडी को गायब होते हुए ना देख ले। सर फेलिक्स कहते हैं हाँ ये फैक्ट तो है, जब कोई दूसरी दुनिया का डीमन मरता है तो उसकी बॉडी यहाँ से गायब हो जाती है और अगर इसकी बॉडी वहीं पर रहती या फिर वो तुम्हें इसे कंटेनर के अंदर छुपाते हुए देख लेते, इससे बात और ज्यादा बढ़ सकती थी। सर फेलिक्स कहते हैं लेकिन तुमने कहा कि तुम्हारे पास इस बात का सबूत है, गॉडेस ऑफ डार्कनेस के साथ कुछ बहुत ही बुरा हुआ है, लेकिन ये लड़का इस बात का सबूत कैसे हो सकता है? लियोनार्डो से कहता है अभी थोड़ी देर पहले तुम्ही ने तो कहा था कि गॉडेस को सब कुछ पता है, रेथिना में कितने लोग हैं और यहाँ पर इतने ज्यादा रेत के
जरात है, गॉडेस से कोई भी झूठ नहीं बोल सकता। तो ये एक बहुत बड़ा सबूत है। मैंने गॉडेस से कहा कि मैंने दूसरी दुनिया के डीमन को मार दिया है और गॉडेस ने इस बात पर यकीन कर लिया। तो इसका मतलब तो यही है कि रियल गॉडेस ऑफ डार्कनेस इस वक्त बहुत बड़ी मुसीबत में है और हम लोग इस वक्त जिसकी पूजा कर रहे हैं वो गॉडेस ऑफ डार्कनेस नहीं बल्कि कोई इंसान है। इसके मकसद बहुत ज्यादा बड़े हैं और वो गॉडेस की पावर्स को एब्जॉर्ब करना चाहता है। उसके हाथ में कुछ ऐसा लगा है जिसकी मदद से वो गॉडेस को सप्रेस कर सकता है। वो इन सारे आर्मफुल ब्लेसिंग के टुकड़ों को हमसे इकट्ठा करवा रहा है। मुझे लगता है कि कोई चर्च ऑफ डार्कनेस के ऑफिसर्स की पावर को अपने लिए इस्तेमाल करना चाहता है या फिर कोई खुद गॉड बनना चाहता है। तो यहीं पर हम लोग अपनी एपिसोड 80 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।